हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसको आप कोटलिन बोल सकते हो, कोटलिन बोल सकते हो या खोटलिन भी बोल सकते हो। तो आप कैसे बोलते हो डजेंट मैटर, बट आप बोलिए, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आती है, दैट्स इट। क्या बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ता, तो आपको जो मर्जी बोल दीजिए। तो यार मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कोटलिन, ये जो वीडियो है वो क्रैश कोर्स है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने चैनल पे एक फ्री कोर्स ला रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, जिसमें हमने वीडियो भी डाल रखी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, तो इस वीडियो में मैंने आपसे पूछ रखा है कि ये जो कोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो जावा से एंड्रॉयड करें या कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जाना है, देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम लोग जो कोर्स एंड्रॉयड का आने वाला है जल्दी, वो तो मैं डिसाइड करूंगा कब आने वाला है, क्योंकि जब मैं पढ़ लूंगा पहले कमेंट कि भैया ज़्यादा लोग क्या डिमांड कर रहे हो, उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दिए कोर्स उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी कोर्स मैं आपको बना रहा हूँ, क्यों इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम जो अपना एंड्रॉयड का कोर्स स्टार्ट करने वाले कोटलिन में स्टार्ट करें, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड उसी वाले प्लेलिस्ट या उसी कोर्स के अंदर मैं ये इन वीडियोस को डाल दूंगा, दैट्स इट। आपको कोटलिन रिवाइज हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप ऑब्वियस बात जावा से अगर हम कोर्स करेंगे तभी आपको कोटलिन की जरूरत पड़ेगी बाद में, तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कोटलिन सीखने वाले हैं, लेकिन यार कुछ चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको ये वाली लॉन्चिंग न्यू फ्री कोर्स जो एंड्रॉयड का हमने यहाँ पे मैसेज में कुछ आपसे पूछा है, तो आप जाके बताइए। लिंक मैं इस वाली वीडियो का भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड साथ ही साथ में है ना, यहाँ पे एक पोल डाला है, ठीक है। एंड पोल आप देख सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। तो मैंने यहाँ पे जावा कोटलिन दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये पोल डिसाइड करेगा कि हम लोग कोर्स किस लैंग्वेज में स्टार्ट करें। चलो भाई, ये तो बात बहुत बड़ी बात रही, ठीक है। एंड बहुत बड़ी बात है क्योंकि यार ऑब्वियस बात है, जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है उसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज हम इंडस्ट्री में जिसकी डिमांड है उस हिसाब से हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो इस बात को हम शायद हटाते हैं, अब ज़्यादा खींचते नहीं। अब बात करते हैं, क्या हम इस पूरे वीडियो में ही या एक ही वीडियो में हम पूरा कोटलिन कवर करेंगे। तो मैं कहूँगा यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पूरे वीडियो के अंदर ही हम पूरा कोटलिन कवर कर देंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल होगा। कोई कहता भी है तो पॉसिबल नहीं है। पहले मैं भी वीडियो बनाता था, बट ठीक है। तो करेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे कोटलिन का, ठीक है। देन हम लोग और वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, बट लंबी वीडियोस होंगी, जिससे कि आप बाकी कॉन्सेप्ट को सीख सके। ऊप्स की मैं एक वीडियो बना दूंगा, बाकी कलेक्शंस की एक वीडियो बना दूंगा, या जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में करके लंबी वीडियो, वो खुद अपने आप में ही क्रैश कोर्स होंगे। तो नाम बस इनका क्रैश कोर्स है, बट इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली डिटेल में। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अभी एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं कोटलिन को चलाने के लिए, वहाँ से आप चला के इसको जाके रन कर सकते हो, सीख सकते हो। एंड्रॉयड की बाद में जरूरत होगी जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करोगे। तो ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ट्रीट करना है, एक चीज़ और मिसकंसेप्शन है जो मैं बता देता हूँ सबको। सिर्फ कोटलिन जो है सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ होती है। बहुत सारे लोग को दिमाग में आता है कि यार सिर्फ हम अगर कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर पाएंगे। जी नहीं है। आप कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो। अगर कभी आपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस बनाए हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर स्पेलिंग मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, ये देखिए। एंड तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए जावा कोटलिन ग्रूवी, जावा JVM बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, तो कोटलिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इनका ऑफिशियल साइट पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अलग अलग तरीके से कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। सर्वर साइड पे कोडिंग कर सकते हो, इन ब्राउजर पे भी कोडिंग कर सकते हो, और अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन सबसे ज़्यादा तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत शेयर कोड और टर्म्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही कर पाएंगे, तो ये भी आप दिमाग में निकाल लीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग को दिमाग में आती है कि हम जावा सीखें, कोडिंग सीखें। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आती और अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो आप डायरेक्टली कोडिंग सीख सकते हो, जावा की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग कोडिंग यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये सब बकवास साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस वीडियो में सब चीज़ खत्म कर देंगे एंड फिनिश अप मार देंगे जल्दबाजी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डायरेक्टली और वीडियोस कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझाऊंगा, कुछ लिखना हुआ, ड्रॉ करना हुआ, या कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। साथ ही साथ में सबसे बढ़िया चीज़ कि मैं आपके लिए नोट्स भी लाया हूँ। मैं नोट्स मॉड्यूल वाइज क्रिएट कर लूँगा, जो भी आपको सिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, मैं जितने भी नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, एंड इस हिसाब से हम मॉड्यूल को कवर करेंगे। यहाँ पे ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो ये कोड्स को हम लोग रेफर करेंगे, ये हमारे खुद के कोड्स बनाए गए हैं, बाकी आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हो, ठीक है। एंड ये नोट्स भी दे दूंगा, साथ ही साथ में अगर कुछ कोड करना हो तो हमारे पास VS कोड ओपन है, तो हम VS कोड में यूज़ कर लेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 प्रोग्राम चला के देख लेंगे कि एक्चुअली कैसे रन करते हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने सिस्टम में, बात समझ में। तो ये काम कर लेंगे, कोटलिन का कंपाइलर सेटअप कर लेंगे। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट आईडी यूज़ करेंगे दैट इज एक्चुअली इंटेलिजे आइडिया, इंटेलिजे आइडिया। तो ये जो आईडी है ये एक्चुअली आईडी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्या है भाई, ये एक आईडी है जहाँ पे हम कोड को लिखेंगे, तो ये बहुत तगड़ी आईडी है। एंड बाकी आप स्प्रिंग बूट के लिए भी ज़्यादातर जावा डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो। बाकी इंटेलिजे आइडिया जिस कंपनी की है वो भाई एंड्रॉइड स्टूडियो भी उसी कंपनी का है, तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो। तो सबको सेटअप करूँगा, ऐसा नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या जरूरत है बस, एंड दैट्स इट। बाकी कुछ अगर हमें सीखना हुआ या कुछ भी करना हो तो हम कोटलिन की डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट और है कि आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करिए, कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती और कितना भी आप नोट्स बनाओगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा यार। डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे कोटलिन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड सिंपली कोटलिन के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग जो भी सीखना होगा सीख लेंगे यार, एंड उसको रियल टाइम में फिर अप्लाई कर लेंगे। दैट्स इट, सिंपल सबसे बड़ा तरीका। आप यहाँ पे देख सकते हो सब चीज़ है, बेसिक्स देख सकते हो, बेसिक सिंटेक्स कैसा है, ठीक है, हाँ सब चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग रेफरेंस बिल्कुल लेंगे एंड आपको लेना भी चाहिए रेफरेंस, ठीक है। कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, और बाकी जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको चीज़ समझ में आते जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यार एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्या जावा वाले ही कोटलिन को सीख सकते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कोई भी कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है। आपने सी सीख रखी है तो आप डायरेक्टली कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, आपने जावास्क्रिप्ट सीख रखी है तो आप कोटलिन सीख सकते हो, या आपने जावा सीख रखी है तो कोटलिन सीख सकते हो। इवन अगर आपने कुछ भी नहीं सीख रखी है तब भी आप सीख सकते हो। बट अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से सीख रखी है, जैसे जावा आपने सीख रखी है, तो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जावा पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि कोटलिन सिर्फ आपको फिर देखना होगा कि अच्छा जावा में ऐसे होता है और जावा की ये प्रॉब्लम थी तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। अब जैसे मैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा तो बहुत बार जावा का रेफरेंस दूंगा, अच्छा जावा में ऐसा होता था इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं सीखी जाओ वो तो सीख जाएंगे, ऐसा नहीं सीखेंगे, बट जिन्होंने सीख रखी है वो और अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव अ टाइम, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है तो आप जावा बेसिक्स को सीख लीजिए, क्योंकि जावा बेसिक्स आपको और जगह पे फायदा देने वाले हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो हमेशा कहता हूँ कि आप जावा सीखो पहले, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में भी आपको जावा की जरूरत होगी। बाकी आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह भी जावा से कर सकते हो, स्प्रिंग बूट वगैरह भी जावा से कर सकते हो। कोटलिन सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए अगर आपको सीखना है, किसी कंपनी में जाना है या किसी कंपनी प्रोफाइल की नीड है, कंपनी में आप हो वहाँ पे जरूरत है, तो आप कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा, हमेशा रिकमेंडेशन करूँगा कि आप जावा सीख लो। हो सकता है हमने जावा का कोर्स लॉन्च कर दिया हो तो आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा। नहीं लॉन्च किया तो आप वेट करिए, हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले। तो चले भाई, काफ़ी बातचीत हो गई, अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स वगैरह से, कि कहाँ से कैसे कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, एंड आते ही इसने किसको टारगेट किया, किसने क्रिएट किया था, एंड कैसे हम लोग सेटअप करेंगे, एंड एक एक चीज़ कैसे हम लोग सीखेंगे। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस हम लोग बहुत सारी चीज़ कंटेंट लाने वाले हैं फ्री में, आपको सिखाने वाले हैं मज़ेदार तरीके से, एंड आपका फीडबैक लेते लेते मैं अपना तरीका भी चेंज कर रहा हूँ। एंड मैंने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले भी क्रैश कोर्स बना रखा था, तो अब क्या होगा, ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, पढ़ाने का तरीका बदल चुका है, एंड और अब मैं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो इन सब, आप पहले वाला कोर्स पुराना हो चुका, अब नया आप कोर्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना, बस हमें मोटिवेट करने के लिए, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे देख रहे हो यार, तो क्या कर रहे हो यार, मिस कर रहे हो, आप हमसे जुड़ जाओ, दिल से जुड़ जाओ, एंड बस सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप भेज दीजिए, एंड बढ़िया पढ़िए हमारे साथ, चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सो चलते हैं। एंड ये हमने कोटलिन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है, एंड सिंपल मैंने बताया था कैसे आपको ओपन करना है। डायरेक्टली आपको टाइप करना है कोटलिन डॉक्यूमेंटेशन, एंड आपको इस कलर का आइकन दिखेगा kotlin.lang.org, आप ओपन कर लेना, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। एंड यही आपके पास तरीका है जहाँ पे आपको लिखी सारी चीज़ मिल जाएंगी कोटलिन की। कोई अगर आपको नोट्स देता है तो हो सकता है वो इनकम्प्लीट नोट्स हो, कुछ गलत हो, बट सबसे बढ़िया तरीका डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से रेफर करिएगा। चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं, मैं भी इसकी हेल्प लूँगा, बट हम अपने तरीके से, मैं अपने नोट्स को आपको बना के दे दूँगा यहाँ पे, एंड इसको मैं गिटहब पे डाल दूँगा, पब्लिकली फ्री है। बहुत सारी चीज़ मैं आपको फ्री भी करने वाले हैं हम लोग फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एंड कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा इसका नेचर समझ लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे, देन हम सीखेंगे। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करो तो सिंपली आप टेक अ कोटलिन टूर पे जाइएगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, ठीक है। डायरेक्टली वेरिएबल्स, बेसिक टाइप्स, कलेक्शन, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस, क्लासेस यहाँ पे कर सकते हो सब चीज़, एंड देन
कुछ इस हिसाब से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, बट इतना बढ़िया मैं नहीं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल इसको हम लोग अभी बंद करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हो कोल्ड ड्रिंक क्रैश कोर्स है, एंड ये हमारा एक्चुअली मॉड्यूल 1 है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, बट अभी आप इसको छोड़ दो, हम इंट्रोडक्शन टू कोटलिन पे। सबसे पहले हम लोग से देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज कोटलिन, कोटलिन क्या है। ठीक है, तो कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है आप कोड लिख पाओगे, एंड वो एक्चुअली मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, तो हम कोड लिखेंगे और मशीन उस कोड को समझेगा। तो होता क्या, जब कंपाइलर होगा वो हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। कंपाइलर डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट करता है, क्योंकि कोटलिन जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसका जो आपका कोटलिन का कंपाइलर होगा वो पहले जेवीएम दैट मीन्स बाइट कोड में कोड को कन्वर्ट करेगा, देन बाइट कोड जाएगा मशीन में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब सिंपल, जो आप कोड लिखोगे वो सिंपली मशीन में कन्वर्ट होगा। वो अलग बात है कि बीच में एक लेयर होगी, क्योंकि जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे जावा होती थी, सिंपल वही है। ठीक है, तो ये बनाया गया था, ये किसने बनाया था, ये जेटब्रेन्स नामक एक कंपनी ने क्रिएट किया था। अब जेटब्रेन्स अगर आपको नहीं पता तो भैया आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता कि आप टूल्स यूज कर रहे हो, बट ये नहीं पता जेटब्रेन्स का है। जेटब्रेन्स के बहुत सारे टूल हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे जेटब्रेन्स तो आप देखोगे यहाँ पे इनके बहुत सारे टूल्स हैं, और आपने 100% यूज़ किया होगा। डेवलपमेंट टूल्स आप देख सकते हो, इंटेलजे आइडिया अगर आपने यूज़ किया हो, या पाईचार्म यूज़ किया हो, या एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ किया हो, वेब स्टॉर्म यूज़ किया हो, ठीक है, एंड PHP स्टॉर्म यूज़ किया हो, इस तरह से आपने कोई भी टूल यूज़ किया है तो सारा टूल इंटेलजे का ही है। ज़्यादातर मोस्टली एंड्रॉइड स्टूडियो तो आपने यूज़ किया होगा, देखा है, सुना तो होगा ही होगा। इंटेलजे जावा सीखा हो तो इंटेलजे जरूर सीखा हो, पाइथन सीखा होगा तो पाईचार्म जरूर सीखा होगा। तो ये सब एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है, या मेंटेन करती है, बनाती है जेटब्रेन्स। तो जेटब्रेन्स एंड्रॉइड स्टूडियो बनाती है, मतलब मेंटेन करती है, बनाया मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा जेटब्रेन्स का ही है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, जेटब्रेन्स वालों ने ही ये वाली लैंग्वेज क्रिएट कर दी, जेटब्रेन्स ने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट कर दी, और ऑफिशियली ये लॉन्च हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉइड के लिए। कब रिलीज हुई ऑफिशियली, ये रिलीज हुई 2016 में रिलीज हुई थी। एंड इससे पहले जावा जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, कोटलिन से पहले। बट एक्चुअली क्या था यार कि जो गूगल है वो एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड जो पूरी है वो गूगल का है, और जो जावा लैंग्वेज थी वो सन माइक्रो सिस्टम से होते हुए आई थी ओरेकल के पास। तो ओरेकल और गूगल का कुछ बनता नहीं था, बात समझिएगा, ओरेकल और गूगल का इतना बनता नहीं था। 36 का आंकड़ा है, अभी भी 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो अब दुश्मन कैसे कर सकते हैं भाई, गूगल का एंड्रॉयड है और जावा ओरेकल का है, और जावा यूज होती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई किसको, गूगल वालों को। तो गूगल वालों ने, अब गूगल वाले यूज कर रहे थे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज हो रही थी, तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज हो रही है डेवलपमेंट करने के लिए, किसको, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो जेटब्रेन्स वालों की एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो उन्होंने ही एक लैंग्वेज बना दी, जिसको ऑफिशियली गूगल ने बाद में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो अब बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज कोटलिन ही है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो रिलीज ये हुई थी 2016 में। ठीक है, अब कोटलिन के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे सोचो कि 2 लैंग्वेजेस हैं नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, एक जावा और एक कोटलिन, जो सबसे टॉप पे है, या गूगल प्रिफर करता है एंड कोटलिन को यूज करो एंड्रॉयड एप्स को डेवलप करने के लिए। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं जावा नहीं यूज होती, जावा यूज होती है, जावा बहुत लंबे समय से यूज होती है, लंबी रेस का घोड़ा तो जावा ही है एक्चुअली। बट अब क्योंकि गूगल कहता है कि भाई अब जावा मत यूज करो, तो हल्के हल्के से धीरे से लोग क्या करने लगे, धीरे से सब लोग कोटलिन यूज करने लगे, और कोटलिन जावा में ज्यादा अंतर भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई इतना तो आप समझ गए। कोटलिन एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप मतलब एग्जैक्टली आपको वेरिएबल के टाइप्स वगैरह पहले से बताने पड़ेंगे, कंपाइल टाइम में ही टाइप्स वगैरह डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मींस कि हम बैकएंड एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, तमाम तरीके जनरल पर्पस काम करने के लिए यूज होते हैं। बट इट इज वाइडली यूज फॉर डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। तो ज्यादातर ये एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज होती है, क्योंकि यार बाकी काम करने के लिए और बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो भाई क्यों कोई यूज करेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि अगर कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तगड़ा काम करे तो सबको बूम पे आ जाए, तो बाकी जगहों पे ये यूज होने लगे। ठीक है, और भी चीज़ों देखो, इट रन्स ऑन जेवीएम। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोटलिन से आप सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, आप जनरल पर्पस सारे काम कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह में यूज होती है, स्प्रिंग बूट वगैरह में यूज कर सकते हो। अगर आप जैसे आपने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा और आपको मजा आने लगा, क्योंकि जावा से आप बहुत बढ़िया तरीका है इसमें कोड करने का, तो आपको मजा तो जरूर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जावा की जगह पे आप कोटलिन यूज कर सकते हो स्प्रिंग बूट वगैरह के ऐप्स को डेवलप करने के लिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग कोटलिन को यूज करके बनाएंगे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इट रन्स ऑन जेवीएम, ये जेवीएम पे रन करती है। दैट मीन्स इसका कोड जो है वो कंपाइल होकर जेवीएम बाइट कोड ही बनता है, बाइट कोड फिर रन होता है जेवीएम पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है,
तो हम लोग ड्रॉ पे आते हैं। तो कोटलिन का अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा, लेट सपोज दिस इज एक कोटलिन प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये कोटलिन प्रोग्राम आपने लिखा है, बट बात को आप बस समझते जाइएगा। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, ये आपका मशीन है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। एंड जो प्रोग्राम है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली ये रन नहीं होगा प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर आपने इंस्टॉल किया होगा जावा वर्चुअल मशीन, JVM जावा वर्चुअल मशीन, पूरा लिख दो तो जावा वर्चुअल मशीन आपने डाल रखा होगा, JVM इसी का शॉर्ट फॉर्म है JVM। तो इस पर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा। तो ये जो कोड आपने लिखा है वो पहले ये कंपाइल किया जाएगा और ये बनेगा जा करके बाइट कोड। तो कोटलिन का कंपाइलर से जावा की तरह इसको भी क्या करेगा, ये चेंज करेगा, एंड जब चेंज करेगा तब जा करके ये बाइट कोड में क्रिएट हो जाएगा। अब ये बाइट कोड जो है, ये बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ JVM समझ सकता है। तो क्या होगा कि ये कोड दे दिया जाएगा JVM को, JVM इसे एग्जीक्यूट करके मशीन पे रन कर देगा। तो यही काम होगा हर बार आप कोड लिखोगे। एंड जैसा हम लोग जावा में क्या करते थे, कोड को लिख के फिर कंपाइल करते थे, यहाँ पे कोटलिन का कंपाइल होगा, कोड को लिखा जाएगा, देन कंपाइल होगा, देन JVM के पास जाएगा, रन होगा। तो और जावा में भी यही होता था। जावा में क्या होता था, जावा में भी हम लोग क्या करते थे, कोड को हम लोग लिखते थे, हियर वी राइट जावा प्रोग्राम सिंपल। तो आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हो यार, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या कर पाएंगे, देन हम लोग एक्चुअली इसको भी कंपाइल करते थे बाइट कोड में जावा भी कन्वर्ट होता था कंपाइल होने के बाद, और यहाँ भी जावा JVM पर रन होता था, जावा वर्चुअल मशीन में। इसीलिए एक्चुअली इसको हम लोग JVM बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं कोटलिन को, क्योंकि जावा भी JVM बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा की तरह ये भी कंपाइल होकर कन्वर्ट होती है बाइट कोड में, देन JVM पे ही रन होती है, इसलिए JVM बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह ग्रूबी वगैरह भी, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज थी, ये देखो ग्रूबी भी JVM बेस्ड लैंग्वेज है, तो वो भी कन्वर्ट होगी या चलेगी JVM पे ही बाइट कोड बनेगा, ठीक है। तो एक्जैक्टली ये भी एक JVM बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझ में? मोस्टली यूज़ ज़्यादातर एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होती है, सर्वर साइड भी ऐप्स क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारे काम इसको कर सकते हो। मोबाइल ऐप्स तो बना ही रहे हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो बना ही रहे हो, सर्वर साइड ऐप बना ही रहे हो। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कोटलिन इज यूज फॉर एंड आप देख सकते हो कोटलिन बहुत सारे तरीके के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होगी। कोटलिन इज द मॉडर्न स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सब चीज़ ओवर 60% प्रोफेशनल, तो 60% से ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो बाकी डायरेक्टली आप कोटलिन डालो। कोटलिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ यार, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप देख सकते हो। ये देखिए, मल्टी प्लेटफॉर्म सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड, डेटा साइंस वगैरह, ये तो बहुत सारी चीज़ के लिए बोल रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है। इवन जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे भी कोडिंग करने के लिए यूज़ हो जाती है। ये देखो कोटलिन यूसेज एंड हाईलाइट्स, ठीक है। स्टार्टिंग कोडिंग टुडे, बिल्ड योर फर्स्ट ऐप्स इन फेवरेट आईडी। तो बहुत सारे काम करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एंड डेटा साइंस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप कोटलिन फॉर डेटा साइंस, ठीक है, कोटलिन नेटिव, कोटलिन फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, कोटलिन फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग्स, मल्टी प्लेटफॉर्म्स, कोटलिन फॉर सर्वर साइड, कोटलिन फॉर एंड्रॉयड, कोटलिन फॉर वास्प क्या है भाई, कोटलिन फॉर नेटिव, ठीक है। बहुत सारे काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं, इसलिए ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप कोटलिन को क्यों यूज़ करो, इसको हम लोग समझ जाते हैं। वाई कोटलिन क्यों यूज़ करें भाई, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इवन जावा इतनी तगड़ी लैंग्वेज है। तो आप देखो, अगर आप जावा यूज़ करते हो तो जावा में आपको बहुत सारा वाइलरप्लेट कोड्स लिखने पड़ते हैं। मतलब इवन अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर आप जावा सीखने भी जा रहे हो तो वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह सब चीज़ लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब आपको बाद में समझ पाएगा। इवन अगर आप बड़े प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हो तब तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यार, मतलब बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है, और ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो हो सकता है आप समझ भी ना पाओ, या आपको ये समझ में आ रहा हो कि हाँ ये कोड ये करेगा, बट आपको उसका इंटरनल वर्किंग ना समझ में आ रहा है। तो कोटलिन बहुत सारा जावा में बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता था। तो कोटलिन उन सारे बॉयलरप्लेट कोड को रिमूव कर देगी। कोटलिन की हेल्प से आप कंसाइज कोड लिख सकते हो जितनी ज़रूरत है, बस अर्जी फर्जी कोड नहीं लिख सकते हो। और इसका कोड करने का थोड़ा सा तरीका भी अलग है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेनी फीचर्स मोर देन JVM बेस्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो JVM बेस्ड लैंग्वेज जो पहले से हैं, जैसे जावा, ग्रूबी, उनसे और भी ये तगड़े तगड़े फीचर्स को प्रोवाइड करती है। कोड लिखने में कंसाइज रहेगा। ये नल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, बाद में हम लोग देखेंगे। नल सेफ्टी का मतलब यहाँ पे अगर नल ऑब्जेक्ट में कोई नल वैल्यू आ गई तो एरर नहीं आ जाएगी, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं जनरेट हो जाएगी। नल सेफ है, ठीक है, नल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा काम। इंटरपोर्टेबिलिटी है भाई,
जावा की लाइब्रेरी अगर कोई है तो कोटलिन में इसको आप कॉल करके यूज़ कर सकते हो, या और मतलब स्विंग विंग भी आप कोटलिन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो जावा के स्विंग है, एफएक्स वगैरह सब चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोटलिन जावा के साथ चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जावा की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंटरपोर्टेबल है, यूज़ कर सकते हो। टूल फ्रेंडली है क्योंकि यार जेवीएम जो कोटलिन है जेवीएम बेस्ड है, उसको बनाया जेटब्रेन्स वालों ने ही है, तो जेटब्रेन्स के पास बहुत सारे टूल्स हैं एंड टूल फ्रेंडली ये बनाई गई है, ठीक है। बहुत सारे और भी फीचर ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कोटलिन क्या है और उसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ यार, सपोज आपको यहाँ लखनऊ से और दिल्ली तक, लखनऊ से दिल्ली तक एक 100 किलो की बोरी लेके जानी है, बोझ, बोरी समझ रहे हो ना, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है, गेहूँ की, आटा की, ठीक है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। अब अगर आप जावा यूज़ करके ले जाते हो, जावा समझ लो एक ट्रक है, या मतलब जावा ऐसा कुछ है कि हाँ मान लो ट्रक है, तो जावा यूज़ करके ले जाओगे तो 100 किलो की बोरी, 100 केजी की बोरी जो है वो एज इट इज़ 100 केजी की बोरी लखनऊ पे ला दोगे और दिल्ली में उतारोगे। कोटलिन क्या करेगा, कोटलिन जब कोटलिन का आप यूज़ करोगे तो कोटलिन 100 केजी की बोरी को कंप्रेस करके वो 20 केजी की बोरी को बना देगा, और अब आपको ज़्यादा आसानी होगी उसको लखनऊ से खींच के दिल्ली ले जाने में, क्योंकि उसने 100 केजी को 20 केजी में या 20 केजी में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहाँ कोटलिन और जावा का यही खेल है, जावा ही नहीं बाकी लैंग्वेजेस का भी यही खेल है कि जो काम आप 100 लाइन में करते थे जावा में, वो काम आप कोटलिन की हेल्प से 60 लाइन में कर सकते हो। दैट मीन्स आप डेवलपर्स का बोझ कम कर दिया गया सर से, समझ गए। कंसाइज कोड है तो अब कम कोड लिखोगे ज़्यादा काम होगा, और कोड भी कंसाइज होगा, पास हो जाए, मतलब कोड और भी तगड़ा बनेगा, आपका लिखने का तरीका भी अलग है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको कोटलिन प्रोवाइड करेगा, बात समझिए। तो आई थिंक आप समझ गए। बाकी अभी तो हम लोग टारगेट करेंगे कोटलिन प्रोग्रामिंग को या तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए या तो स्प्रिंग बूट बैकएंड के लिए, दैट्स इट। और भी काम कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। चलो भाई, तो अब बात करते हैं कि इसको एक्चुअली इसको लगाना कैसे, मतलब चलाना कैसे अपने सिस्टम में। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सबसे पहले कुछ तरीके बताते हूँ। एक तरीका जो सबसे आसान है वो डायरेक्टली आप इनके वेबसाइट से इसको सीख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, डायरेक्टली आप कोटलिन लिखिए, कोटलिन प्लेग्राउंड, ठीक है, कोटलिन प्लेग्राउंड लिखेंगे। जैसे आप कोटलिन प्लेग्राउंड लिखेंगे तो सबसे पहले play.kotlin.org, kotlin-lang.org करके एक वेबसाइट खुलेगी। ये देखिए, ये ऑफिशियल नहीं की वेबसाइट है। मैं इसको कॉपी करके एंड यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ। सो लेट मी यहाँ पे इसका ज़रा आउटपुट भी खोल लो ना, हाँ आउटपुट भी खोल देते हैं ये। तो इसको डाल देंगे सेटिंग अप इन्वायरमेंट से पहले, यहाँ पे डाल देते हैं यूज़ प्ले ग्राउंड एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लिंक, ठीक है। ये लिंक आप यूज़ करके एंड डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो आप। तो इसको सेव कर देते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली एंड यहाँ पे डायरेक्टली आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हो। तो सिंपल है, मेन फंक्शन बनाओ आप, फन, इसको हटा दो सब, डायरेक्टली मेन फंक्शन तो बन ही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लिखेंगे फन मेन एंड दैट्स, बस एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आप प्रिंट एलन कर दो या प्रिंट कर दो, दैट्स हाय कोटलिन, ठीक है। एंड डायरेक्टली रन पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है कोटलिन प्रोग्रामिंग चलाने का, सिंपल। आप यहाँ पे कोड लिखो, रन बटन है, क्लिक करो, आपका कोड चल जाएगा। कुछ भी कोड लिखो चल जाएगा, कुछ आर्गुमेंट पास करना तो यहाँ पे पास कर दो। बाकी जावास्क्रिप्ट वगैरह भी इन्होंने दे रखा ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपने ये लिखा तो जनरेट भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट। ये देखिए, जावास्क्रिप्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी कोड लिखोगे जावास्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। एंड इसको आई थिंक एक बार मैं इसको आप जावास्क्रिप्ट में चला सकते हो, आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक कोटलिन हमें लाइब्रेरी लगानी भी पड़ेगी, आई थिंक, हाँ आई थिंक कोटलिन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो कोटलिन यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कोड भी जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ में यहाँ पे आप और भी कोड्स भी जनरेट कर सकते हो, कैनवास वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग काम कर सकते हो। तो मैं जेवीएम पे भी काम करूँगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, आपको अगर सीखना है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके प्लेग्राउंड पे आइए और यहाँ पे काम करिए, फटाफट वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करिए, जो भी टेस्टिंग करनी है करिए। दूसरा तरीका आता है कि हम लोग डायरेक्टली अपने सिस्टम में सेट कर लें। अच्छा, एक एंड्रॉइड डेवलपर्स ने भी प्लेग्राउंड दे रखा है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर्स का भी प्लेग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम लोग अपने सिस्टम में ही क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में ही सेटअप कर लें एनवायरनमेंट, यहाँ पे जैसे मैंने बता रखा है ये। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था ना जेवीएम आपको चाहिए ये, तो जेवीएम आपको चाहिए, उसके लिए आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप आपको जावा इंस्टॉल करना है। दूसरा, इस चीज़ को करने के लिए, किस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर चाहिए। तो एक तो जावा इंस्टॉल करनी है और एक तो कंपाइलर आपको चाहिए कोटलिन का। तो दो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे, जावा एंड कंपाइलर।
तो जावा इंस्टॉल कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओगे एंड लिखोगे यहाँ पे JDK डाउनलोड, JDK डाउनलोड कर लीजिए ओरेकल के साइड से, ठीक है। जावा 17 इज अवेलेबल, हाँ जावा 17 कर लो, चाहे 21 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 21 अवेलेबल है तो 21 भी कर सकते हो। विंडोज़ सिस्टम है तो मैं विंडोज़ के लिए 21 कर लूँगा। डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं बताता हूँ, 64 बिट इंस्टॉलर कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड हो जाने देते हैं भाई, ठीक है, डाउनलोड हो जाने दें। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काम करना है, ठीक है। हाँ, या फिर आप 17 कर सकते हो। चलो इंस्टॉल हो गया, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप ओपन कर लोगे जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये रहा, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड सिंपल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे एंड दैट्स इट, काम आपका हो रहा है। यस कर दीजिए, अगर आपसे पूछता है तो यस कर दीजिए भाई, बात खत्म। एंड ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, सिस्टम मेरा स्लो नहीं, ऐसा आपको ना लगे सिस्टम स्लो। जब तक इंस्टॉल हो रहा है यार, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कर दीजिए कि अभी तक का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो ये देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से अगर पूछेगा तो इसको बंद कर देना। हाँ, मैं तो कहूँगा आप जावा 17 इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि अभी जावा 21 नया आया है, तो हो सकता है कोल्टिन या जो कोल्टिन से बाइट कोड जनरेट हो ना सपोर्ट कर रहा हो, आई डोंट नो, ठीक है। सितंबर 2000, अच्छा ये अभी नया जावा 21 आया है, तो आप 17 कर लीजिएगा इंस्टॉल। इसको करने के बाद आपको जावा का पाथ सेट करना होगा, तो आपको चाहिएगा सी ड्राइव में अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एंड जावा के अंदर। यहाँ पे आपको देखिए जावा 17, जावा 21 मिलेगा। तो जावा 21 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप जावा 17, 11, 17 इन सबको यूज़ करिए। 17 में जाइएगा, विन में जाइएगा और ये वाला पाथ ले लीजिएगा। ये वाला पाथ कैसे लेगा, इस तरफ हल्का क्लिक करिएगा, ऐसे ये पाथ कॉपी करिएगा, ठीक है। कॉपी हो जाएगा पाथ, बंद कर दीजिएगा। क्या पाथ कॉपी किया ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट वी हैव एक्चुअली कॉपीड। तो हम लोगों ने क्या कॉपी किया ये देख लो, हमने कॉपी किया है कुछ ये एक्चुअली जावा का पाथ है। सी ड्राइव में जावा इंस्टॉल हुआ था, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल जावा JDK 17 एंड बिन, ये एक्चुअली पाथ है। इस पाथ पे एक्चुअली मिलता क्या है, सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। जावा की ज़रूरत है, जैसे जावा का इंटरप्रेटर वो हमें यहाँ मिलेगा। तो इसका पाथ हमें सेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सपोज आपने यहाँ पे ओपन कर रखा है कमांड प्रॉम्प्ट, CMD ओपन कर रखा है और आपने यहाँ कमांड चलाया जावा। जैसे जावा आपने कमांड चलाया, अब दिक्कत क्या होगी कि कंपाइलर को नहीं पता चलेगा ये जावा कहाँ पे है, ये जावा कहाँ पे है। तो अगर आपने पाथ सेट कर रखा है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से पता लगा लेगा, अच्छा जावा तो इस जगह पे रखा हुआ है, बात समझ में। तो यहाँ से वो जावा यहाँ पे मिल जाएगा उसको, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये पाथ नहीं सेट होगा तो जावा यहाँ पे रखा है एक्चुअली, यहाँ जावा नहीं मिलेगा। तो पाथ सेट करना इसके लिए बहुत मैंडेटरी। कैसे करेंगे, ये पाथ आप ले लीजिए, लेने के बाद आप फिर से यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे सर्च करिए इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे आप ENVI लिखोगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, या एक आएगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट। तो मैं कहूँगा इसी पे क्लिक करूँगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। एंड यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपके पास है यूज़र वेरिएबल फॉर दुर्गेश पीसी और एक है यूज़र वेरिएबल ऑफ सिस्टम पीसी या सिस्टम वेरिएबल। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम सिस्टम के लिए सेट कर देते हैं। सिस्टम मतलब जितने भी अकाउंट होंगे विंडोज़ में सब पे चलेगा। तो मैं कहूँगा पाथ पे क्लिक करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अगर जावा पहले से नहीं सेट है तो आपको ये नहीं करना, मेरे में आई थिंक पहले से सेट होगा। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं अभी इसको हटा दूंगा, मेरे में पहले से सेट होगा। ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो पाथ सेट करना आ गया, जब ये काम कर लोगे और उसके बाद आप अपना पावर सेल ओपन करोगे या कमांड प्रोड ओपन करोगे, ठीक है। पावर सेल यहाँ पे ओपन करोगे और ये रहा पावर सेल, और यहाँ पे आप टाइप करोगे जावा डैश वर्जन, बीच में स्पेस है और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, आई थिंक जावा 21 का हम लोग का पाथ सेट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जावा 21 का पाथ सेट है, कोई इशू नहीं। पाथ सेट कर लिए, जावा 17 या 21 का कर लीजिए, मेरा 21 का सेट है पाथ, कोई इशू नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो हम वर्जन चेंज कर लेंगे, पाथ चेंज कर लीजिएगा, बस 17 का पाथ कर लीजिएगा, आपको आना चाहिए। जावा इंस्टॉल हो गया। अब जावा जब इंस्टॉल हो गया, ये वाला सिस्टम इंस्टॉल हो गया, देन हम कोटलिन का कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, गूगल फिर से करेंगे, गूगल ओपन कर लो, यहाँ लिख दो कोटलिन कंपाइलर डाउनलोड, ठीक है। एंड
ओपन कर लीजिए, सबसे पहले लिंक kotlin-lang.org एंड यहाँ से आप देख सकते हो कोटलिन कंपाइलर, कमांड लाइन कंपाइलर, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज, दिस इज गिटहब रिलीज, गिटहब रिलीजेस पे क्लिक करिए एंड यहाँ जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे जिप फाइल एक मिलेगी, ये रहा, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम लोग 1.9 यूज़ कर लेते हैं, लास्ट मंथ अपडेट हुआ था, ठीक है। हाँ, ये वाले जिप डाउनलोड कर लेते हैं, कोटलिन कंपाइलर डॉट जिप फाइल, ठीक है। ये जिप डाउनलोड कर लेंगे 91.9.10, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, ये भी जाएगा हमारे वहीं पे, ये देखिए। एंड हम लोग क्या करते हैं यार, इसको कॉपी कर लेते हैं, कट कर लेंगे एक्चुअली, एंड इसको लाएंगे मैं सी ड्राइव में ले चलूँगा, सी ड्राइव में डालूंगा पहले से, अगर पहले से होगा तो हटा देंगे, हाँ पहले से है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर दीजिए, ये रहा। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया एक्सट्रैक्ट, एंड हियर वी गो, यस। अब जिप फाइल को हटा देते हैं एंड ये देखिए कोटलिन सी, कोटलिन का कंपाइलर है, ओपन करेंगे, ये देखिए बिन है एंड बिन के अंदर कंपाइलर कई सारी फाइलें अवेलेबल है। तो कोटलिन सी भी है हमारे पास, देख सकते बहुत सारे टूल्स हैं ये, एंड यहाँ पे कोटलिन सी भी है, कंपाइलर एक्चुअली है, ठीक है। इसका पाथ भी कॉपी कर लीजिए, ये एक्चुअली कोटलिन का पाथ है क्योंकि कंपाइल हम करेंगे पावर सेल से या कमांड लाइन से, तो इसका भी पाथ सेट होना चाहिए। तो इसका पाथ क्या हमने लिया है, ये भी देख लो, इसका पाथ हमने लिया है ये क्या है, ये कोटलिन का पाथ है, कोटलिन का एग्जैक्टली मैं फिर से वही मैं समझाता हूँ। अगर आपके पास पावर शेल ओपन है, अगर यहाँ पे कोटलिन कमांड आप चलाते हो या कोटलिन सी चलाते हो, कंपाइलर कर लिए ये वाला कमांड चलाते हो, तो अगर पाथ सेट नहीं होगा कोटलिन सी, तो अगर पाथ सेट नहीं होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि उसको पता चलेगा नहीं कि कोटलिन का कंपाइलर है कहाँ। कोटलिन का कंपाइलर एक्चुअली अवेलेबल है कहाँ पे, इसकी जगह पे यहाँ पे अवेलेबल है कोटलिन का कंपाइलर, यहाँ पे है कोटलिन सी, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर देंगे, पाथ को सेट कर देंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो जैसे ही आप ये चीज़ फायर करोगे वो पता लगा लेगा कि अच्छा इस जगह पे ये अवेलेबल है कोटलिन सी, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में, आई होप आप बात समझ गए होगे, ठीक है। चलो भाई बात समझ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पाथ सेट करते हैं, कॉपी कर लिया हमने इसको, हम आ जाते हैं फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल ENVI एंटर करेंगे एंड फिर से यहाँ पे ओपन होगा ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे, पाथ पे फिर से चलेंगे, एडिट करेंगे। मेरे में पहले से ऑलरेडी देखोगे तो अवेलेबल है कहीं, क्या अवेलेबल नहीं है, तो हम ये देखिए अवेलेबल था पहले से, तो मैं क्या करूँगा, अगर नहीं अवेलेबल तो मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर न्यू पे क्लिक करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा एंड फिर ओके ओके ओके। अपने पावर सेल को एक बार बंद कर देंगे, ये फोल्डर बंद कर देता हूँ, दोबारा से पावर सेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करेंगे, पावर लिखिए एंड यहाँ पे आप जैसे कोटलिन लिखोगे, कोटलिन, तो एग्जैक्टली आप आ जाओगे यहाँ पे प्लेग्राउंड पे, ठीक है। या कह सकते हो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे जेशेल है वैसे ही यहाँ पे आप कोटलिन के कमांड्स को दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप सारा कोटलिन यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये प्लेग्राउंड कह सकते हैं जहाँ प्ले कर सकते हो कोटलिन के कोड के साथ, हाई कोटलिन, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो आप। एग्जिट करना तो आई थिंक एग्जिट करो, कैसे एग्जिट करेंगे यार, हेल्प, ठीक है। तो हम कंट्रोल-C दबाएंगे, एडिट एग्जिट हो जाएंगे। बाकी कोटलिन सी से कोटलिन -V भी चलेगा, वर्जन भी चलेगा क्या, एक बार देखते हैं, वर्जन नहीं, कोटलिन एक सेकंड, कोटलिन -वर्जन एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो ये 1.9.10 रिलीज है। तो हमारे पास जावा भी अवेलेबल है एंड कोटलिन भी अवेलेबल है। अब क्या करें, अब हम प्रोग्राम को लिख करके कंपाइल कर सकते हैं और कंपाइल करने के बाद जावा की हेल्प से रन कर सकते हैं। तो रन कैसे करना है बस आप देखते जाइए, लिखना कैसे सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं और हम राइट क्लिक करेंगे और एक फोल्डर बना लेंगे कोटलिन, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस या जो भी आप बना लो कुछ, प्रैक्टिस या कोर्स राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे 1_first.kt। कोटलिन का एक्सटेंशन KT होता है, तो हम KT से फाइल बना लेंगे। अब यहाँ पे कोड हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन बनाना है, फन कीवर्ड से बनता है फंक्शन, और फिर फंक्शन का आपको मेन लिखना है एंड दैट्स इट। आपका एक फंक्शन मेन बन गया। प्रोग्राम हमेशा फंक्शन मेन से ही चलेगा, कितना भी फंक्शन हो मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम चलेगा। और इसको ऐसे बनाना है, फन कीवर्ड से फंक्शन बनता है, मेन से मेन फंक्शन है एंड दैट्स इट। ये पैरामीटर के लिए एंड दोनों, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। यहाँ पे आप प्रिंट वगैरह कर सकते हो, हम कहेंगे प्रिंट एलन
सेमी कोलन लगाओ चाहे ना लगाओ, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। अब लिख देंगे हाय कोटलिन एंड देन अगेन हम प्रिंटलन कर सकते हैं, लिख सकते हैं हाउ आर यू एंड देन अगेन हम प्रिंटलन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई एम टोटली फाइन डबल एल कर देते हैं। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे? एक बार अपना नोट्स ओपन करते हैं, इसमें दिखा होगा ये हमने कोड लिख लिया। नाउ कंपाइल एंड रन द कोटलिन प्रोग्राम विद द गिवन कमांड। हमें कोटलिन सी यूज़ करना है फॉर द कंपाइलेशन एंड अपना फाइल का नाम लिखना है, लेकिन हमें फिर इसका जार फाइल बनेगा तो हम कहेंगे इंक्लूड रन टाइम और हमने एक जार फाइल का नाम देंगे। चलो भाई करते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे ओपन करते हैं टर्मिनल, कंट्रोल बैक टिक दबाएंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा एंड हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस के अंदर, सीडी करेंगे प्रैक्टिस, सीडी प्रैक्टिस नहीं कोर्स के अंदर, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग कोटलिन लिखेंगे, कोटलिन सी, फाइल का नाम 1 first.kt एंड देन डैश इंक्लूड रन टाइम -d और फाइल का नाम लिख दो। हम कहेंगे फाइल का नाम है run.jar। तो एक्चुअली कंपाइलर कंपाइल करेगा first.kt को और जार के अंदर पैकेज कर देगा। जार फाइल को रन करेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंटर करेंगे, देखेंगे एंड कुछ गड़बड़ हो गया, इंक्लूड रन टाइम की स्पेलिंग गलत हो गई, रन टाइम, ठीक है। सो होपफुली अभी भी कुछ गड़बड़ है, एक बार आप देख लीजिए, कोड को देखना ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छा आई थिंक हाँ, एक डैश हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इंक्लूड रन और स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए भाई, ठीक है। सो अगर सब कुछ सही है तो आप देखोगे एग्जैक्टली कंपाइल हो गया और आप देखोगे यहाँ पे run.jar फाइल बन गई है। इस फाइल को हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं, मैं एक्सिक्यूट करूँगा। अब बाकी आप जावा यूज़ कर सकते हो रन करने के लिए। हम कहेंगे जावा -jar और हम लिखेंगे run.jar, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे, ये देखिए, हाई कोटलिन हाउ आर यू, आई एम टोटली फाइन। तो एक बार मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। हम लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने यहाँ पे कोटलिन का प्रोग्राम लिखा है, ये हमारा कोटलिन प्रोग्राम है। देन कोटलिन प्रोग्राम को हमने क्या किया है? कोटलिन प्रोग्राम को हमने किसके हेल्प से कंपाइल किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कोटलिन सी की हेल्प से हम लोगों ने फाइल.kt यूज़ किया है। देन हम लोगों ने रन टाइम इंक्लूड किया, रन इंक्लूड रन टाइम -d से। उसके बाद हमने run.jar फाइल बनाई है, ये एक्चुअली फाइल का नाम है, फाइल, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, बस हमारी एक जार फाइल बन जाएगी। दैट मीन्स एक कंपाइल होने के बाद जार फाइल बन जाएगी। और लेट सपोज इट्स कंपाइल, अगर सब चीज़ सही रहा तो हमारी जार फाइल क्रिएट होगी फाइल.jar से, फाइल.jar। इसके अंदर आपका बाइट कोड होगा, पैकेज होगा एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं? इस जार फाइल को बहुत आसानी से रन कर सकते हैं। सो हम लोग इस जार फाइल को कैसे रन करेंगे? नॉर्मली जावा का यूज़ करेंगे, जावा -jar एंड फाइल.jar। बस ये आपका प्रोग्राम रन होके और आपका दे देगा आउटपुट, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, JVM उसे एग्जीक्यूट कर देगा एंड दैट विश हियर वी गो, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। वाह, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो होगा, यही प्रोसेस फॉलो होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा हर बार कंपाइल। तो अगर आप VS कोड में सीख रहे हो तो आपको मैं कुछ एक्सटेंशन मैंने जो यूज़ कर रखा है वो करेंगे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा VS कोड में सीखो। 1-2 प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए कर सकते हो, बट VS कोड में अगर सीखोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर कर भी रहे हो तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे एक एक्सटेंशन जो है हमारा, पहले जूम आउट कर लेते हैं हल्का सा, हाँ, ओपन करोगे, कोड रनर डाल लोगे, कोड रनर, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे, जिससे ये वाली बटन आपको मिल जाएगी जहाँ से डायरेक्टली आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बटन आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लोगे। देन आप यहाँ पे कोटलिन के लिए आप कुछ यूज़ कर लो। तो कोटलिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोटलिन लैंग्वेज, ये वाला कोटलिन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, कोटलिन सपोर्ट फॉर VS कोड, ये वाला एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ में स्मार्ट कोड कंप्लीशन ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, प्रीव्यू में है, ठीक है। एंड कोटलिन फॉर्मेटर, ये 3 चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। इतना डाउनलोड से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बस इतना करने के बाद जब आप कोटलिन कोड लिखोगे तो डायरेक्टली इस पे रन करके और आसानी से आप रन कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस,
तो आप कोड कुछ लिखोगे, सपोज आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वेर n इज इक्वल टू 50 प्रिंट ln वैल्यू ऑफ n इज, एंड यहाँ पे n डायरेक्टली आप लिखोगे एंड इस पर रन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। स्टार्टिंग में 2 4 10 प्रोग्राम रन कर सकते हो, इवन पूरा सीख भी सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करो। कैसे? यहाँ पे जाओगे इंटेलिजे, डायरेक्टली आप यहाँ लिखो इंटेलिजे आइडिया, ठीक है, एंड सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो। एंड आपको अल्टीमेट वर्जन नहीं डाउनलोड करना है, कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है फ्री में, ठीक है। तो फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर लीजिए एंड इंस्टॉल कर लीजिए। चलो मैं डाउनलोड कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाए उसके बाद में मिलता हूँ, इंस्टॉल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ठीक है। ओके यार, सो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इंटेलिजे आइडिया। राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे यार। एंड इंस्टॉल करना मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो लेट्स वेट कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम लोग टर्मिनल को बंद कर देते हैं एंड ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यस, अगर आपसे ये पूछा यस तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपका सेटअप लॉन्च हो जाएगा। तो एक बार सेटअप लॉन्च हो जाएगा देन हम नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर पाएंगे। तब तक मैं रिफ्रेश कर लेते हैं और 1-2 बार, ठीक है। ओके, ओके सो यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन होके आ गया है। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड बस आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दिए एंड बस हियर वी गो, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम यूज़ कर पाएंगे इंटेलिजे आइडिया को। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके यार, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका, हम लोग डायरेक्टली रन कर सकते हैं, बट मैं फिनिश करूँगा एंड चलूँगा मैं मेन्यू पे यहाँ से और यहाँ पे सर्च करूँगा इंटेलिजे और मैं ओपन करूँगा कम्युनिटी एडिशन। ये देखिए हमारे पास अल्टीमेट भी है, बट मैं कम्युनिटी एडिशन को ओपन करूँगा नीचे वाला। ये देखिए क्लिक कर देंगे भाई, ओपन करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं कहूँगा ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड ये फिर से ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ। एंड बस हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया अपने आप से JVM जावा, ठीक है। आप यहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मेवन आर्कटाइप, जावा एफएक्स, कोटलिन, मल्टी प्लेटफॉर्म, कंपोज फॉर डेस्कटॉप, ID प्लगइन, एंड्रॉयड। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं कोटलिन मल्टी या न्यू प्रोजेक्ट, हाँ न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं, नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का कोटलिन क्रैश कोर्स, ठीक है। ये आइडिया प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा, आप चेंज करके इसका लोकेशन चेंज भी कर सकते हो कहाँ पे रखना है, बट मैं भी करूँगा आइडिया, ठीक है। लैंग्वेज में मैं कोटलिन यूज़ करूँगा। जैसे आप देखो कोटलिन चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, फॉर टारगेटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। देखिए आप ग्रूबी यूज़ कर सकते हो, HTML भी यूज़ कर सकते हो ग्रूबी के लिए, ये देखिए ठीक है। तो मैं कहूँगा सिंपली जावा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं कोटलिन यूज़ करूँगा। आप ध्यान से देखिएगा, कोटलिन यूज़ करूँगा, ठीक है। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे है, ठीक है। JDK 21 है, ठीक है। JDK 21 रहते हैं, इसने अपने आप से डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो मैंने बस लैंग्वेज चेंज करके जावा से कोटलिन कर दिया है। जनरेट पे क्लिक कर दूंगा एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोटलिन प्रोजेक्ट आपके लिए जनरेट कर देगा, जहाँ पे आप कोटलिन की कोडिंग कर पाओगे। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ सेटिंग करूँगा क्योंकि नया है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ, सॉरी इस पर देखिए ऊपर टॉप पे 3-4 डंडी है ना, डंडी पे क्लिक करूँगा, सेटिंग्स पे चलूँगा एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जूम को मैं क्या करता हूँ 125% कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। एडिटर पे चलता हूँ, जनरल पे चलता हूँ और मैं टिक करूँगा चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल+ माउस, क्लिक करूँगा, ऑल एडिटर पे कर दूँगा, ओके, ठीक है। तो अब हम फॉन्ट को कंट्रोल के साथ माउस के व्हील से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत सही है, बहुत सही। इसको बंद कर देंगे अभी, ठीक है। बाकी सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल का आइकन भी चेंज करेंगे, आइकन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से चलूँगा इस पर, सेटिंग्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्लगइन का एंड यहाँ पे हम ओपन करेंगे मटेरियल आइकन्स, या हाँ मटेरियल
मटेरियल आइकन्स, या आइकन डायरेक्टली टाइप करो, आइकन आइटम मटेरियल, आइटम मटेरियल आइकन्स क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपकी चॉइस, आपको डायरेक्टली यूज़ करना तो डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, रिस्टार्ट आईडी को एक बार रिस्टार्ट कर लूँगा, दोबारा से स्टार्ट होगी तो आइकन्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो वेट करेंगे थोड़ा सा, ये रिस्टार्ट हो रही है आईडी, यस यस यस। और जब दोबारा आप स्टार्ट करोगे तो आइकन्स इस तरह से दिखेंगे आपको। SRC को ओपन करोगे, मेन को ओपन करोगे, कोटलिन को ओपन करोगे, तो ये देखो मेन डॉट कोटलिन फाइल आपको दिखेगी कुछ ऐसे। इस कोटलिन फाइल को उड़ा देना, राइट क्लिक करिए और उड़ा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, हम लोग नई फाइल बनाएंगे शुरुआत से। ठीक है, अब आप ये पैकेज है तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ एक कोटलिन की फाइल या फिर क्लास बना सकते हैं, तो हम कहेंगे मेन। एक मैंने क्लास बना ली कोटलिन की, इसको हटा दो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं फन एंड एग्जैक्टली मेन, ये रहा, एंड कहेंगे प्रिंट एलन, नाम दे देंगे हाय कोटलिन, प्रिंट एलन दिस इज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो 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 हेलो। बस अब आपको क्या करना है, रन करने के बहुत सारे तरीके, ये ग्रीन बटन देखिए, इस पर क्लिक करिए, रन कर दीजिए। तो एक तरीका ये है रन करने का, यहाँ से आप रन कर सकते हो, ये बिल्ड करेगा और रन कर देगा। आउटपुट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखिए बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्ड होने के बाद ये देखिए आउटपुट आपको दिख जाएगा, हाय कोटलिन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करोगे इस फाइल पे, यहाँ पे भी रन है, रन कर सकते हो, डीबग भी कर सकते हो, अगर आपको किसी पॉइंट पे ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगा कर डीबग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप इस पर भी क्लिक करके आप रन कर सकते हो, अलग अलग तरीके रन करने के, आप जो भी मर्जी वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली यहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर क्या है। जब भी आप प्रिंट एलन करोगे तो ये प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा, तो ये जो दूसरा प्रिंट है वो दूसरी लाइन में आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्रिंट नहीं करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल या प्रिंट एलन नहीं करोगे, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट एलन करना था बट आपने प्रिंट कर दिया, सिर्फ यहाँ लिख दिया हाय दिस इज प्रिंट मैसेज मैसेज। और अब क्या होगा, जब आप रन करोगे प्रोग्राम को तो ये प्रिंट तो करेगा, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा और लाइन को चेंज कर देगा, दैट मीन्स नेक्स्ट जो आउटपुट है वो दूसरी लाइन में आएगा। ये वाले प्रिंट करेगा और लाइन को चेंज करेगा, दैट मीन्स जो अब नेक्स्ट प्रिंट होने वाला दूसरी लाइन में आएगा। और जब ये प्रिंट करेगा तो प्रिंट तो करेगा बट लाइन को चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स अब इसके बाद जो प्रिंट होगा वो सेम लाइन में प्रिंट होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसके बाद कुछ प्रिंट किया होता तो इधर प्रिंट होता। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं कहूँगा प्रिंट और जानबूझ के मैं एक स्पेस दूंगा, दिस इज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, यू विल सी, ये देखिए दिस इज नेक्स्ट लाइन। तो मतलब समझ में आ गया दोनों में। प्रिंट एलन क्या करेगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा में होता था कि वो प्रिंट करके लाइन को चेंज कर देता था, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाता था, तो नेक्स्ट जब कुछ काम करते हैं तो नेक्स्ट लाइन से काम होता था। यहाँ पे भी प्रिंट एलन क्या कर रहा है, काम तो कर रहा है, प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन प्रिंट करने के बाद कर्सर को चेंज करके दूसरी लाइन पे ले जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, वो वही काम \n वाला कर रहा है। उसके बाद जब आप प्रिंट कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट यूज़ करोगे तो वो प्रिंट करके कर्सर को मेंटेन करेगा सेम लाइन के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली \n, यहाँ \n भी आई थिंक यूज़ कर सकते हो आप, एक बार मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे हम \n की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो \n को भी यूज़ करके, ये देखिए यहाँ पे हम \n यूज़ किया तब भी नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो। तो आप चाहे \n यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में जाओ, चाहे आप प्रिंट एलन यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में जाओ। तो बात समझ में आई। अब चलते हैं, देखते हैं वेरिएबल कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो है फन मेन, जो कोटलिन है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल पैराडाइम को भी फॉलो करते हैं। दैट मीन्स इसमें विदाउट क्लास आप फंक्शंस को बना सकते हो। तो फंक्शन को सिंपली बनाने का आप फन कीवर्ड यूज़ करेंगे, फन कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन बनाएंगे फन, एंड ये मेन फंक्शन है। अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे फंक्शन ऐसे ही बना सकते हो, फन फन जैसे से हेलो, ठीक है, या फिर फन प्रिंट यूज़र आईडी, ये भी एक फंक्शन है, फन प्रिंट यूज़र नेम, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन बनाना कोटलिन बहुत आसान है, आप फन लिखो, प्रिंट यूज़र एड्रेस, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आप फंक्शंस को बना सकते हो। बट अब देखो मेन भी उसी तरह फंक्शन है, जैसे प्रिंट यूज़र आईडी फंक्शन है, प्रिंट यूज़र नेम फंक्शन है, प्रिंट यूज़र एड्रेस फंक्शन है, मेन भी सेम उसी तरीके का फंक्शन है। अंतर यह है कि इस मेन फंक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है
कि भैया इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, बस में मेन फंक्शन ही चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंटिंग यूजर आईडी, एंड एग्जैक्टली यहाँ लिखता हूँ println प्रिंटिंग यूजर नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ println प्रिंटिंग यूजर एड्रेस, और मैं रन करता हूँ तो 4 फंक्शंस हैं हमारे पास, लेकिन चारों में से आप देखोगे मेन फंक्शन चलेगा। तो मेन फंक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, देखो मेन फंक्शन चलेगा सिर्फ। तो आप एक चीज़ तो समझ गए कि फंक्शन मेन इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोटलिन प्रोग्राम का। तो कितने भी फंक्शन है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो इसी को टारगेट करेगा कि भैया हम इसी को चलाएंगे। वास्तव में अगर इस फंक्शन को आप नहीं रन करोगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। देखिए रन बटन गायब हो गई। अगर आप इसको रन भी करोगे तो देखोगे ये देखिए वार्निंग आ गई, कुछ एरर वगैरह आ गया। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, मेन जरूरी है। ठीक है, तो अब बाकी फंक्शंस कैसे चल सकते हैं? बाकी फंक्शन आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। दैट मीन्स हम दिमाग लगाएंगे कि ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। तो इसके नीचे से हम क्या कर सकते हैं, हम बुला सकते हैं प्रिंट यूज़र आईडी वाले फंक्शन। फिर हम कह सकते हैं भैया इसके बाद चल जाए प्रिंट यूज़र नेम वाला फंक्शन, प्रिंट यूज़र नेम एंड देन एड्रेस। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। फिर ये यहाँ से ये जब कॉल होगा इसका नाम तो यहाँ ये चलेगा, फिर ये कॉल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये जब चलेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। चलता मेन ही है। तो आप देखोगे अब सारे फंक्शन चलेगा। तो ये देखिए प्रिंटिंग यूज़र नेम, प्रिंटिंग यूज़र आईडी सेम लाइन पे इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपने एल नहीं लगाया था। देन प्रिंटिंग यूज़र नेम, प्रिंटिंग यूज़र एड्रेस। तो ये प्रिंट और प्रिंट लाइन में अंतर है। थोड़ा सा मेन फंक्शन के बारे में हमने बात किया। इसके अंदर आप आर्गुमेंट भी दे सकते हो, बट फंक्शंस के बारे में हम एक्जैक्टली अलग से ही पढ़ेंगे। तो ये बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यार वेरिएबल को बनाने से। वेरिएबल के बेसिक्स पढ़ते हैं, डेटा टाइप्स वगैरह के बेसिक्स पढ़ते हैं, बट वेरिएबल बनाना जरूरी है कि अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे। ओके यार, सो देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिक्स, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीख रहे हो तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं वेरिएबल्स की। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे क्योंकि वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। ये हम प्रोग्राम बनाना सीख गए। अगर हमें प्रोग्राम बनाना है कोटलिन में तो हम फंक्शन बनाया हम लोगों ने, एंड फंक्शन के अंदर सिंपली मेन फंक्शन बनाया, मेन के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट किया, प्रिंट करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पे बनाया है कोटलिन की फाइल जिसका नाम है यूज़र। ठीक है, इसके अंदर हम यूज़र का कुछ डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो प्रोग्राम चलने के लिए हम यहाँ पे बना लेंगे फन मेन। यहाँ से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे यूज़र का नाम रखना है, यूज़र की आईडी रखनी है, यूज़र का एड्रेस रखना है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो हम कैसे स्टोर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर? तो डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्परेरली हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल की हेल्प से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, डेटा इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स वैल्यूज़। डेटा एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं। एक डब्बा ऐसा समझ लो, क्या एक डब्बा, एक डब्बा बनाएंगे, दैट मीन्स एक वेरिएबल बनाएंगे। एक ए मैंने बना दिया, इसके अंदर हम कोई वैल्यू रखते हैं 56, एंड इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैसे, इस ए को कॉल करके। जैसे ए कॉल करेंगे तो 56 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये समझ लो एक डब्बा है। ठीक है, हमें अपने प्रोग्राम के अंदर 5 डब्बे बनाने हैं, तो हम 5 वेरिएबल्स बना देंगे, 5 डब्बे बना देंगे और सबका अलग अलग नाम दे देंगे। एक का ए दे देंगे, एक का बी दे देंगे, एक का सी दे देंगे, एक का डी दे देंगे। तो जितने डब्बे हम बना चाहें उतने डब्बे हम बना सकते हैं। और हर एक डब्बे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है। बात समझ गए? तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स देखो यहाँ पे, वेरिएबल इज कंटेनर। एक कंटेनर है, जैसे हमारे घर में कटोरी होती है, उसके अंदर सब्जी रख देते हैं, कटोरी के अंदर दाल रख देते हैं। तो कटोरी का काम क्या होता है भाई, कटोरी जब तक रखी रहने देते हैं। जैसे हम मान लो एग्जाम्पल लो कि अगर आपको पानी पीना है एंड आपके घर में पानी पीने के लिए नल लगा होगा, ये है सपोज नल, टोटी लगी हुई है। ठीक है, ये टोटी है, यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक है, वाटर आ रहा है, और आप यहाँ पे हो, ये आप हो। ठीक है, तो पानी आ रहा है, तो क्या आप जब भी जरूरत होगी तो डायरेक्टली नल से पानी पियोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, पानी को स्टोर करके रखोगे ना, बाल्टी में रख लोगे। ये आपकी बास्केट है, तो पानी आएगा तो पहले बाल्टी के अंदर आएगा, आप उसको रख लोगे, और जब रख लोगे उसके बाद पानी पियोगे। तो ये स्टोरेज का जो काम कर रहा है, ये चीज़, यही हमारा वेरिएबल है। प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज होते हैं।
ठीक है, कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखो कंटेनर जो वैल्यूज को होल्ड करेंगे, कोई वैल्यू होगी, वो कोई नंबर हो सकता है, कोई पॉइंट का नंबर हो सकता है, डेसिमल का नंबर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का गांव हो सकता है, किसी का हाँ नाम हो सकता है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के वैल्यूज हैं, तो अलग अलग कंटेनर बना के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उनको भी पढ़ सकते हो। कोटिंग वेरिएबल रेफर टू द मेमोरी लोकेशन टू द स्टोर डेटा। तो जब मेमोरी में डेटा स्टोर होता है तो वो किसी लोकेशन पे स्टोर होता है, तो उसी को वो रेफर करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, डेटा की जो वैल्यू या जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो चेंज होते रहते हैं। डेटा ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी चेंज एंड रीयूज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर डेटा की वैल्यू बहुत आसानी से चेंज हो सकती है। जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, एक वेरिएबल बनाया, थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू 56 है, तो ए को जब यूज़ करेंगे तो 56 मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसकी वैल्यू चेंज करके हम यहाँ पे 59 भी कर सकते हैं। वास्तव में उसके बाद हम जब ए यूज़ करेंगे तो 59 यूज़ होगा, तो इसकी वैल्यू यूज़ करने के बाद चेंज भी कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। अब देखते हैं भाई वेरिएबल्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्या समझाया मैंने, ये आपको समझाया है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स एक डब्बा है, उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, वो रखा रहेगा जो रखेंगे। ठीक है, वेरिएबल बनाने के दो बेसिक तरीके हैं। एक वेर कीवर्ड यूज कर सकते हो, वैल कीवर्ड यूज कर सकते हो। वैल की हेल्प से जो बनाओगे वो कांस्टेंट होगा, उसको चेंज नहीं कर पाओगे, और वेर की हेल्प से बनाओगे उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद टाइप्स भी हम बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल बनाना है, जैसे यूजर का नाम स्टोर करना है, तो आप यहाँ लोगो वैर। पहले आप सोचो कि नाम बाद में चेंज करना है कि नहीं, या चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो आप वैर यूज करो। हम कहेंगे वैर नेम, और नेम में हम डाल देंगे नाम है सपोज लर्न कोड विद दुर्गेश, या नाम डाल दो कोई श्याम। ठीक है, ये वेरिएबल बन गया। अब एक यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी के लिए आप सिंपली वैल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यूज़र आईडी कभी चेंज नहीं होगी। तो हम कहें यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी हम कुछ ऐसे डाल देंगे। ठीक है, यूज़र आईडी कभी चेंज नहीं होगी। सपोज एड्रेस है, तो एड्रेस बिल्कुल चेंज हो सकता है, तो हम कहेंगे वेर एड्रेस, एंड हम यहाँ पे एड्रेस स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग जब भी कोई नाम है, एड्रेस है, पैराग्राफ है, गाँव का नाम है, आपका नाम है, या किसी का नाम है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करोगे। ठीक है, तो हम कहेंगे एड्रेस है, हम कहेंगे दिल्ली, या हम कहेंगे दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम अगर नाम यूज़ करेंगे, नेम वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें श्याम मिलेगा। यूज़र आईडी यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा। एड्रेस यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यूज़ करने का तरीका सिंपली ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। हम कहेंगे प्रिंट, एंड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेम को प्रिंट कर सकते हैं, एंड हम कहेंगे प्रिंट एल एन ही मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा। एंड मैं यहाँ यूज़ करूँगा यूज़र आईडी, एंड मैं प्रिंट एल एन, एंड देन हम यूज़ करेंगे एड्रेस, एंड मैं फिर से प्रिंट एल एन लगाऊंगा, एंड देन हल्का सा मैं डिवाइडर लगाऊंगा। अब आप अपने कोड को रन करिए। ये कुछ सजेशन दे रहा है, सजेशन पढ़ के आप अपने कोड को रिमूव कर सकते हो। ये देखिए, वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड सो इट कैन बी वेर डिक्लेयर वैल। वो कह रहा है कि आपने वैर डिक्लेयर किया था, वैर का मतलब आप चेंज करने वाले थे, लेकिन आपने तो कोई चेंज नहीं किया। तो इससे बढ़िया वैर की जगह आप वैल यूज़ करो। कितना तगड़ा आप इंटेलिजेंस दे रहा है। ठीक है, हम कहेंगे नहीं ठीक है यार, हम राइट क्लिक करेंगे और रन कर देंगे इस प्रोग्राम को। कहेंगे अभी ठीक है, मुझे सीखने दो अपने हिसाब से। और जैसे आप प्रोग्राम चलाओगे आपको यहाँ पे देखिए कुछ मिलेगा। ये देखिए आपको श्याम मिला आउटपुट, ये मिला, ये मिला। मतलब जब आपने नेम को प्रिंट किया तो आपको श्याम मिला, जो कि था भी, तो नेम में श्याम रखा था। यूज़र आईडी जब आपने प्रिंट की तो ये आया, डेली प्रिंट किया, एड्रेस प्रिंट किया तो ये आया। बस में इसी तरह इंटरपोलेशन भी होता है। सपोज हमें इसके साथ कुछ प्रिंट करना था, जैसे हमें लिखना था यहाँ पे आउटपुट मेरा है नेम, या हमारा आउटपुट मैं कुछ ऐसा चाह रहा था। हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिले, यूज़र नेम इज श्याम। आउटपुट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। इसमें क्या है, इसमें आप बात को समझिएगा, इसमें ये चीज़ जो है, ये चीज़ इतना तो हमें स्ट्रिंग में डालना है कांस्टेंट, और ये जो है वो वेरिएबल की वैल्यू है। बात समझ गए, ये हमें वेरिएबल से लाना है, और ये हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा। मतलब स्ट्रिंग एज इट इज़ डालेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, ये जो नेम आएगा वो यहाँ से आएगा, और बाकी चीज़ हम ऐसे डाल देंगे। तो आपको करना है क्या, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आप कर सकते हो। आप डबल कोट्स लगाओ, एज इट इज अगर कुछ प्रिंट करना है तो आप डबल कोट्स लगा दो। तो मैं कहूँगा नेम इज, या यूज़र नेम इज। तो जो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, हरा हरा दिख रहा है डबल कोट्स के अंदर, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर रखोगे वो हरा हरा दिखेगा। हरा हरा मतलब ठीक है, हरा हरा दिखेगा डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट होगा। अगर मैं रन करूंगा तो आप देखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लाना है नेम। अगर मैं यहाँ नेम प्रिंट कर दूँ तो श्याम प्रिंट हो जाएगा। तो नेम आप क्या कर सकते हो, आप बाहर आके प्लस लगा के और नेम भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप नेम लिखोगे और रन करोगे अपने प्रोग्राम को, देखेंगे आप देखोगे क्या हो जाएगा,
ये देखिए नेम श्याम तो प्रिंट हो गया, यही आउटपुट आ गया जो आप चाहते थे। दैट मीन्स ये वाला टास्क तो कंप्लीट हुआ। बट एक और अच्छा तरीका है कोटलिन में स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करने का। जैसे आप इस पर कर्सर ले जाओगे तो कह रहा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैन बी कन्वर्टेड टू टेम्पलेट। ये जो है ये कॉन्कैटिनेशन हुआ है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब इसके आगे आपने दूसरी स्ट्रिंग जोड़ा है, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, मतलब ये भी इस वेरिएबल के अंदर भी एक स्ट्रिंग रखी है और ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग को आपने एक दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ दिया, इसी को कॉन्कैटिनेशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपने कॉन्कैटिनेट किया है दो स्ट्रिंग को, एक के आगे एक जोड़ दिया है। इससे बड़े हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट में आपको करना क्या है, आप स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल डाल सकते हो। कैसे, आपको डॉलर लगाना है और ये सिंबल लगाना है बस, और यहाँ पे अपना वेरिएबल डाल दो बस, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेट हो जाएगी। अब अगर आप प्रोग्राम रन करते हो तो आउटपुट आपको वही मिलने वाला है। ये देखिए नेम सेम। अब अगर फ्यूचर में नाम चेंज हो जाता है, सपोज यहाँ पे हो गया राम, उस केस में अगर आप रन करोगे तो आपको ये आउटपुट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड इसी को हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं या स्ट्रिंग टेम्पलेट बोलते हैं। ये कुछ सजेशन दे रहा है, आप सजेशन देख सकते हो। रिडंडेंट करली ब्रेसेस इन स्ट्रिंग टेम्पलेट, तो आप रिमूव करली ब्रेसेस कर दो। ये देखिए अगर आपके पास एक नाम है तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज थी तो आप लगा देते, तो एक नाम है तो आपको लगाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, एक आप और देखिए, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वेर ए इज इक्वल टू 45, वेर बी इज इक्वल टू 89। अब हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है स्ट्रिंग पे। यहाँ पे हम कहेंगे सम ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 45, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए 45 एंड बी की वैल्यू क्या है 89। तो हम कहेंगे 89 इस अन दोनों का सम 9 5 14 और 9 4 13। ठीक है, इतना कुछ ऐसा चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ डायनेमिक आ रही है, ए की वैल्यू है, ये चीज़ डायनेमिक आ रही है, बी की वैल्यू है, और ये चीज़ दोनों का सम है। तो आप देखो कैसे करना, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंटलन के अंदर स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू तो डॉलर ए एंड बी इज ए प्लस बी, ऐसा नहीं लिख सकते। वो आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से, ए प्लस बी बस। अब इसकी वैल्यू डायनेमिक आ जाएगी 45, इसकी वैल्यू डायनेमिक आ जाएगी 89 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी डायनेमिक ए प्लस बी। अब आप रन करके देख लो। तो इस तरह से हम लोग कोई अगर बीच स्ट्रिंग के बीच में कोई वैल्यू डालनी है, देखिए 134 वैल्यू ऑफ 45 एंड 89 इज 45 एंड 89 134। अब वैल्यू की जगह आप सम कर दो, मैंने वहाँ पे सम किया था तो आप सम कर दो। शिफ्ट F10 से भी आप रन कर सकते हो। ये देखिए सम ऑफ 45 एंड 89 इज दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो कोटलिन में बहुत तगड़ी चीज़ है टेम्पलेट। ठीक है, एंड बार बार हमें ये कंप्लेन कर रहा है आईडी कि भैया आप तो वेरिएबल चेंज ही नहीं कर रहे हो, वेरिएबल की वैल्यू। तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। बाद में आप क्या कर सकते हो, ए को 8 भी कर सकते हो फ्यूचर में, एंड बी को आप 12 भी कर सकते हो। सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी दोगे तो गलत वाली बात नहीं हो जाएगी, गोली नहीं मार देगा। ठीक है, मतलब ऑप्शनल है इसमें, बात समझे। तो अब यहाँ पे जब आपने ए को एक्सेस किया तो उसकी वैल्यू 45 थी, और यहाँ पे जब आपने बी को एक्सेस किया तो उसकी वैल्यू 89 थी। बट यहाँ पे अब जब एक्सेस करोगे दैट मीन्स यही स्टेटमेंट अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो अब हमें ए की वैल्यू 89 मिलेगी और बी की वैल्यू 12 मिलेगी। देख लो, ये सब सिंपल प्रोग्रामिंग का रूल है। ये देखिए ऊपर वाले केस में 45 89 का सम मिला था, और नीचे वाले केस में वही ए की वैल्यू 88 और बी की वैल्यू 12 मिली, और दैट मीन्स हमें 100 का मिला। क्योंकि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हमारा टॉप टू बॉटम हो रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, 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 ये चल रहा है। तो उसी ऑर्डर में जैसे वैल्यूज आपने रखे हैं वैसे ही आपको आउटपुट भी मिला है। कोई अगर आपने वैल्यू बना रखा है ये यूजर आईडी, अगर यूजर आईडी को चेंज करने की कोशिश करोगे तो यूजर आईडी चेंज नहीं होगी। ये देखें यूजर आईडी चेंज नहीं होगी। वैल कैनॉट बी रीअसाइंड, दोबारा से वैल वाला वेरिएबल रीअसाइन नहीं हो सकता। तो ये चेंज है, ये अंतर है। जो आपके वैल वाले वेरिएबल से, वैर टाइप के वेरिएबल से जितने भी वो म्यूटेबल हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये देखिए अगर आपने एक नेम लिखा है लर्न कोड दुर्गेश, उस नेम को अगर आप फॉलो चेंज कर दोगे तो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन वैर वाले जितने वेरिएबल हैं उनको अगर चेंज, वैल वाले जितने वेरिएबल उनको अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी। बात समझ में। और बताता हूँ भाई, बताता हूँ, परेशान मत होइए। यहाँ पे टाइप्स की बात बताता हूँ, थोड़ा सा टाइप्स में हम लोग चलते हैं। ये आपने दो वेरिएबल्स बनाए। बाय डिफॉल्ट कोटलिन क्या करता है, टाइप्स को इन्फर कर लेता है। अभी डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं डिक्लेरेशन का तरीका बता देता हूँ। टाइप्स को डिक्लेयर कर लेता है, ठीक है, टाइप्स को अपने आप से इन्फर कर लेता है, मतलब पता लगा देता है रन टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वैर ए इज इक्वल टू या वैर नम इज इक्वल टू 67। चलो भाई
अब देखो बस आप देखते जाइए यहाँ पे क्या हुआ, नम बात समझिएगा। वेर एक डब्बा है जिसके अंदर आपने 67 डाला। वेर एक डब्बा है जिसके ऊपर जिसमें आपने क्या डाला, 67 डाला। बस आप यहाँ पे समझो, वेर एक डब्बा है जिसके ऊपर आपने क्या डाला, 67 डाला है। बात समझिएगा, ये एक डब्बा है, ठीक है। तो डब्बा मैं बना देता हूँ तभी आप समझ पाओगे। एक डब्बा जिसका कुछ भी नाम है, या चलो नाम हम लेते हैं, ये एक नाम का डब्बा है, और इस डब्बे पे आपने डाल दिया 67, ठीक है। अब जब 67 आपने डाल दिया तो कोटिन क्या करेगा, कोटिन ये देखेगा कि ये 67 किस टाइप का है, इसका टाइप क्या है, मतलब क्या आपने डाला है। बात समझिएगा, ये आपने डाला है एक नंबर, और नंबर में भी ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंट है। तो ये इतना ये जो काम है ये अपने आप से कर लेगा, ये जो मैंने बताया ये काम अपने आप से कर लेगा। ये एक इंट है, और जैसे ही एक इंट है तो ये जो डब्बा है वो समझ जाएगा ये किस टाइप की किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, एक इंटीजर होल्ड कर रहा है। तो ये जो है वो एक इंट टाइप का डब्बा बन जाएगा, ये जो डब्बा है वो एक इंट टाइप का डब्बा अपने आप से बन जाएगा। आई थिंक आप बात समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने तो सिर्फ यहाँ पे नम में 67 रखा था, बट उसने अपने आप से डिटेक्ट कर लिया कि इसका टाइप क्या है, इसके अंदर आपने रखा क्या है, एक नंबर रखा है, वो नंबर इंटीजर है, तो ये अपने आप से इंट टाइप का बन जाएगा अपने आप में। ये इसको लाइव देखिए आप, इस पर जैसे कर्सर ले जाओगे, ये देखिए ये वेरिएबल जो है वो एक इंट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे आप गए और आपने वेरिएबल में एक नंबर 2 लिया और उसमें आपने 45.9 डाल दिया, तो ये अपने आप से वेरिएबल बन जाएगा, देखिए डबल टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है कोटिन की, मतलब जो आपने डब्बा लिया यहाँ पे, ये देखिए ये आपने एक डब्बा लिया फिर से, और इसमें आपने डाल दिया है, देखो यहाँ पे 45.9, और इसको आपने बना दिया num2। अब कोटलिन क्या करेगा, कोटिन बहुत समझदार है भाई, कोटलिन बहुत समझदार है। कोटलिन क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा इसके अंदर रखा क्या है, 45.9, दैट मीन्स ये जो है वो एक डेसिमल वैल्यू है। क्या है ये, है एक डेसिमल, और डेसिमल मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेसिमल को बोलते हैं डबल, ये एक डबल टाइप की वैल्यू है। दैट मीन्स ये जो है वो एक डबल टाइप का अपने आप से वेरिएबल बन जाएगा। इसी को बोलते हैं टाइप इन्फरेंस, और ये टाइप इन्फ्रेंस ही एक्चुअली कर रहा है, ऑटोमेटिक टाइप इन्फ्रेंस अपने आप से। कोई भी आप वेरिएबल बताओगे अपने आप से टाइप इन्फ्रेंस कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूं, आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया और वेरिएबल में आपने यहाँ पे डाल दिया एक फादर नेम, और इसमें फादर नेम का नाम सपोज आपने डाल दिया शिव शंकर। अब आप, अच्छा शिव शंकर की स्पेलिंग गलत हो गई, शंकर ए कर दूं क्या, हाँ ठीक है शिव शंकर। अब आपने जो डब्बा लिया, अब आप खुद सोचिए इसका एग्जांपल, इसका आंसर आप खुद दीजिए। अब आपने जो यहाँ पे डब्बा लिया, ये इस डब्बे में आपने डाला शिव शंकर, और इसमें आपने ये लिया था फादर नेम। अब कोटिन के पास तो बहुत दिमाग है भाई, मैंने आपको बताया ना कोटिन के पास बहुत सारा दिमाग है। तो कोटिन देखेगा इसके अंदर आपने डाला क्या है, इसके अंदर तो ना तो आपने नंबर डाला नहीं, और नंबर नहीं है तो ना तो इंटीजर है, ना तो ये पॉइंट वाला डेसिमल वाला वैल्यू, तो ये ना तो इंट है ना तो डबल है। तो ये क्या करेगा, अच्छा ये तो कई सारे कैरेक्टर्स मिलकर बने हैं, और कई सारे कैरेक्टर्स मिलकर बने हैं तो इसको बोलते हैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू, ये स्ट्रिंग है। तो ये अपने आप से डब्बा जो होगा स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, जब आप कोई डब्बा बनाते हो तो कोटिन ये समझ लेगा कि ये आपने डब्बा बनाया, ये आपने बॉक्स बनाया, तो आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो ये अपने आप से समझ जाता है। इसी को बोलते हैं इन्फ्रेंस, वो इन्फर कर लेता है, इन्फर कर लेगा। जैसे इसके अंदर आपने एक डॉग डाल दिया तो वो समझ जाएगा अच्छा ये डॉग टाइप का है, इसके अंदर डॉग ही आएगा, इसके अंदर कुछ और नहीं आ सकता। जैसे आप यहाँ पे देख लो, आपने यहाँ पे फादर में अगर आप 12 रखने की कोशिश करो तो ये देखिए एरर आ जाएगी, कहेगा लिटरल इंटीजर लेटर डज नॉट कंटेन टू बी एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। वो कहेगा स्ट्रिंग टाइप का है तो इंटीजर नहीं रख सकते। दैट मीन्स आपने जो यहाँ पे शिव शंकर डाला है ये स्ट्रिंग टाइप का डब्बा बन चुका है। दैट मीन्स आप इसमें स्ट्रिंग ही रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे डॉग डाल दिया तो डॉग ही रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जैसे डब्बा लिया और डब्बे के अंदर पहली बार में आपने यहाँ पे मिल्क डाल दिया, मिल्क, तो यहाँ पे जैसे मिल्क आएगा तो ये देखेगा अच्छा मिल्क है
तो ये डब्बा जो होगा वो मिल्क टाइप का ही बन जाएगा। बात समझे, मिल्क ही आ पाएगा उसके अंदर। तो इसी को बोलते हैं पूरे प्रोसेस को टाइप इन्फ्रेंस, दैट मीन्स टाइप इन्फ्रेंस हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो अगर आप एक्सप्लिसिटली भी बताना चाह रहे हो तो बता सकते हो उसको कि हाँ भाई हम इस टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम बताएं कि हम जो लास्ट नेम ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का हो, तो आप लगाओगे कोलन और उसका टाइप बता दोगे कि ये जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। लास्ट नेम में सपोज हमारा तिवारी है तो आप तिवारी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कोलन लगा के आप टाइप बता सकते हो। ये इस पर ले जाओगे तो बताएगा, ये देखिए कोलन लगा के आप टाइप को बता भी सकते हो। तो इस तरह से वेरिएबल्स को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। कोलन लगा के आप खुद से भी टाइप बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्टली वैर पहले लिखो वैर चेंज हो सकता है, फिर नेम ऑफ वेरिएबल, फिर कोलन टाइप ऑफ वेरिएबल एंड इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका काम करने का, बताने का। बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं देखिए, ये बताएगा ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये म्यूटेबिलिटी बताएगा, या फिर मॉडिफाई हो सकता है वेरिएबल कि नहीं हो सकता। ये जो है आपका वो नेम है, आपका वेरिएबल का नाम है, नेम नहीं आपका नाम नहीं, वेरिएबल का नाम है ABCDEFG। जैसे आपके घर में कोई चिंटू पिंटू निंटू किंटू। ठीक है, कोलन बताएगा कि अब यहाँ पे टाइप आने वाला है, इसके अंदर क्या आप रख सकते हो। तो ये बताएगा टाइप, कुत्ता भैंसा घोड़ा गधा जो भी आप रखना हो रख सकते हो, बट जो रख सकते हो उसी टाइप की वैल्यू आएगी। अगर उससे चेंज होकर दूसरी वैल्यू होगी तो आप उसके अंदर नहीं रख सकते। इक्वल टू बताएगा कि आपने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है, इनिशियलाइजेशन या कह सकते हो इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपने क्या रखी है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो वेरिएबल को बनाते हैं। ऐसा करके आप वेरिएबल्स बना सकते हो। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ समझ गए। चलो भाई बहुत 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 वेरिएबल्स के बारे में आप समझ गए, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है समझ गए, वेरिएबल को चेंज करें ना चेंज करें सब चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि एक्चुअली जो डेटा टाइप्स हैं वो कितने तरीके के और क्या क्या तरीका है आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो बेसिक तरीके स्टैंडर्ड तरीके हैं वो हम बात करते हैं। जैसे डेटा टाइप बेसिकली मैं अब इसकी बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये टाइप ऑफ वेरिएबल जो हम लोग लेते थे इंट डबल, तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो हैं, एक पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए इंट है, इंटीजर। दो तरह के नंबर होते हैं, एक इंटीजर एक फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर के लिए आपके पास 3-4 तरीके हैं। हाँ, एक बाइट यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट यूज़ कर सकते हो, इंट यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, कैर यूज़ कर सकते हो। बुलियन के लिए ट्रू फॉल्स बुलियन यूज़ कर सकते हो। बाकी एरे है एंड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और प्रोग्राम में करते हैं हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स तक का पढ़ लिया है, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, वैल क्या होता है, वैर क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ लिया। तो आगे बढ़ते हैं यार। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो यार तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं आपके लिए और आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है एंड्रॉयड से रिलेटेड। ठीक है, और कोल्ड से रिलेटेड तो आ ही रही। सो अब डेटा टाइप हमें क्या बताता है, डेटा टाइप्स हमें ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को रखेगा अपने अंदर, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हो डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल्स होल्ड। वेरिएबल किस टाइप का डेटा रखेंगे ये डेटा टाइप डिसाइड ही करता है। अभी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे इंटीजर, डबल, फ्लोट। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि भैया ये किस टाइप, मतलब क्या है टाइप। और डिफिनेशन से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप समझिए, सपोज हमारे पास एक बॉटल है, दिस इज इक्वल बॉटल। अब डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि ये बॉटल अपने अंदर रखेगा क्या, किस कैटेगरी की वैल्यू रखेगा, क्या रखेगा। बात समझे, जैसे अगर हम बता देंगे भैया ये जो है वो एक मिल्क रखेगा, इसके अंदर हमने बता दिया कि भैया ये एक मिल्क रखेगा। अब मिल्क तो अलग अलग हो सकता है, गाय का भी दूध हो सकता है, भैंस का भी दूध हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल्क है बस। मतलब इसका टाइप हमने बता दिया कि ये मिल्क रखेगा। लेकिन अगर हमने इसको बता दिया कि इसके अंदर हम वाटर रखने वाले, तो मिनरल वाटर या कोई भी वाटर हो बट वाटर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम कैटेगरी बता देंगे कि इसके अंदर एक्चुअली आएगा क्या। यही है हमारा एक्चुअली डेटा टाइप। इस तरह जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया, आप इसी का समझ लो कि यही हमारा एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाले हो और टाइप ऑफ वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे, और यही हमें
कौन बताएगा? यही हमें डेटा टाइप बनाएगा। तो जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो किस टाइप की वैल्यू या क्या वैल्यू आप उसके अंदर रखने वाले हो, ये बताता है डेटा टाइप्स। और जब हम किसी वेरिएबल को किसी टाइप का बना देते हैं तो आप सिर्फ उसके अंदर उसी टाइप का डेटा स्टोर कर पाते हो। बात समझ गए? बिल्कुल, आई थिंक आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल इसका डेफिनेशन ये है कि डेटा टाइप्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू रखी है या आपने किस टाइप की वैल्यू रखनी है अपने डेटा के अंदर। अच्छा, कभी कभी कॉन्फ्लिक्शन भी हो जाता है, उस समय दूसरे टाइप की वैल्यू अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका काम नहीं होगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा चलो भाई, आपने कहा इस वाटर में हम मिल्क रखेंगे और आपने थोड़ी देर के लिए मिल्क रखा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर सपोज वाइन रख दिया तो कंपाइलर जो है कंप्लेन करेगा कि भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आप खुद सोचो कि आपने कहा था शुरुआत में कि हम इस बॉटल के अंदर ये चीज़ रखेंगे और आगे चल के आपने इस बॉटल के अंदर दूसरी चीज़ रख दी, तो कंपाइलर कंप्लेन करेगा और आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, तो अब अलग अलग डेटा टाइप्स हैं हमारे कोटलिन में। जैसे आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप इंटीजर बना सकते हो, डबल, फ्लोट, ये सब चीज़ बना सकते हो। बट अब थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं ये चीज़। अब तो आप समझ गए कि डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, मैं बताता हूँ। जैसे जब भी आप काम करोगे तो डेटा स्टोर करोगे तो डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है, और जिस तरीके का डेटा आप रखना चाह रहे हो वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल को उसी टाइप का आप क्रिएट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बस समझते जाइएगा, मैं आपको समझाता जाता हूँ सब चीज़। जैसे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट मी क्रिएट वन वेरिएबल। आपने कहा हम कहेंगे वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कर लें यार, हाँ वेर कीवर्ड यूज़ करेंगे। हम कहेंगे वेर एंड एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने लिया यूज़र आईडी। अब इसके अंदर आपने रख दिया ये। अब आप बस समझिए ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है। दिस इज एक्चुअली अ वैल्यू कि आपने रखा क्या है, यही डेटा है आपका जो आपने ये लिया ना, क्या 1 2 3 2 3, यही आपका डेटा है। अब ये डेटा क्या है? ये डेटा नंबर है। तो ये जो वेरिएबल आपने बनाया यूजर आईडी, वो नंबर टाइप का होना चाहिए। बात समझिए, ये डेटा है जो आपका नंबर है। कौन सा डेटा? ये डेटा आपका नंबर है, ये वाला, ये डेटा आपका नंबर है ये। और ये गाइज अगर नंबर है तो आपका जो वेरिएबल हो वो भी आपका नंबर डेटा टाइप का होना चाहिए। नंबर वेरिएबल भी आपका नंबर डेटा टाइप का होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो हम अलग अलग जिस टाइप का डेटा अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, उसी टाइप का उस वेरिएबल को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो बात समझिएगा। अब आई थिंक आप समझ गए डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, एंड ये हमें कंपाइल टाइम में करना होता है। हालांकि यहाँ पे हमने बताया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कोटलिन क्या करेगा, यूजर आईडी को इंटीजर बना देगा, दैट मीन नंबर टाइप का बना देगा। तो अब देखो टाइप्स, अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आप समझिएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप है। पहले हम लोग वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो अलग बात है। पहले आप डेटा ही समझिए, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा जो आपने रखा है, वो पहले हम लोग समझते हैं कि पहला कैटेगरी कौन सा हो सकता है। तो पहला कैटेगरी हो सकता है नंबर, सबसे सिंपल और बेसिक कैटेगरी। मतलब आपने कोई वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक नंबर रखना है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन 5.5 भी हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ऐसा कोई डेटा रखने वाले हैं, नंबर, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो नंबर, अब नंबर भी दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है वो इंटीजर नंबर हो, मतलब अ नंबर विदाउट डेसिमल। ठीक है, इंटीजर हो सकता है आपने 5 लिया हो, 10 लिया हो, 15 लिया हो, 20 लिया हो, 1000 लिया हो, बट उसमें पॉइंट की वैल्यू ना हो, डेसिमल ना हो, तो उसको बोल देंगे इंटीजर है। ये सब इंटीजर की कैटेगरी में चले जाएंगे। एंड हो सकता है आपने कोई ऐसा नंबर लिया हो जिसमें डेसिमल नंबर हो, डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। बात समझ रहे हो? तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके को रिप्रेजेंट करने का कोई डेटा टाइप होना चाहिए। तो अब आप बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ। ठीक है, जब भी इंटीजर आप लोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। जैसे अगर आपके दिमाग में है कि हम एक इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, तो आप शॉर्ट यूज कर सकते हो या बाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट यूज कर सकते हो, शॉर्ट डेटा टाइप भी है, यूज कर सकते हो। या फिर आप यूज कर सकते हो इंटीजर, एंड या फिर आप यूज कर सकते हो लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो अ नंबर विदाउट डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक नंबर विदाउट डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे समझिए कि अपने प्रोग्राम में आपको एक नंबर स्टोर करना है और उसको एक वेरिएबल के अंदर रखना है। तो वेरिएबल को किस टाइप का बना सकते हो, बाइट बना सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, इंटीजर बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, इसमें अंतर है। बाइट वो सबसे छोटा भाई है, उसके पास कम कैपेसिटी है। शॉर्ट उससे छोटा भाई, उससे बड़ा भाई है, उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी है। इंटीजर उससे बड़ा भाई है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी है। और लॉन्ग एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे चारों में से या तीनों में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसके पास है, सबसे ज़्यादा नंबर्स को स्टोर कर सकता है। सबसे ज़्यादा नंबर्स मतलब सबसे बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकता है। तो आप
का नंबर जो होगा, डेटा जो होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा कि बड़ा होगा या बीच का होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप इसमें से बाइट यूज करोगे, शॉर्ट यूज करोगे, इंटीजर यूज करोगे, लॉन्ग यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हमारे पास डेसिमल नंबर है तो उस डेसिमल नंबर के लिए कौन सा टाइप यूज करें हम, तो आपको क्या करना है, आपको फिर दो डेटा टाइप और मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा फ्लोट, आप फ्लोट यूज कर सकते हो, और दूसरा मिल जाएगा एक डबल। तो इसके लिए आप दो डेटा टाइप है डबल। अब इसमें भी अंतर है, जो फ्लोट है वो डबल का छोटा भाई है और डबल फ्लोट का बड़ा भाई है। तो डबल ज़्यादा पॉइंट के बाद मतलब ज़्यादा प्रिसीजन की वैल्यू स्टोर कर सकता है और फ्लोट कम प्रिसीजन की वैल्यू स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स फ्लोट के अंदर आप पॉइंट के बाद कम डेसिमल रख पाओगे, और डबल के बाद पॉइंट के बाद आप ज़्यादा वैल्यूज़ को, ज़्यादा एक्यूरेसी या ज़्यादा प्रिसीजन की वैल्यू स्टोर कर पाओगे। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप डबल यूज़ करिए, फ्लोट कम एक्यूरेट वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये तो बात रही नंबर की, बट सिर्फ डेटा टाइप नंबर्स ही नहीं होते, डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही नहीं होते कि आपको सिर्फ नंबर ही स्टोर करना हुआ। तो अभी तो देखो कितने डेटा टाइप्स आपने सीख लिया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली कब आपको क्या यूज करना है। देखिए, नंबर स्टोर करने के लिए होल्ड एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं बेसिकली। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, जो मैंने भी आपको बताया, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इंटीजर को स्टोर करने के लिए बाइट है, जो कि 1 बाइट्स की या 1 बाइट की मेमोरी लेता है। फिर उसके बाद शॉर्ट है जो 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। उसके बाद इंट है जो 4 बाइट की मेमोरी लेगा। उसके बाद फ्लोट है जो 8 बाइट की मेमोरी लेगा। तो अब आप समझिए, ये जो है वो 1 बाइट की मेमोरी लेगा। 1 बाइट, सिंगल बाइट। अब सिंगल बाइट क्या है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। 1 बाइट रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। मतलब मेमोरी में बिट्स मतलब 0 1। तो 1 बाइट का मतलब होता है इसको 8 बिट्स मिलेंगे, मतलब 8 0 1 के कॉम्बिनेशन में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। कुछ ऐसा है, आप बात समझिए, मैं सारी चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे इसको 8 खाने मिल जाएंगे। 1 बाइट मतलब 8 खाने मिल जाएंगे। 8 खाने मीन्स व्हाट, कि आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा। जब भी 1 बाइट की स्पेस मिलेगी दैट मीन्स कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा। बस आप देखते जाइए, मैं आपको सारी चीज़ समझाता जाता हूँ। 8, 1 खाना हो गया, 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया, 3 बॉक्स हो गया, 4 बॉक्स हो गया, 5 बॉक्स हो गया, 6 बॉक्स हो गया, 7 बॉक्स हो गए। ये मेमोरी, ये स्पेस आपको मिलेगी मेमोरी के अंदर, ये स्पेस ऐसे मिलेगी मेमोरी के अंदर। दैट मीन्स बाइट को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा। अब क्योंकि बाइनरी में डेटा स्टोर करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत आसानी से, ठीक है, सपोज 0, इस 0 को यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह एक और 0 को प्लेस किया जा सकता है, या 1 0 1 0 नहीं आएगा। एंड ये 0 1 मिलके 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर वो एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर किया जाएगा एंड फिर उसको यूज किया जाएगा मशीन में। तो जब आप इंटीजर का डेटा को स्टोर करने, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की मेमोरी लोगे तो कि सिर्फ 8 बॉक्सेस मिलेंगे, और 8 बॉक्सेस में 0 1 0 1 ही स्टोर हो सकता है। दैट मीन्स उतनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जब आप शॉर्ट ले लोगे, शॉर्ट केस में ये मेमोरी बढ़ के 2 बाइट की हो जाएगी। दैट मीन्स अब शॉर्ट को मिलेगी कितनी जगह, 8 और 8 और दैट मीन्स 16 बिट्स की मेमोरी मिलेगी। दैट मीन्स इसके पास स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, ठीक है। फिर जब इंटीजर करोगे तो इसको मिलेगी 4 बाइट की मेमोरी, 4 बाइट की मेमोरी। 4 बाइट मतलब अब 4 बार 8 जोड़ो, ठीक है। तो 4 बाइट का मतलब 1 बाइट मतलब 8, तो 8 चौक 32, इसको 32 बॉक्सेस की मेमोरी मिल जाएगी। तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर हो जाएगा और उतने कॉम्बिनेशंस 0 1 के हो सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर लॉन्ग का सबसे बड़ा होगा 8 बाइट्स। तो आप सोचो 64 बॉक्सेस मिलेंगे, 64 बिट्स मिलेंगे इसको। ये जो एक है वो मिलेगा 8 बार, उतने कॉम्बिनेशन होंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डेटा है स्टोर कर पाएगा लॉन्ग का, आप देख सकते हो, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी वही है, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स लेगा, ठीक है। 4 बाइट्स और 8 बाइट्स लेगा। दैट मीन्स ये छोटा है। पॉइंट के बाद ये कम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। डबल पॉइंट के बाद 14-15 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये 7-8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है पॉइंट के बाद। तो ये डिफरेंस है कि कब आपको बाइट यूज करना है, कब आपको शॉर्ट यूज करना है, कब आपको लॉन्ग, और कब आपको फ्लोट और कब आपको डबल मतलब पॉइंट की वैल्यू। एक बार मैं आपको और बता दूं, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग का मतलब होता है कुछ ऐसा नंबर स्टोर कर पाओगे आप, ऐसा नंबर। और फ्लोट और डबल में आप रख पाओगे कुछ ऐसा नंबर, तो 235 पॉइंट इस तरह से नंबर स्टोर कर पाओ। तो ये तो बात रही नंबर की। लेकिन नंबर के अलावा और भी आप
टाइप के डेटा हो सकते हैं, जैसे हो सकता है वो कैरेक्टर हो सकता है वो बुलियन हो सकता है एरे हो, एंड हो सकता है वो स्ट्रिंग हो। तो हर चीज़ को स्टोर करने के लिए अलग अलग काम किया गया। कैरेक्टर मतलब एक कोई सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, तो कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए आप बात समझिएगा, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए या कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हो सकता है कैरेक्टर, या पहले मैं कुछ लिख देता हूँ और भी फिर आप आगे समझते जाइए। थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ। एंड इसी तरह हो सकता है जिस तरह कैरेक्टर है वैसे हो सकता है आपने बुलियन लिया हो, बुलियन टाइप का डेटा हो सकता है। बुलियन मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एंड सेम तरीके से हो सकता है कि आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो। अभी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं बट कोई इशू नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो। एंड हो सकता है आप एरे स्टोर कर रहे हो, तो कोटिन में सब चीज़ है कि जैसे एरे मतलब कई सारे एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कर रहे हो, एरेज, ठीक है। ऐसे करके आपके पास और भी डेटा हो सकता है, कैरेक्टर, बुलियन, एरे, स्ट्रिंग, ठीक है। इवन और भी ऐसा कोई डेटा हो सकता है जिसको आप रिप्रेजेंट भी ना कर पाओ, तो उसके लिए हमें अलग से डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ता है। तो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर का मतलब आप समझिए, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई सिंगल कैरेक्टर। जैसे आपने लिया ए, तो ये कैरेक्टर है, आपने लिया बी, ये भी एक कैरेक्टर है, सी ये भी कैरेक्टर है, एट द एस्ट्रिक लिया ये भी एक कैरेक्टर है, एट द रेट लिया ये भी एक कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे क्या है, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है कैर टाइप का डेटा टाइप, ये रिप्रेजेंट करेगा कोटलिन में, ये रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टर को, ठीक है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है कैरेक्टर, ये एक्चुअली 2 बाइट्स की मेमोरी को लेगा। 2 बाइट्स की मेमोरी का मतलब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 बाइट्स की मेमोरी को ये लेगा। इसको कैसे स्टोर करेंगे, कैसे लेंगे, अब आप समझिए। कैरेक्टर का मतलब होता है सिंबल, एक ही वैल्यू होगी जो सिंगल कोड के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सपोज आपने लिया यहाँ वेर और एक कैरेक्टर लिया सी एच, तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा इसका कैर, और इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो ए। तो कुछ ऐसा होगा। अब आप समझ गए, इसमें ये जो ए है जो सिंगल कोट्स के अंदर है वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर होगी, ठीक है। और ये जो है उसका डेटा टाइप है, कौन सा, ये उसका डेटा टाइप है, और ये उसका वेरिएबल है, ch मतलब वेरिएबल का नाम, और वैर जो है वो ये बताता है कि इसको आगे चल के हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं फटाफट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके बता भी देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपने कोटलिन कोड के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, और नई फाइल में बनाऊंगा अब नंबर के हिसाब से। तो हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक मेन डॉट के अंदर पहला वाला कर लिया था, फिर दूसरा वाला। इसी तरह हम लोग कोटलिन पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, 2 नाम देंगे डेटा टाइप्स एग्जाम्पल, फटाफट बनाएंगे अब। एंड क्लास छोड़ के हम बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, अपनी फंक्शन में बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट ये सब कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक वेरिएबल लेना है तो हम कहेंगे चलो वैर ले लेते हैं। अभी हम चेंज नहीं करने वाले या चेंज करने नहीं वाले, तो वैर ले लेंगे। नाम इसका होगा नंबर 1, ठीक है। एंड डेटा टाइप होगा जो होगा वो इंटीजर होगा, एंड इंटीजर है तो 34 हमने लिया, परफेक्ट। ये इंटीजर टाइप की एक वैल्यू डिक्लेयर हो गई। तो कोलन लगा के आप यहाँ पे टाइप बता सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेटा टाइप्स इन्फर अपने आप से हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखते हो, वैल्यू असाइन कर देते हो, तो वैल्यू किस टाइप की है उस हिसाब से अपने आप से वेरिएबल उस टाइप के हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक नंबर 2 ले लिया, तो लेट्स मी डू नंबर 2। एंड अगर हम यहाँ पे 35 रख देते हैं इसमें, सो वेट, यहाँ पे इक्वल टू करके 35 में रख देता हूँ, तभी इंटीजर टाइप का हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं इसके पे कर्सर ले जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए नंबर 2 भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हो जाएगी। तो कंपाइलर अपने आप से इन्फर कर लेगा। बट अभी यहाँ इन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इन्फ्रेंस तो कर ही लेगा। तो जिस तरह आपने इंटीजर लिया उसी तरह आपको अगर बाइट लेना है या शॉर्ट लेना है, तो आप यहाँ पे वेल नंबर 2 एंड टाइप बाइट में आप ले सकते हो 12, ठीक है। एंड वेल नंबर 3 आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो, शॉर्ट में आप ले सकते हो 56। ऐसा करके आप डेटा को ले सकते हो। तो इक्वल टू कर दो और नंबर 2 को नंबर 3 कर दो, ठीक है। इसी तरह आप वेल नंबर 4 और नंबर 4 को आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हो, और लॉन्ग में आप कोई बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को बहुत आसानी से ले सकते हो। देन आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। सपोज हमने कहा प्रिंटलन में हमने कहा नंबर 1 इज, देन डॉलर लगा के आप यहाँ पे नंबर 1 को यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप रन करोगे तो आपको नंबर 1 यहाँ पे दिख जाएगा बहुत आसानी से। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मैंने रन कर दिया, थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लगेगा, देन आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे विद डेटा टाइप, ये काम कर सकते हो। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोट की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, सो लेट मी डू दैट। हम यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू भी डिक्लेयर करते हैं, वेल सपोज मैंने कहा मार्क्स जो होगा वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, मैंने कहा 34.67। अब बाई डिफॉल्ट ये जो 34.67 है वो डबल की वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाती है, डबल की वैल्यू है। आप देखोगे तो यहाँ पे कहेगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डज नॉट कन्फर्म दैट एक्सपेक्टेड टाइप इज फ्लोट। तो ये एक डबल टाइप की वैल्यू है और ये फ्लोट में नहीं डाल दी जा सकती, तो इसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ लिख दूंगा, तो ये फ्लोट टाइप की अपने आप से वैल्यू हो जाएगी। हालांकि ये डबल में तो अपने आप से आ जाती है। हमने कहा मार्क्स इन कंप्यूटर और मैंने कहा तो ये डबल टाइप की वैल्यू अपने आप से हो जाएगी। तो मार्क्स की स्पेलिंग थोड़ा सा ही करते हैं, मार्क्स, तो ये अपने आप से डबल टाइप की वैल्यू हो जाएगी और डबल टाइप की वैल्यू आसानी से डबल टाइप में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ टाइप नहीं बताया, इसने इन्फर कर लिया, बट फिर भी आप यहाँ चाहो तो आप टाइप को बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गई। एंड और भी चीज़ें हैं, जैसे डबल को आप एक्सप्लिसिटली बताना है तो जावा की तरह यहाँ पे डी बता सकते हो। आई थिंक डी बताया जा सकता है कि नहीं, अनसपोर्टेड फिक्स आई थिंक नहीं बताया जा सकता। डबल को हम लोग जावा में डी से बता सकते हैं, बट फ्लोट में हम डी बता देंगे, दैट्स इट, अपने आप से। उसके बाद अगर आपको कैरेक्टर लिखना है, तो सपोज आपको CH एक कैरेक्टर लिखना है, तो आप कैरेट टाइप बहुत आसानी से कैरेट टाइप यूज़ कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर टाइप को स्टोर करने के। क्या हम इंटीजर रख सकते हैं इसके अंदर 65? तो बिल्कुल नहीं रख सकते हो। इसको कैरेक्टर नहीं रिप्रेजेंट, इस वैल्यू को कैरेक्टर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइप की सिंगल कोड्स के अंदर जो है, चाहे वो @ हो चाहे कुछ भी, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बुलियन जो है उसमें 2 ही डेटा आता है बुलियन में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या हाँ और ना, ट्रू फॉल्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है जावा कोटलिन में वो है बुलियन। ये डेटा टाइप है, इसके अंदर आप ट्रू रखो या फॉल्स रखो, 1 बिट की मेमोरी लेगा, या हाँ और ना, 1 है तो हाँ और 0 है तो ना। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा एक वेरिएबल आते हैं, इज एक्टिव नाम से वेरिएबल है और ये बुलियन टाइप का होने वाला है, तो हम यहाँ पे ट्रू ले लेंगे। और अगर एक्टिव नहीं है तो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। हालांकि ये अपने आप से रेफर हो जाता, बट हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें टाइप बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो जाता, एक्टिव है कि नहीं ये हमें बताएगा, ट्रू फॉल्स। बाकी अगर आप कुछ रखने की कोशिश करोगे या नंबर रखोगे तो एरर आ जाएगी। ये कहेगा कि भैया ये जो वैल्यू है वो बुलियन टाइप की वैल्यू है या इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और आपका वेरिएबल जो है वो बुलियन टाइप का है। दैट मीन्स गलत जगह पे गलत चीज़ आप नहीं रख सकते। जो कटोरा आपने लिया है, बॉक्स लिया है, वो बुलियन वाला बॉक्स लिया है, और जो वैल्यू रख रहे हो वो इंटीजर वाली वैल्यू रख रहे हो, तो वो चीज़ नहीं आएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप बुलियन। तो ये इसको लिटरल बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको लिटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रू या फिर फॉल्स रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग मीन्स कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेना चाह रहे हो, सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैर्स लेना चाह रहे हो। कलेक्शन ऑफ कैर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे कैरेक्टर्स मिल करके अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, तो इनको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम स्टोर करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दुर्गेश। तो ये दुर्गेश जो है वो मेरा नाम है, एक वर्ड है, और ये वर्ड है तो एक स्ट्रिंग हुई, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप कोई नाम ही जरूरी नहीं नाम, आप सपोज एक पैराग्राफ लेना चाह रहे हो कि आई लव कोटलिन, तो ये एक सेंटेंस है, इसमें भी कई सारे कैरेक्टर्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं या एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसको भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये भी एक क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स के अंदर रखे गए, उनको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है उसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप से बोलते हैं। इस स्ट्रिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ पे एक नाम लिखना है, तो कहेंगे वेल नेम या यूज़र नेम लेते हैं। यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन तिवारी, ठीक है। तो ये एक नाम है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर आ गई। देखिए अपने आप से स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अगर आप चाहो तो यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन टाइप, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई सेंटेंस है या कोई मैसेज है,
जिसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि आई लव कोटलिन एंड आई एम गोइंग टू प्रोग्राम एंड्रॉयड ऐप्स। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। इस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ। एंड ये हमें सारे क्लासेस बहुत सारे हेल्प करेंगे, भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी हेल्प करेंगे काम करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी ये सारी क्लासेस बहुत सारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रख सकते हो। चलो भाई, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट भी किया जा सकता है, वो सब अलग बात है। स्ट्रिंग टेम्पलेट, ये स्ट्रिंग टेम्पलेट है जो हम लोग आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरह एरेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक से ज़्यादा डेटा आपको कलेक्ट करके एक साथ रखना है तो कलेक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रखना है फ्रेंड्स के नाम, अपने फ्रेंड्स के नाम, या अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ को एक जगह रखनी है एक वेरिएबल के अंदर। तो ये सारा काम करने के लिए हम लोग एरेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एरेज को रिप्रेजेंट कुछ ऐसे किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पहली फेवरेट एक्टिविटी है क्रिकेट प्ले करना, तो मैंने सिर्फ क्रिकेट लिख दिया। तो ये जो क्रिकेट है ये आपकी पहली एक्टिविटी है। इसी तरह आपके पास बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, तो क्रिकेट के बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरा जैसे आपको चेस, देन चेस के बाद आपको प्रोग्रामिंग, देन सपोज म्यूजिक, गाना अलग बात है, सुनना अलग बात है। तो ये एक एरे हो गई। अब एरे में क्या होता है कि कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर अगर एरे टाइप का वेरिएबल है तो उस बॉक्स कह सकते हो, ये बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर कई सारे वैल्यूज, कई सारे डेटा रख दिया गया। पहला डेटा है क्रिकेट, दूसरा डेटा चेस, तीसरा प्रोग्रामिंग और फिर उसके बाद म्यूजिक। लेकिन इनको पहचानने के लिए इनकी इंडेक्सिंग की जाती है, पहचानने के लिए इनकी इंडेक्सिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है क्रिकेट, इसको रखा जाएगा 0th नंबर पे, इसका इंडेक्स 0 होगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि भैया हमें इस एरे का 0th वाला एलिमेंट दे दो, दैट मीन्स क्रिकेट हमें मिल जाएगा। इसी तरह चेस अगर आपको निकालना होगा तो इसकी इंडेक्सिंग की जाएगी 1, ये 1 पे है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग की इंडेक्सिंग हो जाएगी और इसकी इंडेक्सिंग होगी 2। इसी तरह हमारी अलग अलग म्यूजिक की भी इंडेक्सिंग हो जाएगी, म्यूजिक की इंडेक्सिंग हो जाएगी 3। तो जितने भी एलिमेंट्स आप ऐड करोगे आपके एरे के अंदर, उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग। तो अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आप निकाल सकते हो कि इस एरे की हमें सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू चाहिए, तो प्रोग्रामिंग अपने आप से आ जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे एरे। सपोज आपको यहाँ पे एरे बनाना, तुम कहेंगे एक वेर नाम से एरे लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हमारी फेवरेट एक्टिविटीज़। ठीक है, एरे बनाने के लिए हम लिखेंगे एरे ऑफ, ये देखिए, और यहाँ पे अपनी लिस्ट बता सकते हो। हमने कहा क्रिकेट, फिर हमने कहा चेस, कॉमा लगा के आप बता दीजिए, और फिर हमने कहा यहाँ पे म्यूजिक, फिर हमने कहा प्रोग्रामिंग। तो अब इस एरे के अंदर आप देखोगे तो ये देखिए, इस एरे के अंदर आपको क्रिकेट आ गया, चेस आ गया, म्यूजिक आ गया, प्रोग्रामिंग आ गई। लेकिन गाइज ये जो क्रिकेट है वो 0th पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे है। परफेक्ट। अब यहाँ पे आप टाइप बता सकते हो कि ये जो है एक एरे टाइप है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि एरे के अंदर आपने किस टाइप की वैल्यू रखी है, एरे के अंदर आपने क्या रखा है। तो मैं कहूँगा एरे के अंदर ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की वैल्यू है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कई सारे कैरेक्टर्स एक साथ हैं, क्रिकेट एक वर्ड है, तो ये स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके एंगुलर ब्रैकेट में आप यहाँ बता सकते हो कि हम एरे के अंदर क्या रख रहे हैं, हमारे के अंदर स्ट्रिंग रख रहे हैं। ओ वाह, आप देख सकते हो। ठीक है, बस तो ये एक एरे है जिसके अंदर स्ट्रिंग आपने रखा है, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यूज रखी है हमने, कुछ और आप नहीं रख सकते हो। परफेक्ट। तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे भैया मेरी वैल्यू को प्रिंट कर दो, किसको, फेवरेट एक्टिविटी में से आप प्रिंट कर दो सेकंड पोजीशन की वैल्यू। वाह, तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ हम लोग सही चल रहे हैं। अभी देखो तो ये देखिए म्यूजिक आ गई, ये सेकंड पोजीशन पे थी, गिन लो भाई 0 1 2। अगर आपको फर्स्ट पोजीशन की चाहिए तो आप यहाँ पे इसी के ऊपर कर देते हैं प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे फेवरेट एक्टिविटीज़ में 0th या फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू दे दो, तो इस तरह फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। म्यूजिक की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यूजिक से पहले चेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एरे की वैल्यूज को निकाल सकते हो। इसी तरह आप सेट भी कर सकते हो, जैसे ये वेयर है दैट मीन्स की वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, इस सारे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इसको प्रिंट करने के बाद हम फेवरेट एक्टिविटीज़ में जहाँ म्यूजिक है
म्यूजिक किस पे था भाई, सेकंड पे था, तो हम कहेंगे इसमें मैं रखूंगा अब लिसन म्यूजिक, लिसन म्यूजिक, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिसन म्यूजिक कर देते हैं, एंड आप देखोगे आपकी एरे चेंज हो जाएगी। एंड अब अगर आप प्रिंट करते हो, सारी वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हो एक साथ, हम ये सब प्रिंट करते हैं, फेवरेट एक्टिविटीज़ को भी प्रिंट कर देते हैं। तो अभी आप रन करोगे तो आप देखोगे, अच्छा तो ये एरे प्रिंट हो गई। तो चलो भाई मैं क्या करता हूँ, इसको अभी सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एरे को आप लूप लगा के प्रिंट करोगे, तो लूप हम पढ़ेंगे तो अभी पता चलेगा। ये देख लेसन म्यूजिक आ गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आप चेंज कर रहे हो एरे के अंदर की वैल्यू चेंज करो, एरे खुद में नहीं चेंज करो, तो उसको आप वैल भी रख सकते हो। खुद की एरे नहीं बदल रही है, ये वाला वेरिएबल नहीं बदल रहा, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी है वो बदल रही है। ये देखो लिसन म्यूजिक आ रही है, तो इस हिसाब से वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो, इस हिसाब से वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आई थिंक समझ गए। अब कुछ बात पते की कर लेते हैं, ठीक है। इतना डेटा टाइप्स हम लोगों ने समझा, नंबर, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, एरेज, ठीक है। इसी तरह मैप्स वगैरह भी होते हैं, सेट होता है, लिस्ट होता है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। बट इसको थोड़ा सा हम लोग को और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, बात समझिएगा। जो डेटा टाइप बेसिकली होते थे, आपने सी में पढ़ाओ चाहे जावा में पढ़ाओ, वो दो तरीके होते थे, प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कुछ डेटा टाइप्स जो लैंग्वेज के साथ दिए जाते थे, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता था, या रेफरेंस या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, उसका मतलब होता था कि उन प्रिमिटिव की हेल्प से कुछ डेटा टाइप्स आप अलग से बनाते थे, उनको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते थे, जरूरत होती थी उनकी। तो कुछ जावा वाले बना के देते थे और कुछ हम लोग खुद के बनाते थे, ठीक है। तो उनको हम लोग नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते थे। यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, यहाँ पे सब चीज एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट की जा रही है, दैट मीन सब चीज जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ऑल द थिंग्स इन कोटलिन इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला देता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर इसी को बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, या फिर बोलते हैं इन्हीं को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सब चीज जो है वो यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अंडर द हुड वो प्रिमिटिव है, वो कोई बात नहीं। अंडर द हुड का मतलब होता है कि यूजर लेवल पे वो सब नॉन प्रिमिटिव ही है। एक बार कंपाइल हो जाए उसके बाद क्या कन्वर्ट हो रहा है वो आपसे मतलब तो है नहीं, वो चीज़ तो आपसे मतलब नहीं है। तो है सब चीज़ प्रिमिटिव ही इसमें, सॉरी है सब चीज़ नॉन प्रिमिटिव ही इसमें, प्रिमिटिव का कोई लोचा ही नहीं है। इसमें जो आपने ये पढ़ा, इसमें जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइट है, वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्लास से। शॉर्ट भी है, वो भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्लास से। इंटीजर भी एक क्लास है, लॉन्ग भी एक क्लास है, फ्लोट भी क्लास है, डबल भी क्लास है, इवन कैर भी एक क्लास है, बुलियन भी एक क्लास है, और स्ट्रिंग भी एक क्लास है, एरेज भी है, या एरे भी एक क्लास है जो आप एरे रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी डेटा को स्टोर करने वाली चीज़ें हैं, जो डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें, वो सब एक क्लास ही कोटलिन में यूजर लेवल पे दी गई हैं। जब एक बार कंपाइल होता, बाइट कोड जनरेट होता, तो कुछ वैल्यूज होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप से रिप्रेजेंट की जाती हैं, बट यूजर लेवल या यूजर के हिसाब से सब चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट की जाएंगी। जावा में प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रैपर क्लासेस यूज करते हैं, बट वो आपको मैनुअली करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट ही दी गई है। ऑब्जेक्ट दी गई है तो फायदा क्या है, अगर गाइस सब चीज़ आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, जैसे आपको बाइट भी एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इंट भी एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अगर आप फ्लोट यूज़ करोगे वो भी एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अगर आप लॉन्ग यूज़ कर रहे हो वो भी एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, स्ट्रिंग तो मिल ही जाएगा, एरे भी आपको मिल जाएगा, या जितने भी डेटा टाइप आप यूज़ करोगे वो सब एज अ आपको क्या मिल जाएंगे, एज अ ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर रखे बिहेवियर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर फंक्शनैलिटी। इसके अंदर बहुत सारे बनाए जाते हैं बिहेवियर्स या फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं, उन मेथड्स को हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंटीजर की वैल्यू है, अब नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 पे कुछ काम करना आपको, तो नंबर 1 पे डायरेक्टली आप काम कर सकते हो कुछ ऐसे, आप लिखोगे नंबर 1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो जैसे आप डॉट लगाओगे इसके सारे मेथड्स आ जाएंगे। आप एंड यूज़ कर सकते हो, DEC यूज़ कर सकते हो, एंड कंट्रोल क्यू दबा के यहाँ पे देख सकते हो कि रिटर्न्स दिस वैल्यू डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो अगर आपको एक वैल्यू कम कर रही है तो DEC यूज करके डिक्रीमेंट कर सकते हो। एंड यूज कर सकते हो, परफॉर्म्स बिट वाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन टू वैल्यूज, तो एंड यूज कर सकते हो बिट वाइज एंड के लिए, कंपेयर कर सकते हो, इंक्रीमेंट कर सकते हो, कंपेयर टू डिवीजन या डिवीजन, हाँ डिवीजन, माइनस, प्लस, रेंज टू, रैम, इवन टाइम्स, मतलब आई थिंक मल्टीप्लाई करना है तो टाइम्स इसको कितने टाइम्स आपको ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लिकेशन दिस वैल्यू बाय अदर वैल्यूज, ओके, मल्टीप्लाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो।
तो ये सारे फंक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट किया जा रहा है एक क्लास के द्वारा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो डायरेक्टली ये सारे मेथड्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, इनको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर को अगर आपको कन्वर्ट करना था लॉन्ग के अंदर तो आप टू लॉन्ग यूज कर सकते थे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, ये सारे मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं। फ्लोट में यूज करना है तो टू फ्लोट आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, किसी वैल्यू को भी किसी में करना है तो चेंज करना, उस नंबर या उस वैल्यू के पास खुद आपको फंक्शन मिल जाएगा करने के लिए। जैसे मैंने बताया ना, टू अगर बाइट में करना है टू बाइट यूज कर सकते हो, टू फ्लोट कर सकते हो, टू इंटीजर, या इंटीजर में तो खुद ही है तो इंटीजर का मेथड होगा नहीं, या टू इंटीजर है भी भाई, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो ये सारे कोटलिन में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक क्लास से, और क्लास एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसको कोटलिन ने बना के दिया, कोटलिन के डेवलपर्स ने हमें बना के दिया। ओके, ये चीज़ समझ गए आप। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं जो हमें बने बनाए मिले हैं, बना के दिए हैं कोटलिन ने। इफ़ यू वांट कि कोई ऐसा टाइप है या ऐसा डेटा है जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग अपना भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। यूजर कैन डिफाइन इट्स ओन डेटा टाइप ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब एक डिफाइंड डेटा टाइप। और ये वही नॉन प्रिमिटिव ही है डेटा टाइप्स, ये ऊपर ही वाली नॉन प्रिमिटिव ही तो है, ये देखिए यही तो यहाँ पे है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैंने देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये वही तो है। बट इसमें क्या है, हम लोग खुद डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। डेटा टाइप क्रिएट करना हम लोग बाद में सीखेंगे, और एक्चुअली डेटा टाइप क्रिएट करना बहुत आसान है, एक क्लास क्रिएट कर लो और वही डेटा टाइप बन जाता है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आगे भी हम लोग करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग सीखेंगे। देखिए 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 देखते जाइए। सपोज हमें एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो अब यूज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यूज़र के अंदर आपका नाम, यूज़र का नाम, एड्रेस, फ़ोन, इवन n नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें नंबर के अंदर रख नहीं सकते, इंटीजर के अंदर नहीं, बाइट के अंदर, शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर, किसी के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर भी नहीं रख सकते, एक ही चीज़ रख सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा टाइप खुद से क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, उसको आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, एक नई क्लास बना लो, या आप चलेंगे हम लोग फंक्शन के ऊपर, मेन फंक्शन के ऊपर, यहाँ पर दे दो क्लास यूजर। ये डेटा टाइप क्रिएट हो गया, आपका डेटा टाइप क्रिएट हो गया। अब इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम लोग बना देते ना वैल यूज़र या वैल यूज़र आईडी बना देते हैं ऐसे इंटीजर, वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे पहला यूज़र बनाएंगे जो कि यूज़र टाइप का होगा। वास्तव में इसके अंदर वैल्यू तो अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास यूज़र की वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए वैल्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, इसका प्राइमरी। हम कहेंगे इसके पास होगा क्या क्या, वो चीज़ हम इसके यूज़र के जस्ट बगल में हम कहेंगे इसके पास एक होगा नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, कॉमा, एक होगा वेर फोन जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक होगा एड्रेस जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो मैंने तीन चीज़ दे दी है इसको कि इसके पास तीन चीज़ हो, क्या क्या, एक नाम होगा, एक फ़ोन होगा और एक एड्रेस होगा, और ये तीन चीज़ मिल करके तब ये एक यूज़र क्रिएट करेंगे। चलो भाई मैं कहूँगा ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पास करने के लिए हम कहेंगे एक यूज़र है हमारे पास, और यूज़र में हमारे पास क्या क्या है, एक नाम पास करना है, तो नेम में हम पास कर देंगे दुर्गेश। फिर क्या है, फ़ोन है, फ़ोन में हम कुछ ऐसा पास कर देंगे, एंड फिर क्या है, फिर एड्रेस तो मैं कहूँगा गोमती नगर लखनऊ। ठीक है भाई, तो ये एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब इस यूज़र के पास वही तीन चीज़ें हैं, नेम, एड्रेस, फ़ोन। तो हम कहेंगे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ यूज़र 1 का नेम क्या है, यूज़र 2 या यूज़र 1 का फ़ोन क्या है, एंड यूज़र 2 का एड्रेस क्या है, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। यूज़र 1 का, नॉट 2 का, यूज़र फ़ोन, नेम और एक एड्रेस भी तो था। देखते हैं, लेट मी डू, हाँ एड्रेस भी तो है बट आ नहीं रहा है, एड्रेस नहीं है, एड्रेस आ नहीं रहा है। ओके वैल बना दो, ठीक है, तो वैल जब बना दोगे तो एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आप रन करके देख लो, तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपने एक टाइप क्रिएट कर लिया, देखो दुर्गेश, ये एक आपने टाइप क्रिएट कर लिया, और उस टाइप का इस बार डेटा आपने स्टोर किया है। ये देखो यूज़र के अंदर यूज़र टाइप का आपने डेटा रखा है, और ये टाइप आपने खुद में क्रिएट किया है, खुद से क्रिएट किया है। तो ये उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र के अंदर वेरिएबल्स तो रख सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। देखो इस टाइप के अंदर आपने 3 वेरिएबल रखा है डेटा को स्टोर करने के लिए, 3 डब्बे रख लेंगे, बट डब्बे के साथ साथ आप कुछ काम भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो एक काम मैं रख दूँ कि श्यामू, और वो श्यामू या मान लो रामू, वो रामू क्या करे, इन तीनों नाम को प्रिंट कर दे, जैसे रामू को बनाए। तो आप एक फंक्शन भी रख सकते हो, हमने कहा फंक्शन है डिस्प्ले रामू, डिस या रामू, रामू नाम से एक फंक्शन मैंने रख दिया है, एंड इसके अंदर मैं कहूँगा रामू आप प्रिंट कर दिएगा तीनों चीज़, जब भी आपको बुलाया जाए तो आप तीनों चीज़ प्रिंट कर दीजिएगा। मैं कहूँगा ठीक है यार,
ठीक है, बस आपको यूज़र नहीं लिखना, मैं कहूँगा सिर्फ रामू, आप नाम प्रिंट कर दिएगा, अपना एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो रामू ये नाम प्रिंट कर देगा, ये फ़ोन और ये एड्रेस प्रिंट कर देगा। ये क्या कह रहा है, ये कुछ कह रहा है इज़ नेवर यूज, कभी यूज़ नहीं हुआ तो अभी हम यूज़ करेंगे। बाकी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड्रेस कुड भी प्राइवेट, प्राइवेट हो सकता है, तो अगर आप चाहो तो इसको प्राइवेट कर दो, चाहो तो इसको अब प्राइवेट कर दो। ये तो इंटेलिजे का करा धरा है, चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, रामू फंक्शन से एक्सेस हो रहा है तो ये कह रहा है प्राइवेट कर दो, बट प्राइवेट नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग ना प्रिंट करके हम डायरेक्टली यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यूज़र वन डॉट और रामू को कॉल कर सकते हैं। रामू क्या करेगा, रामू तीनों वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जो आप टाइप बना रहे हो उसमें डेटा स्टोर करने के वेरिएबल्स भी रख दो, ये देखिए तीनों चीज़ आ गई, दुर्गेश दिस। तो जो आप टाइप बनाओगे उसके अंदर तीनों चीज़ रख दोगे, एक तो ये भी रख दोगे, फंक्शंस भी, मेथड्स भी जिसको बोलते हैं, और एक तो हम डेटा भी रख सकते हैं। वो सब चीज़ डिटेल में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास में देखें। ओके, सो इतनी चीज़ें बहुत हो गई यार, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में, और उसमें हम लोग सीखते हैं लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स और बाकी चीज़ें। ओके यार, सो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं अपने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि यार देखो, इनपुट लेंगे कुछ, हम लोग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ जैसे बताता जाता हूँ वैसे आप करते जाइए। इनपुट लेने के लिए बेसिकली हम लोग रीड लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, जो एक लाइन इनपुट लेता है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को फिर अपने हिसाब से इंटीजर, डबल फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन पावर हमारे हाथ में है, वी आर द, समझ लो, पावरफुल पर्सन। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो जिस तरह चाहे उस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। चलो, तो और प्रिंट और प्रिंटलन से हम लोग फंक्शन, इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम लोग प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, कंसोल पे। ठीक है, तो इनपुट लेके हम लोग देख लेते हैं। तो हम कहेंगे हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, थर्ड कह सकते हो, थर्ड प्रोग्राम बना लेते हैं। हाँ, थर्ड हम बनाएंगे इनपुट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट, इनपुट कंट्रोल एग्जाम्पल। ठीक है, और बस आप देखते जाइए सब चीज़। इनपुट लेने के लिए एक्चुअली हम इनपुट रीड लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे, और रीड लाइन फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन मेन बना लेते हैं और यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं मैसेज दिखेगा, एंटर नेम, अपना नाम दे दीजिए, और इसको नेक्स्ट लाइन में हम ले चलेंगे। तो प्रिंट एलन क्या करेगा, ये हमें एक मैसेज देगा एंटर नेम, और बंदा एंड नाम को एंटर करेगा। तो हम रीड लाइन यूज़ करेंगे जो आ रहा है kotlin.io से। ठीक है, एंड रीड लाइन है वो दूसरा है। ठीक है, हम रीड एलन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा आप देख सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल क्यों दबाइए, रीड्स द लाइन ऑफ द इनपुट फ्रॉम द standard input stream and returns it and throws runtime exception if EOF has already been reached। ठीक है, तो एंड ऑफ लाइन अगर रीच हो जाएगी तो ये एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। तो ये हमें बेसिकली दे देगा एक नेम। ठीक है, और जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो हम लिखेंगे हेलो, और देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेम। ठीक है, अब आप रन करो एंड देखते हैं भाई कैसा रहा अपन। ये देखिए नाम आ रहा है, हम दुर्गेश डालेंगे, और ये देखिए हेलो दुर्गेश आ जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम मल्टीपल वर्ड्स लेने की कोशिश करते हैं, कहेंगे दुर्गेश कुमार, आप देखो दुर्गेश कुमार आ चुका है। ठीक है, तो रीड एलन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं रीड एलन ही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, जैसे अगर आप रीड लाइन यूज़ करना चाहो तो रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या करेगा, ये भी आपको दिखे, रीड द लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, ये भी लाइन को रीड करेगा, रिटर्न करेगा द लाइन रीड और नल इफ द इनपुट स्ट्रीम इज रिडायरेक्टेड टू फाइल, एंड इफ द इनपुट स्ट्रीम इज रिडायरेक्टेड टू फाइल एंड द एंड ऑफ द लाइन हैज बीन रीच्ड। तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रीड एलन और रीड लाइन भी यूज़ कर सकते हो। और देखते हैं भाई, रीड एलन और नल भी यूज़ कर सकते हो, reads the line of the input from the standard input stream and returns it, और null if EOF has already been reached। तो अगर आप end of line पहुंच गए, end of फाइल, तो null रिटर्न करेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप read ln और read ln और null यूज़ कर सकते हो। ये तीनों फंक्शंस आ रहे हैं kotlin.io से, तो इनका अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, आप यहाँ पे read line के साथ साथ वी कैन ऑल्सो यूज़ read ln। तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो, रीड एलन, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, एंड सेव कर दो।
और ये देखिए, तो रीड एलन और रीड लाइन फंक्शंस यूज टू टेक द इनपुट, बाकी रीड लाइन और भी रीड लाइन और नल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब बात करते हैं अगर आपको कोई नंबर लेना है तो बिल्कुल आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख दिया एंटर नंबर, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सपोज आपने रीड एलन यूज़ किया, उसको आप टू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो और इस केस में आपको मिल जाएगा एक नंबर 1, तो ये आपका एक नंबर मिल जाएगा और देन आप उसको यूज़ कर सकते हो कहीं भी। जैसे हमने कहा प्रिंट करवा लेते हैं नंबर इज एंड नंबर 1 + 3, जितना भी नंबर होगा उसमें हम लोग 3 प्लस कर देंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक करली ब्रेस। परफेक्ट, अभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली नंबर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ। तो नाम पहले डाल देते हैं दुर्गेश, नंबर में हम डाल देते हैं 45, तो आपको देखो 48 आ रहा है क्योंकि 3 ऐड हो चुके आ रहा है। तो इसी तरह आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इंटीजर में ही कन्वर्ट करो। आप यहाँ पर रीड एलन को आप टू डबल भी कर सकते हो, डबल लेने के लिए, टू फ्लोट भी कर सकते हो फ्लोट लेने के लिए, एंड टू बिग डेसिमल भी कर सकते हो, बिग इंटीजर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसा आपको करना है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह से हम इनपुट लेते हैं। अब बात करते हैं यार कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को सीखते हैं भाई, क्या होते हैं और कैसे यूज़ करना है। तो ये जितने भी कंट्रोल फ्लो हैं वो एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स, जितने भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं एक्चुअली हमारे एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको, कि किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या किसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट करना है, उन सबको। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आप खुद से भी डिसाइड करते हो, अपने रियल लाइफ में भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ सब चीज़ प्रैक्टिकली, एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बस आप देखने की क्षमता को रखिए मेरे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे और आप टहलने निकल गए और वहाँ पे भूख लग गई और वहाँ पे आपको खाना खाने का मन किया। आप सोचते हो यार कि मैं उस दुकान पे चलता हूँ, उससे मांगता हूँ कि यार खाना दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप दिमाग में सोचते भी हो कि अगर उसने दे दिया तो हम खा लेंगे, नहीं दिया तो हम किसी दूसरे दुकान पे चलेंगे। और यही जो डिसीजन कर रहे हो वही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। यही आपके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर इसने दे दिया तो ये करेंगे और अगर नहीं दिया है तो ये करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी हैं। आपके पास नंबर है, उसको चेक करना है कि अगर वो 10 से बड़ा है तो हमें कुछ और करना है, 10 से छोटा है तो कुछ और करना है। तो यहाँ एग्जैक्टली आप स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि क्या करना है किस कंडीशन के हिसाब से उनको, और उसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया और आपके पास एक कंडीशन आ गई कि हम ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो कंडीशन यहां पे हो गया, ये एक्चुअली कंडीशन हो, कंडीशन। ठीक है, आपकी कंडीशन है, थोड़ा सा चाहो तो बड़ा बना दो जिससे प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपकी कंडीशन है गाइस। ठीक है, कंडीशन। अब कंडीशन सही होने के चांसेस है, गलत भी होने के। कंडीशन जो है ये जो कंडीशन है ये रिजॉल्व भी हो सकती है, मतलब ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो इसके हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ये ट्रू होगी और या तो ये फॉल्स होगी। बात समझ गए? अब इसमें से क्या होती है डिपेंड करता है, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर क्या होगा, ट्रू वाला काम होगा, और कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला काम होगा। यहां से 2 चीजें होनी होगी, 2 चीजें हैं, इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। इफ द कंडीशन इज एक्चुअली फॉल्स तो हम इस नोड पे चले जाएंगे, यहां पे जो आप रखोगे टास्क वो टास्क हो जाएगा। और इफ द कंडीशन ट्रू, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां पे जो भी आप टास्क रखोगे वो टास्क हो जाएगा। और इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और एग्जीक्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कि इधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे, और ये अचीव किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। या अभी कोटलिन की बात करें तो कोटलिन में ये अचीव होगा इफ और एल्स की हेल्प से। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इसी कंडीशनल को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कैसे फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप एल्स यूज करो, आप अकेला इफ भी यूज कर सकते हो। सिर्फ इफ लगा दो तो अगर ट्रू है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कर सकते हो। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में लूप भी आते हैं, अगर चीज़ों को रिपीट करना है तो रिपीट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इफ एल्स देखते हैं। और कोटलिन की सबसे खास बात क्या है गाइस कि ये इफ एल्स जो है वो एक एक्सप्रेशन का काम करेंगे। किसका?
प्रेशन का काम करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसे करना। तो एक हम लोग सिनेरियो बनाते हैं कि कैसे हमें करना है। हम एक नंबर लेंगे, यूज़र से इनपुट करेंगे, ठीक है। आप बस यूज़ के सोचिए। हम एक नंबर लेंगे गाइज और हम चेक करेंगे क्या वो नंबर 0 से बड़ा है। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या वो नंबर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव, और अगर 0 से छोटा है तो हम प्रिंट करेंगे नेगेटिव। तो ये सिर्फ एक मैंने सिचुएशन बना दिया। आप और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हो, और मैं अभी आपके लिए और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करके मैं दिखाऊंगा। सो इसको हम लोग हटा देते हैं। बस सिचुएशन समझ गए होगे आपको करना क्या है। आ जाते हैं भाई कोड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो हम 3 स्टेप में काम करेंगे। इसको सबको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड सबसे पहले हमें नंबर इनपुट लेना है। टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र। हमें यूज़र से नंबर लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे? हम पहले प्रिंट करेंगे एंटर नंबर एंटर करेगा। देन नंबर को एक्चुअली लेंगे तो हम कहेंगे चलो वैल लेते हैं, उसको चेंज नहीं करना है तो वैल ले लेंगे नंबर, जो कि होगा इंटीजर टाइप का। हम लिखेंगे रीड लाइन नहीं रीड एलन कर देते हैं, रीड एलन टू इंटीजर, ठीक है। नंबर आ जाएगा। नंबर में एक बार जब नंबर आ गया गाइस तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। क्या इफ़ एल्स को बहुत आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है यार यूज़ कर लेते हैं। हम लगाएंगे इफ़, और इफ़ के अंदर यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है कि क्या चेक करना चाहते हो आप। तो हम कहेंगे हम नंबर को चेक करना चाहते हैं कि नंबर अगर बड़ा है, किससे बड़ा, मतलब ग्रेटर देन, बड़ा है 0 से, तो अब हमें यहाँ पे कुछ काम करना है। इट इज एक्चुअली ट्रू ब्लॉक। और अगर बड़ा नहीं है तो हम एल्स में आएंगे। तो ये है आपका एक्चुअली फॉल्स ब्लॉक। वही दो रास्ते हैं, ठीक है। रास्तों को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, फिर आप समझिए, बाद में मैं सही कर दूंगा। देखिए ये एक्चुअली आपकी कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जैसा आपने बताया वो सही होता है, तो ये इसके अंदर जो आप लिखोगे वो चलेगा। और अगर ऐसा जो आपने लिखा है वो गलत होता है तो ये चीज़ चलेगी। तो ये आपकी कंडीशन है। ये आपकी क्या है? ये आपकी कंडीशन है। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से फिर आप समझिए कि अगर इफ़ ये ट्रू होता है तो आपका ट्रू ब्लॉक चलेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो आपका फिर फॉल्स ब्लॉक चलना है। एक बार में एक ही चलेगा। ये कब चलेगा? ये एफ पे चलेगा और ये टी पे चलेगा, नीचे वाला, ठीक है। इन दोनों में से एक में एक ही बार चलेगा। तो मैं कहूँगा अगर ट्रू हो जाता है इनकेस, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव, और नंबर की वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे डॉलर लगा के नंबर को प्रिंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम प्रिंट एल लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव, और हम फिर से यहाँ पे आएंगे डॉलर नंबर लिख देंगे। एक बार रन करिए, देखते हैं भाई कौन कौन सा चलता है। तो जैसे आपने रन किया तो आप देखो नंबर पूछा है, तो मैं कहूँगा नंबर में डाल देते हैं 45 नंबर इज पॉजिटिव। 45 जो पॉजिटिव है, आप खुद ड्राई रन करके देखो। यहाँ 45 रखो, 45 क्या 0 से बड़ा है? यस, तो वो ट्रू ब्लॉक चलेगा। दैट मीन्स ये प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव नंबर। चलो भाई दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं एंड दूसरा ट्राई करते हैं। -34 और ये देखिए नंबर इज नेगेटिव। अब जब आपने माइनस रखा तो ये नंबर से छोटा है, तो ये ट्रू ब्लॉक नहीं चलेगा, ये एल्स चलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लेटर रिफ्यूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नंबर 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव आए, नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव आए, और अगर नंबर 0 है तो 0 प्रिंट हो। तो वहाँ पे 3 कंडीशंस है, यहाँ पे 2 ही कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, नहीं तो ऐसा कर दो। लेकिन कभी कभी 2-3 कंडीशन एक साथ यूज़ करनी होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो। कभी कभी आप खाने जा रहे हो ना दुकान पे, अगर इसने दे दिया तो फिर खा लेंगे, इसने नहीं दिया तो हम मेहनत करेंगे तब खाएंगे, और फिर अगर नहीं मिला, मेहनत भी नहीं कर पाए और ना तो इसने दिया, तो क्या करना है वो हम एल्स में डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स कई सारी कंडीशन है, तो वहाँ पे आएगी इफ एल्स। तो हम कहेंगे हम इफ यूज़ करेंगे, देन हम लोग इफ के साथ एल्स यूज़ करेंगे, और फाइनली अगर ना तो इफ चला ना तो इफ एल्स चला तो हम यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए हम कहेंगे अगर नंबर 0 से बड़ा है तो ये चलेगा, और फिर हम इसको बाद में करेंगे, एल्स वाला लास्ट में लगाएंगे एकदम। हम कहेंगे या चलो इसको ऐसे रहने दें, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कमेंट करो, दोबारा से हम लिखते हैं, ठीक है।
हम कहेंगे इफ अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तब तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर एज पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से छोटा होता है तो हम कहेंगे इफ एल्स, ये सॉरी एल्स इफ होता है, ये एल्स इफ हाँ एल्स इफ नंबर 0 से छोटा है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। और ना तो छोटा है ना बड़ा है तो हम कहेंगे प्रिंट नंबर इज 0। नंबर इज 0। तो ये 3 कंडीशंस मैंने ज्वाइन की है, एक इफ के हेल्प से और एक एल्स इफ की हेल्प से, एंड देन एल्स। तो ये होता है एक्चुअली एल्स इफ। अगर ये कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू होगी तो ये चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तब ये चेक होगी, ये चल जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये चल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी नई कंडीशन चली तो फाइनली लास्ट वाली चलेगी। तो ये दिस इज एक्चुअली ये जो है हमारा, उसको हम बोलेंगे एल्स इफ, नॉट इफ एल्स। क्या बोलेंगे? एल्स इफ, एल्स एंड देन इफ, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि जितने मर्जी उतने आप एल्स इफ यहाँ लगा सकते हो, एन नंबर ऑफ एल्स इफ कंडीशंस को आप यहाँ पे मैच करा सकते हो। कितनी बढ़िया चीज़ है। 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन, 7 कंडीशन, 8 कंडीशन, 9, 10, 10, 15, 20 लगाने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। चलो भाई, ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ और इसमें मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यार हम एक नंबर लें और मैक्सिमम प्रिंट करें, या 2 नंबर लें, 2 नंबर से मैक्सिमम प्रिंट करके देखें कौन छोटा है कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आप अनकमेंट कर लीजिए सोर्स कोड को साथ। हम 2 नंबर इनपुट कराएंगे इस बार। हम कहेंगे प्रिंट कर दो एंटर फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर प्रिंट करो। देन हम कहेंगे वेल नंबर 1 इक्वल टू रीड ln डॉट टू इंटीजर, ठीक है, पहला नंबर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे प्रिंट ln कर दो गाइस, एंटर सेकंड नंबर एंड देन वेल नंबर 2 इक्वल टू रीड ln डॉट टू इंट। 2 नंबर आ गए। अब हम दोनों में से छोटा बड़ा नंबर निकालना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा नंबर है। तो हम कहेंगे इफ़ अगर नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन नंबर 2 है तो पहला, वैसी बात है नंबर 1 जो है वो 2 से बड़ा है, दूसरे वाले नंबर से बड़ा है, तो नंबर 1 वाला मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा प्रिंट ln नंबर, कौन सा नंबर है, नंबर 1 एज मैक्स। एल्स अगर नंबर 1 नहीं छोड़ा, 2 ही नंबर है भाई, दूसरा वाला ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा नंबर 2 एज मैक्सिमम। तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इफ़ एल से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो, कुछ की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ आप भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं रन करता हूँ, आप देखिएगा। ये 2 नंबर पूछेगा, नंबर पहला पूछा मैं कहूँगा 23, अब दूसरा नंबर पूछ रहा मैं कहूँगा 12, तो कहेगा ओह ओके सो कुछ गड़बड़ हो गया, पहले वाला इनपुट हमने कमेंट नहीं किया था, 2 इनपुट ले रहा है। ये देखिए, ये वाला भी आप कमेंट आउट कर दीजिए। फिर आप चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन कर देते हैं। आप देखते जाओ देखते जाओ। ये देखिए नंबर, फर्स्ट नंबर पूछा मैं कहूँगा 22, 11 है, कहेगा नंबर 22 इज अ मैक्सिमम। दोबारा से रन करके चेक कर लो। हाँ, यहाँ से रन ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से रन कर लेते हैं। कहेंगे बाय 23, 67 इज अ मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हो, इफ़ एल्स इफ को भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और कोटीन में बहुत तगड़ी चीज़ है यहाँ पे, जो इफ़ है वो एज ए एक्सप्रेशन काम करेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते थे, इसको कमेंट करके मैं दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। इफ़ जो है एक्सप्रेशन की तरह काम कर सकता है, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। सपोज हम एक वेरिएबल लेंगे वेल मैक्सिमम वैल्यू, और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इफ़। मैं कहूँगा इफ़ अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से
रिटर्न कर दूंगा नंबर 1 को, एल्स में से मैं रिटर्न कर दूंगा नंबर 2 को। देखा आपने, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर 1 आ जाएगा मैक्सिमम में, अदरवाइज नंबर 2 आ जाएगा मैक्सिमम में। थोड़ा सा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो आप इस कोड्स को सब हटा सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो नंबर 1 मैक्सिमम आ जाएगा और नंबर 2, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैक्सिमम आ जाएगा। बाकी अब आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो कि प्रिंटलन प्रिंट कर सकते हैं नंबर मैक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको एज अ एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नंबर 23 इज अ मैक्सिमम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और तगड़ा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और तगड़ा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं जिसमें हम नंबर दें, मार्क्स दें और वो हमें बता दें कि आपका ग्रेड क्या है, ठीक है। क्या करें, हम मार्क्स दें और आपका ग्रेड बता दें क्या है। जैसे मान लो यू आर अ हेड मास्टर्स ऑफ ए स्कूल, आप एक स्कूल के HM हो और आपको बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर्स मिल रहे हैं और नंबर्स के बेसिस पे हमें उनके ग्रेडिंग डिसाइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम पहले आप एग्जांपल देख लो, हमें इनपुट में देना है एक नंबर कि भैया सपोज संतोष के आए हैं 67 मार्क्स। तो अब हम ये जो मार्क्स है इसको हम प्रोग्रामेटिकली दे देंगे 67 अपने प्रोग्राम को से दे देंगे, और ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ये बता देगा कि इसको ग्रेड A मिला है कि ग्रेड B मिला है, ठीक है, ग्रेड A मिला है कि ग्रेड B मिला है कि ग्रेड C मिला है कि ग्रेड D मिला है, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे लॉजिक, क्या लिख देंगे, लॉजिक गाइस, कि कहाँ से कहाँ तक A होगा, कहाँ से कहाँ तक B होगा, कहाँ से कहाँ तक C होगा। तो हम जैसे डिसाइड कर लेते हैं लॉजिक, हम चाहते हैं यार कि हमारा जो कोई 100 नंबर से कम पाए, या जो मार्क्स है एम मार्क्स मान लो वो कम है 100 या फिर बराबर है 100 के, एंड मार्क्स जो है बड़ा है 90 से, 90 या 91 से ले लेते हैं। दैट मीन्स 91 से लेकर 100 तक के बीच में उसका ग्रेड है A, उसका ग्रेड है A, ठीक है, A ग्रेड है। इस तरह लॉजिक बना लो आप। हम कहेंगे जो मार्क्स है वो छोटा है और बराबर है 90 से और 80 से या 81 से, नीचे आ जाओ भाई, 81 से बड़ा है या बराबर है। तो अगर किसी बंदे ने 81 से और 90 तक का नंबर पाया तो वो चला जाएगा ग्रेड B के अंदर, ग्रेड। तो यहाँ कई सारे कंडीशन है, तो इफ़ के साथ एल्स इफ भी लगेगा। इसी तरह आप देख लो 70 से बड़ा है या बराबर है, 71 से बड़ा है या 71 के बराबर है मार्क्स, और साथ ही साथ में वो 80 से छोटा या उससे बराबर है, तो हम ग्रेड C कर देंगे। बस हमारे प्रोग्राम में ग्रेड D नहीं है, ठीक है। एंड अगर वो 70 से कम पाता है तो हम उसको फेल कर देंगे। इफ़ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 70 तो वो फेल हो जाएगा। ये पूरा हमारा लॉजिक है, जो कि हमें किसे देना है, ये लॉजिक हमें देना है अपने प्रोग्राम को। इस बेसिस पे वो ग्रेड्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो भाई बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया ही प्रोग्राम बना लेते हैं, कोटलिन 4th ग्रेड मेकर, या दे देते हैं 4th में मार्क्स टू ग्रेड, क्लास नहीं होगी, फाइल होगी, हम बनाएंगे फंक्शन मेन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मार्क्स को इनपुट कराना है, तो हम कहेंगे चलो भाई, हम कहेंगे प्रिंट ln और हम लिखेंगे एंटर मार्क्स, आप मार्क्स एंटर कर दीजिए और उसको रीड कर लेते हैं। तो एक लेते हैं वेल मार्क्स इज इक्वल टू रीड ln डॉट टू इंटीजर, अभी मान लेते हैं इंटीजर ले लेंगे, अगर कुछ और होता है तो आप एरर दे दीजिए, ठीक है। मार्क्स आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है, लॉजिक लगाना है कि पहले सवाल ही लॉजिक लगाना है। तो मैं कहूँगा इफ़ अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी होती है या छोटी होती है, बराबर होती है किससे, 100 से, साथ ही साथ में मार्क्स की वैल्यू
बड़ी होती है, बराबर होती है 91 से, तो हम कहेंगे प्रिंट कर दो प्रिंट ln ग्रेड ए। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू कंपेरिजन शुड बी कन्वर्टेड टू रेंज चेक। रेंज चेक भी लगा सकते हो कुछ ऐसे भी, बट मैं कहूँगा नहीं, अभी ये सब चीज़ नहीं सीखा है तो हम बाद में सिखाएंगे जी। आप डायरेक्टली ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंबाइन करने के लिए। आप रेंज भी लगा सकते थे, बट मैं कहूँगा ठीक है नहीं है, इन ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट मैं कहूँगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, उसके लिए लिखेंगे इफ़ एल्स इफ़, और फिर मैं वही लगाऊंगा अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी है, बराबर है, या पहले छोटा करो, छोटी है, बराबर है 90 से, एंड मार्क्स बड़ा है, बराबर है 81, तो प्रिंट ln होगा ग्रेड बी। ठीक है, एल्स इफ अगर मार्क्स छोटा है, बराबर है 80 से, एंड मार्क्स बड़ा है, बराबर है 71 से, तो प्रिंट ln कर देंगे ग्रेड सी। ठीक है, बाकी आप लॉजिक्स को यहाँ देख लो, सी के बाद फेल है डायरेक्टली। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो मैं कहूँगा प्रिंट ln एल्स फेल। तो आपका लॉजिक रेडी है एंड इसको चला सकते हो डायरेक्टली, देखते हैं भाई। ठीक है, मार्क्स 67 डालते हैं, 67 तो फेल हो जाएगा बंदा, फिर रन करो। ठीक है, 89 ग्रेड बी, फिर रन करो 95 ग्रेड ए। ठीक है, चल रहा है परफेक्ट। तो ये रेंज है, मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी चेक किया, साथ ही साथ में हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि भैया कंबाइन किया दो कंडीशंस को कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, बट अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो एक्चुअली ये है वो एक्चुअली रेंज है। इसको हम थोड़ा पीछे भेजते हैं, फ्रंट बैक। ये एक्चुअली बन रहा है रेंज 91 से लेकर के 100, ये रेंज है। और रेंज के लिए कोटलिन में एक तगड़ी चीज़ है, रेंज के लिए एक तगड़ी चीज़ है। आप देखो, हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि अगर जो मार्क्स है, इन मार्क्स अगर 91 से लेकर के 100 के बीच में है, ये देखो 2 डॉट लगाएंगे बस, ये रेंज डिसाइड हो जाएगा। और इनकी हेल्प से ये पता लगा जाएगा इस रेंज में ये है कि नहीं है, 91 से लेकर 100 के बीच में है कि नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पे 90 से 81 से लेकर के और 90 तक लगा सकते हैं। हम कहेंगे मार्क्स इन 81 से लेकर के और 90 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे 80 से लेकर 71 तक लगा देंगे, या 71 से लेकर 80 तक लगा देंगे। मार्क्स इन 71 से लेकर के 80। तो आप देखो बहुत आसान हो गई कोडिंग। अब आप रन करो, काम वही होगा, बट लिखने का तरीका बदल गया। अब जो आप कंडीशन कंबाइन करते थे वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने कहा डाल देते हैं 82 83 मार्क ग्रेड बी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके साथ ही साथ में और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर या जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं उसको इफ़ के अंदर कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेशन की हेल्प से उसको एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और दे रहा है कि आप यहाँ पे व्हेन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, स्विच जिसको हम लोग जावा सी में भी बोलते थे, बट मैं वो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ले लेंगे वेरिएबल वेर या वेल ग्रेड, जो कि होगा कैर टाइप का वेरिएबल कैर। ठीक है, और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे सिंपली ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड बी एंड एफ। बस इस ग्रेड में हमारा एक्चुअल ग्रेड आ जाएगा। फिर आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अगर किसी फंक्शन पास करना हो, कहीं भी पास करना तो यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली कहूँगा प्रिंट ln एंड ग्रेड इज एंड देन ग्रेड। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। फेल। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। एक सजेशन और दे रहा है, अच्छा ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। इफ एल्स को आप ऐसे यूज़ करोगे, कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने कर लिए। अगर आपके पास बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है, कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हो, तो उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए व्हेन स्विच, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच को भी आप यूज़ कर सकते हो, व्हेन एक्सप्रेशन। ठीक है, स्विच जिसको हम लोग बोलते थे पहले, बट अब हम बोलेंगे व्हेन एक्सप्रेशन,
व्हेन एक्सप्रेशन एंड बेसिकली ये कंडीशन ब्रांचिंग के लिए यूज होता है। कंडीशन ब्रांचिंग का मतलब एक से ज़्यादा अगर कंडीशन है, जैसे यहाँ पे है ना, एक कंडीशन आप नहीं लगाया, एक कंडीशन नहीं लगाया, एक कंडीशन लगाया, तो उस केस में आपको इफ एल्स या एल्स इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, लैडर बनाने की जरूरत नहीं है। आधार के लिए आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट व्हेन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है देखो, पहले देखते हैं, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए एंड रिप्लेस विद व्हेन कर दीजिए। देखिए ठीक है, इसने पूरा चेंज कर दिया। हम आपको बारी बारी से करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं कहूँगा देखिए इसको कमेंट आउट क्यों कर दो। व्हेन एक्सप्रेशन भी रिटर्न करेगा वैल्यू, तो मैं कहूँगा वेल ग्रेड नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और ये कैरेक्टर टाइप का ही होगा वेरिएबल। ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा व्हेन। ठीक है, अब व्हेन के अंदर क्या क्या करना है आप देखते जाइए। ये इसकी बॉडी है। ठीक है, व्हेन में सबसे पहले तो आपको एक नंबर देना है, तो चलो इसको हम देते हैं मार्क्स। ये व्हेन का इनपुट है, लेकिन इस इनपुट के अनुसार आपको बताना है कि ये करना क्या है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मार्क्स जो है, इस मार्क्स का कंपैरिजन करना, तो मैं पहला कंपैरिजन करता हूँ। मार्क्स अगर हो जाता है 91 से ले करके 100 के बीच में, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है ए। ठीक है, एक कंडीशन हो गई, ये एक्चुअली आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन मैच हो रही है इस मार्क्स से, तो ये कंडीशन इस मार्क्स से मैच हो रही। मार्क्स अगर इन हो जा रहा है इतने में, तो रिटर्न हो जाएगा ए। फिर हम लगाएंगे एल्स, मतलब एल्स नहीं, उसके बाद वाला कंडीशन। अगर ये हो जाता है 81 से ले करके 90 के बीच में, तो हम रिटर्न करेंगे बी कैरेक्टर। अब कैरेक्टर इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर ले रखा है। अदरवाइज आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हम कहेंगे कि अगर 71 से ले करके अगर 80 हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से सी। ठीक है, एंड फाइनली एक एल्स होना चाहिए इसमें भी, ये चीज़ याद रखिएगा, एल्स होना चाहिए। एल्स में हम रिटर्न कर देंगे एफ। ये देखिए, तो ये सिंपल सा कंडीशन है। व्हेन सिंपली मतलब व्हेन मतलब जब मार्क्स की वैल्यू इस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो रिटर्न होके ये आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगी तो ये आ जाएगा, अदरवाइज ये तीनों नहीं सेटिस्फाई की तो ये आ जाएगा। बस रन करो, अभी वही काम होगा। तो व्हेन मतलब सिंपली हमारा क्या है भाई, ये स्विच ही है। ठीक है, तो अगर मैंने डाल दिया 77, तो ग्रेड सी आ जाएगा, ग्रेड ए सी। आप यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं एक ही वर्ड हो, अगर मल्टीपल वर्ड है तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ब्रांच मतलब आप ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पे भी आप ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल है। कोई लॉजिक भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। ब्लॉक आ गया तो ब्लॉक लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होगा क्या, जब भी ब्लॉक चलेगा तो प्रिंट करेगा देन रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे सपोज हमने डाला 76, तो देखो टेस्टिंग देन से ही रिटर्न हुआ। तो इस हिसाब से ब्रांचिंग कर सकते हो। इसी हिसाब से आप सपोज आप डेज का नाम कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली जो व्हेन एक्सप्रेशन है वो स्विच की तरह यूज होता है, और ये बेसिकली यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो और उनको ब्रांच करना हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सीक्वेंशली मैनेज किया जाता है, मैच किया जाता है, और अगर कोई मैच नहीं होता तो ये एल्स चलता ही चलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत बार इसको यूज़ किया जाता है इनम्स में, तो इनम्स डिफाइन करके हम लोग इनम्स भी यूज़ कर सकते थे, अलग अलग काम कर सकते थे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं लूप्स पढ़ते हैं। आई थिंक इफ एल्स बहुत हो गया, लूप्स के साथ भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। चलो यार, तो अब हम पढ़ते हैं लूप्स। लूप्स एक तगड़ी चीज़ है कोटलिन में। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, 3 ही लूप्स हमें पढ़ने हैं। बट यार यहाँ पे फॉर लूप हल्का सा अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हो या पाइथन सीखी हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा, बट अगर आपने सी जावा सीखी हो तो थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर लूप जावा में फॉर लूप पढ़ रखा है तो थोड़ा सा सेम जैसा लगेगा। तो हम लोग चलते हैं भाई, तीनों लूप पढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं एंड आ जाते हैं यहाँ पे। एंड लूप के लिए, लूप को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है, नाम देते हैं ये जो है ये 5th लूप एग्जाम्पल, लूप एग्जाम्पल। ठीक है, एंड बना लेते हैं फंक्शन मेन एंड अच्छा .kt तो बनाया नहीं यार, यहाँ पे इसको रीनेम कर लो, रिफैक्टर पे चल लो, .kt। ठीक है, फंक्शन मेन बन गया। यहाँ पे हम लगाएंगे, प्रिंट कर देते हैं, पहले प्रिंट कर लेते हैं। बहुत आराम से करो यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिख देते हैं लूप एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लूप्स एक्चुअली किस लिए हैं गाइस।
लूप्स होते हैं एक्चुअली चीज़ों को रिपीट करने के लिए, ठीक है। लूप्स किस लिए होते हैं? चीज़ों को रिपीट करने के लिए। अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ रिपीट करना है, बस आप यही वर्ड याद रखिए, रिपीट। रिपीट करना है। अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी रिपीट करना है तो आप लूप्स का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज मैं आपसे कहूँ कि यार आप एक बार अपना नाम प्रिंट कर दो, तो आप क्या करोगे? एक बार यहाँ पे आओगे और लेट्स सी प्रिंट एन यूज़ करोगे और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे। सपोज आपका नाम दुर्गेश है तो आप दुर्गेश प्रिंट कर दो। मैं कहूँगा 2 बार कर दो, तो आप दूसरी बार आओगे यहाँ पे और प्रिंट कर दोगे दुर्गेश। बहुत लोग कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, वो कंट्रोल डी दबा कर लेंगे। तीसरी बार मैं कहूँगा एक बार और प्रिंट कर दो, एक बार और कंट्रोल डी कर लेंगे। बहुत लोग खुद से करेंगे, बहुत लोग कंट्रोल डी से कर लेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि यार सर अभी तो एक बार बोल रहे थे, 2 बार बोल रहे थे, 3 बार बोल रहे थे, 4 बार बोल रहे थे, हो सकता है सर 1000 बार बोल दें, 2000 बार बोल दें, 1,00,000 बार बोल दें, तो कितनी बार आप कंट्रोल दे पाओगे? कितना बड़ा कोड हो जाएगा? प्रॉब्लम है ना। तो बहुत बार क्या होता है, चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत होती है n नंबर ऑफ टाइम, या इटरेट करने की जरूरत होती है n नंबर ऑफ टाइम्स, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार। तो वहां पे यूज होता है लूप का मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली फ्लो कैसा होता है, एग्जीक्यूशन कैसा होता है, ठीक है। देखिए, या फ्लो चार्ट कह सकते हो कैसा होता है। तो इसमें भी क्या होगा, लूप में आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, या अलग अलग होता है, बट एक काम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगी होगी, सो लेट मी पुट द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। चलो, ये कंडीशन है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, कॉन्ड लिख देता हूँ, कॉन्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अब ये डिसाइड होगा कि आपको रिपीट करना है चीज़ों को कि रिपीट नहीं करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी है सपोज। तो अलग अलग हैं, जैसे वाइल लूप अगर बात करें, वाइल लूप की बात करें तो जैसे हम बात करें वाइल लूप की, तो ये वाइल लूप की बात करते हैं पहले। तो वाइल लूप है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले कंडीशन ही चेक हो जाएगी। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये छोटा सा होगा, जैसे आपने स्टार्ट किया तो पहले कंडीशन चेक हो जाएगी। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू तो आप नीचे आओगे और बॉडी एग्जीक्यूट करोगे, और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद आप फिर से वापस जाओगे, कंडीशन को चेक करोगे। बात समझ गए? तो इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू हुई तो ये काम करोगे, बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट बॉडी। ये सपोज यहाँ पे आपकी बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे सपोज, हाँ चलो ये बॉडी है। अगर कंडीशन ट्रू है, आप आए, बॉडी एग्जीक्यूट किया, देन आप फिर से जाओगे, कंडीशन चेक करोगे, फिर कंडीशन ट्रू, फिर आप आओगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इनकेस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एग्जिट कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। किस केस में? जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसमें क्या है, पूरा कंट्रोल किसकी हेल्प से हो रहा है? कंडीशन की हेल्प से हो रहा है। जब तक कंडीशन ट्रू है, तो अगर आपको 1000 बार रिपीट करना है ये वाली बॉडी, तो आप ऐसा कंडीशन लगाओ कि 1000 बार तक तो ट्रू है, और जैसे 1000 फर्स्ट टाइम, या जैसे एक ज़्यादा बड़े 1000 से अब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और आप एग्जिट कर जाओ। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आपका रिपीटेशन है, ये चीज़ आप रिपीट कर पा रहे हो यहाँ पे। समझे बात को? आई होप आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने समझाया था आपको कौन सा लूप, ये हमने समझाया था आपको वाइल लूप। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में पहले बॉडी होती है, देन आपका कंडीशन होता है। मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। रिपीट तो ये भी करेगा, बट पहले बॉडी होगी, देन कंडीशन होगा। तो डू वाइल ऑप्शन देखो कैसा होता है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपने कंडीशन चेक किया, जैसे स्टार्ट हुआ पॉइंट। इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा आपका, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, तो इसमें स्टार्ट करते समय आपकी बॉडी यहीं पे है, बॉडी यहीं है। बॉडी मतलब यहीं पे कोड आपने लिख दिया है, ये इधर रख देते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं, बैक पीछे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन, ये पूरी बॉडी आपने कोड यहीं लिख रखा है। तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हुआ, देन जाकर के कंडीशन चेक होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ
कंडीशन, ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है, हाँ है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो कंडीशन ट्रू हुआ तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ से फिर से वापस जाना है बॉडी के पास, फिर आ जाओ वापस। चलो तो यहाँ पे फिर से वापस आएंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, फिर से ओके यहाँ आ जाएंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपने कंडीशन को ट्रू कर रखा है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, आप एग्जिट कर जाओगे। और ये आपका क्या है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। ये कब होगा, जब आपको कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इन दैट केस। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है किसका, डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप ऐसे शुरू होगा, आप जाओगे पहले बॉडी चेक करोगे, कंडीशन ये रही बॉडी आपकी, पहले बॉडी एग्जीक्यूट कर दोगे, तब आप कंडीशन चेक करोगे, फिर डिसाइड होगा ट्रू फॉल्स कि ट्रू है तो वापस फिर से जाओगे बॉडी रिटर्न करोगे, फिर ट्रू है फिर जाओगे, फिर ट्रू है फिर जाओगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जिट कर। इसमें पहले कंडीशन चेक कर लोगे तब जा करके बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये एंट्री कंट्रोल है, एंट्री पे ही आपने गार्ड लगा दिया। और ये एग्जिट कंट्रोल है, जब आप एग्जिट करने जाओगे तब वहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये दोनों हैं, कंडीशन ट्रू तो रिपीट करना है, कंडीशन ट्रू तो रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हमें नाम प्रिंट करना था 10 बार, तो आप वाइल लगाओ और ये कंडीशन है, ये बॉडी, पहले कंडीशन तब बॉडी, ये आपकी कंडीशन है और ये बॉडी है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपकी बॉडी है। बॉडी मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स लिखने जो रिपीट करने हैं स्टेटमेंट, और ये कंडीशन है। तो मैं कहूँगा जब तक कुछ ऐसा करो कि जब तक 10 बार अगर प्रिंट करना है तो 10 बार चले, 10 बार कंडीशन ट्रू है, फिर 11वीं बार फॉल्स हो जाए। तो मैं कहूँगा एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे एक वैर नंबर लेते हैं या काउंट ले लेते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं 1। तो मैं कहूँगा जब तक काउंट की वैल्यू छोटी है या बराबर है 10 तब तक ट्रू आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँगा, लिख दूँगा println और यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, बात समझ गए। ये कुछ और कह रहा है बट अभी इसकी बात नहीं माननी है। ठीक है, काउंट इज ऑलवेज ट्रू बता रहा है। ठीक है, तो इसकी बात अभी नहीं मानी, अभी आपको अपना दिमाग लगाना। तो काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 10 से छोटी बिल्कुल आएगा, प्रिंट करेगा, फिर आ जाएगा वापस, फिर 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। तो ये चलता रहेगा हमेशा, कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा ही नहीं। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम क्या करते हैं, काउंट को बढ़ा भी दे देंगे करके, काउंट को प्लस मैंने कर दिया। अब क्या होगा, आएगा सबसे पहले आएगा, ये चेक करेगा काउंट की वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटी है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, काउंट प्रिंट हो जाएगा। बट काउंट मुझे नहीं प्रिंट करना था, मुझे नंबर प्रिंट, अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ अपना नाम प्रिंट कर। फिर काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, देन काउंट की वैल्यू 1 से अब 2 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, 2 चेक होगा, 2 क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल प्रिंट करेगा, फिर से काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 11 होगी यहाँ पे वैल्यू तब ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा है। अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लूप नहीं चलेगा, ये लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। सॉरी, कहाँ चलेगा भाई हम लोग, यही ना, पूरा ही कमेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आऊँगा, लिख दूंगा println लूप एग्जिटेड। ठीक है, चलो रन करो, देखो ये देखिए 10 बार दुर्गेश प्रिंट हुआ। इसको देखने के लिए मैं दुर्गेश के बाद काउंट की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ, तो पता चलेगा कौन से काउंट पे क्या प्रिंट हुआ। ये देखो, ठीक है, दुर्गेश 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हुआ। तो कंडीशन का ही पूरा खेला है वाइल में। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपने ट्रू रखा है तो ये चलेगा, फॉल्स रखा है तो नहीं चलेगा, बस यही समझना है। अब आप जितनी बार रखोगे ट्रू फॉल्स उतने हिसाब से आपका कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसी चीज़ को आप उल्टा भी कर सकते थे, पहले आप प्रिंट कर दो तब चेक करो, तो उसमें क्या है कि एक बार चलेगा ही चलेगा कंडीशन, ये वाला। ठीक है, इसमें आपने प्रिंट कर दिया तब चेक किया, तो फर्स्ट बार में कंडीशन नहीं चेक हो रही है, इसमें पहली बार में भी चेक हो रही है। तो कभी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको पहली बार कंडीशन चलाना ही चलाना है तो आप ये करो, इसमें भी आप यही उल्टा कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइल से किया था, इसको डू वाइल से करते हैं। डू लगाएंगे, पहले कर दो फिर कंडीशन चेक करो। डू का मतलब ये डू मतलब डू योर वर्क, देन चेक करो करना है कि नहीं करना है। तो आप यहाँ पे आओ लास्ट में, और यहाँ पे आपको वाइल लगाने की ज़रूरत है, सेमी कोलन भी लगाने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है गाइज, इसमें वाइल के बाद सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वाइल के बाद सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, काउंट अगर छोटा है बराबर है 10 से तो हमें चलाना है,
और हम कहेंगे सॉरी println दुर्गेश देन काउंट, ठीक है। एंड फिर से हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाना भी है तो मैं क्या करता हूँ काउंट प्लस प्लस कर देते, ठीक है। तो लेकिन ये एक कम बार ही चलेगा क्योंकि 1 से डायरेक्टली 1 हो जाएगी वैल्यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 9 बार ही चलेगा लूप। नहीं ठीक तो है, ठीक है, कोई इशू नहीं, 10 बार है, परफेक्ट। तो इस हिसाब से चला सकते हो। बस अंतर यही है कि इस वाले में वाइल के साथ कंडीशन आपने पहले लगाया दिया था, इसमें वाइल के बाद अपने कंडीशन बाद में लगाया। इसमें अंतर है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, कंडीशंस लास्ट में चेक हो रहे हैं। इसमें अंतर है कि एंट्री कंट्रोल है, कंडीशन पहले चेक हो रहे हैं। इसमें एक बार लूप चल रहा है बिना कंडीशन चेक किए हुए, इसमें हर बार लूप चल रहा है कंडीशन चेक किए हुए। इसमें अगर कंडीशन फॉल्स है तब एक को बार लूप नहीं चलेगा, इसमें अगर कंडीशंस फॉल्स हो गई तब भी एक बार लूप चलेगा, तब कंडीशन चेक होगी। बात समझ में? तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये रही बात लूप की। इस पर कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग फॉर लूप समझ लेते हैं। कौन सा लूप? फॉर लूप समझ लेते हैं। 2 लूप हो गए एंड फाइनली फॉर लूप, जो कि इसमें बहुत तगड़ा लूप है फॉर लूप। अब ये लूप सेम है जैसे आप यूज़ करते होंगे। क्या लूप को ऐसे लिखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, रिपीट करना है तो फॉर लूप, ठीक है। तो ये लूप कुछ मैच कर रहा है इनहेंस फॉर लूप या फॉर लूप से, फॉर ईच लूप से जावा में या सी शार्प वगैरह में, ठीक है। इसमें आपको कलेक्शन डिफाइन करना है बस। कलेक्शन मतलब एक एरे है, उस एरे को रिपीट करने है बस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। सिंटेक्स यही है कि आपको लिखना है फॉर, फिर आपको एक वेरिएबल लेना है इसके अंदर, वेरिएबल सपोज मैंने आई ले लिया, और फिर इन यूज़ करना और यहाँ पे आपको रेंज लिखना है बस। अब वो एक एक एलिमेंट रेंज का निकालता जाएगा और आपको देता जाएगा। यही पूरी कहानी है, यही पूरी कहानी है, ठीक है, यही पूरी कहानी है लूप की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 से 10 तक लूप चलाना है तो सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए, अगर आपको फॉर लूप यूज़ करना है तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको रेंज पता होनी चाहिए कि रेंज क्या होगी। अगर रेंज पता है तो आप लगा सकते हो। और रेंज बनाने के लिए बहुत आसान है, आपको यूज़ करना है डबल डॉट। अगर आपको 1 से 10 तक रेंज बनानी है तो 1 डबल डॉट 10, तो एक रेंज रेडी है, ठीक है। अगर आपको 10 से 100 तक रेंज बनानी है तो 10 डबल डॉट 100, रेंज बन गया। ऐसा करके रेंज बना सकते हो, उल्टा भी रेंज बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमें 1 से 10 तक लूप चलाना है फॉर लूप, तो हम कहेंगे फॉर, ये आपकी बॉडी है, बॉडी मतलब लूप की बॉडी। मैं कहूँगा ये पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है यार, मैं कहूँगा प्रिंटलन एंड लिखते हैं फॉर लूप, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, एक वेरिएबल है ना आई एन, रेंज 1 से 10, बन गया रेंज। ये देखिए, ये लेस देन इक्वल टू मैंने नहीं लिखा, बस मैंने 2 डॉट लगाया, 1 डॉट डॉट 10, बस 1 से 10 तक का रेंज रेडी है। अब आपका आई की वैल्यू 1 से 10 तक चलती जाएगी, देखिए रिपीट होता जाएगा। देखिए फॉर लूप एल एन लगा दो, अलग अलग लाइन में करना है तो एल एन लगा दो, ये देखिए, ठीक है। इस तरह आई की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है तो फॉर लूप आई मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। रेंज को आप बदल भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं एक ही चलाओ, आप 100 से चला सकते हो 110 तक। तो 100 से स्टार्ट होगी रेंज, 110 तक जाएगी तो आई पहले 100 होगा, 101 होगा, ये देखिए 100 101। तो ये लूप है, तो ये लूप है, ठीक है। बाकी रेंज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस, कोई ज़रूरी नहीं आप यही तरीका यूज़ करो। आप उल्टा भी लूप चला सकते हो, कुछ ऐसा रेंज बना सकते हो फॉर, अब आई उल्टा चलने वाला है तो मैं कहूँ फॉर आई इन, मैं कहूँगा रेंज स्टार्ट होगी 10 से डाउन टू जाएगी ये 1 तक, तो उल्टा चलेगा। रेंज का सब कहानी है, रेंज आपकी कैसी है। मैं कहूँगा प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, तो अब आपके 10 से लेकर 1 तक वैल्यू प्रिंट होगी, ये देखिए 10 9 7 6 1 2, इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा स्टेप्स भी हैं इसमें, आपको एक के बाद एक छोड़ना है, एक के बाद 2 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, ये भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लूप चलाना है जो उसमें सारे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं कहूँगा फॉर आई इन मैं कहूँगा 0 से शुरू करो, चलो
100 तक स्टेप्स मैं यूज़ करूँगा 1 का। प्रिंट करो सबको। आई को प्रिंट कर दो। लेट मी सी क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए 0 के बाद 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है। ठीक, एक स्टेप होता है। तो हम कहेंगे स्टेप को मैं 2 करूँगा, रन करूँगा। ये देखिए 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये 10 तक के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर दे। इसी तरह स्टेप्स आप 3 रख सकते हो। 100 सारे आप 3 मतलब 0 प्रिंट होगा, फिर ये देखिए 0 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 6, 9 ऐसे करके प्रिंट हुआ। तो स्टेप से आप गैपिंग भी कर सकते हो कि कितने स्टेप सीढ़ी चढ़नी है। पहले आपने 0 चढ़ा, फिर 3 चढ़ना है, मतलब 0, 1 1, 2 और फिर 3rd प्रिंट होगा, फिर 4, 5 और 6 प्रिंट होगा, 7, 8 और फिर 9 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप्स भी डिफाइन कर सकते हो। और भी तरीके हैं स्टेप्स को क्रिएट करने के। उल्टा भी लूप मैंने बताया ना, चला सकते हो डाउन से, डाउन 2 से। जैसे आप अंटिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फॉर I in 1 until 10, वही चीज़ है I इक्वल टू I। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है, देखो until कैन बी रिप्लेस्ड विथ लेस देन ऑपरेटर। तो आप लेस देन वाला डॉट यूज़ कर सकते हो, बट until यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया। बट वो तो सजेशन था किसका, वो तो सजेशन था इंटेलिजेंट आइडिया। ये देखो, तो वही तरीका है, यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली बात है क्या, इसकी अंटिल में क्या है कि 1 से तो लूप स्टार्ट हुआ, ये देखो। ठीक है, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 10 तक नहीं आया, तो ये इंक्लूड नहीं है। बट अगर आप डबल डॉट यूज़ करते हो तो ये इंक्लूडेड है, 10 तक प्रिंट होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई चीज़ एक्सक्लूड करनी है तो आपको एक ज़्यादा तक लूप चलाना है। मतलब अगर आपको 10 चाहिए तो, या जैसे आपको 10 छोड़ना है तो आप 9 तक ही रखिएगा यहाँ पे, तो 10 छूटेगा। तो ये सब चीज़ आप यूज़ करोगे तो आप समझ गए। ठीक है, तो ये 3 लूप हैं, 3 तरीके से काम होंगे। आप जैसे कुछ और चीज़ें, जैसे आपको एरे, मैंने आपको सिखाया था एरे एक बना लो। डेटा टाइप्स कहाँ गया, यहाँ पे मैंने एक एरे आपको बना के दिखाई थी, जिसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ रखी थी। तो यहाँ पे हम उन एक्टिविटीज़ को लूप से ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये देखिए एक्टिविटीज़ मैंने कॉपी कर लिया, और आप यहाँ लगा सकते हो फॉर एक्टिविटी इन फेवरेट एक्टिविटीज़। बस ये अपने आप में एक रेंज है, सीक्वेंस है, अपने आप में एक कलेक्शन है। तो एक एक करके इस एक्टिविटी में आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे एक्टिविटी को प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, सो आप देखोगे, ये देखिए आपके पास क्रिकेट, चेस, म्यूज़िक आ गए, एक्टिविटीज़ आ गई। बाकी आप इस पर और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एरे है तो एरे पे सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे आप रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके इसमें उल्टा आ जाएगा स्ट्रिंग। ये देखिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग, म्यूज़िक, चेस एंड देन क्रिकेट आए। तो आपके पास बस सीक्वेंस होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, और आप फॉर लूप की हेल्प से उसको ट्रेवर्स कर सकते हो। कलेक्शन रेंज कैसे बनाते हैं अभी मैंने बता दिया। डबल डॉट यूज़ करो, डाउन टू यूज़ करो, अंटिल यूज़ करो, और भी तरीके हो सकते हैं, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। थोड़ा सा हेल्प आप गूगल से भी ले लीजिए। ये क्वेश्चन है यार, ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ प्रैक्टिस थी जो हम लोगों ने की। नेक्स्ट क्या करते हैं यार, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम लोग अपने लूप्स के, कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, प्रोग्राम्स भी बता दूंगा। तो यहाँ पे एक हम लोग और फाइल बना लेते हैं कोटलिन की, एंड नाम देते हैं उसका 6 प्रोग्राम प्रैक्टिस। ठीक है, एंड सबसे पहला प्रोग्राम हम करेंगे, हमारे पास, मैं सिनारियो समझा दूंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना और बाकी प्रोग्राम्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर होगा, हमें करना है राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड काउंट द डिजिट। कितने डिजिट हैं वो काउंट करना है। ठीक है, एक प्रोग्राम और है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर फ्रॉम यूज़र एंड रिवर्स इट। इसमें कुछ मैं करूँगा, कुछ आपको दूंगा टास्क। ठीक है, एक और प्रोग्राम करना है हमें, राइट अ
program to take number from user and find the sum of cube of each digit of नंबर। ये सब कोटलिन की हेल्प से करना है, कोटलिन के लूप्स की हेल्प से करना है। तो 3 प्रोग्राम हो गए। नंबर के एक में डिजिट को निकाल के काउंट करना है, रिवर्स करना है, डिजिट को उल्टा करना है, रिवर्स मतलब डिजिट को रिवर्स कर देना है, एंड यहाँ पे एक करना है हमें इनपुट लेना है और हमें हर एक डिजिट के क्यूब को निकालना है। देन हमें राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक प्राइम नंबर चेक करना है। 4 हो गए। फाइनली कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग कर सकते हैं। प्राइम नंबर हो गया चेक करने के लिए, एंड जैसे और भी कुछ टास्क अब ऑन द स्पॉट मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बट ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको कुछ लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई, एंड दैट्स इट। इतना 4 करते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, सो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रोग्राम करते हैं। पहला प्रोग्राम, हमें एक नंबर लेना है और उसमें कितनी डिजिट्स हैं काउंट करना है। तो हम फंक्शन बनाएंगे, या एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन काउंट डिजिट, और इसको दे देंगे अपना नंबर वैल, या डायरेक्टली आप नंबर ले लो, एंड नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ये फंक्शन हमारा काउंट डिजिट का काम करेगा। इसी के अंदर हम कोड लिखेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक फॉर काउंट डिजिट, ठीक है। ये फंक्शन कॉल कहाँ से करेंगे? हम मेन से कॉल करेंगे, क्योंकि मेन ही कॉल होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली नंबर पास कर देंगे, काउंट डिजिट, और यहाँ एक नंबर पास कर देंगे। ये नंबर आएगा कहाँ से? ये नंबर हम ले लेंगे इनपुट। मैं कहूँगा प्रिंट, कहूँगा एंटर नंबर, एल लगा दो, और इस नंबर को लेते हैं हम लोग इनपुट। हम कहेंगे वैल नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, रीड एल डॉट टू इंटीजर, ठीक है। और ये नंबर हमने यहाँ से पास कर दिया बस। अब एक्चुअली ये चलेगा, एक बार आप ट्राई करके देख लो, काउंटिंग डिजिट, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना है और काउंटिंग डिजिट हमारा आना चाहिए आउटपुट। तो नंबर डालते हैं, हमने कहा काउंटिंग डिजिट आ रहा है, परफेक्ट। दैट मीन्स यहाँ तक हमारा कंट्रोल पहुँच रहा है। यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। सो करेंगे वैसे कोड। अब बात समझिएगा, सबसे पहले हमें डिजिट निकालना क्या है, कैसे? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर है। आपको पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ। सो हमारा लॉजिक कहाँ गया भाई? ये रहा लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर होता है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। नंबर है 2 3 4 5 9, ठीक है। अब डिजिट कैसे निकालेंगे हम, काउंट कैसे करेंगे? पहले तो डिजिट निकालनी पड़ेगी ना। हम एक काउंटर ले लेंगे, काउंट, और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे इनिशियली 0। अभी हमने कोई काउंट नहीं किया तो काउंट की 0। एक काउंटर ले लेते हैं पहले ही, एक स्टेप बाय स्टेप करते भी चलते हैं। हम यहाँ पे काउंटर ले लेते हैं 0, तो हम लिखेंगे वेर काउंट की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। अब हम एक डिजिट निकालेंगे यहाँ से। ये पूरा नंबर है हमारा, ये नंबर है, तो हम ये 9 को निकालेंगे, और 9 जैसे निकलेगा हम काउंट को 0 से हटाएंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे, 1 हो जाएगा काउंट। डिजिट को निकालेंगे कैसे? जो नंबर है ये n, उस नंबर को आप n mod 10 कर दो, आपकी डिजिट आ जाएगी, लास्ट डिजिट आ जाएगी, 9 आ जाएगा, और हम मॉड करेंगे और हम काउंटर को बढ़ा देंगे। उसके बाद नंबर से लास्ट डिजिट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 10। तो क्या होगा, 9 नंबर से हट जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम कहेंगे, हम लूप को चलाएंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक नंबर 0 से बड़ा रहता है। 0 से छोटा इसका मतलब अब डिजिट काउंट नहीं करनी। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक डिजिट निकालेंगे। तो हम कहेंगे जो नंबर है उसको मॉड कर दो 10 से, एक डिजिट निकल आएगी। चाहो तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिट आ गई तो हम काउंट को कर देते हैं ++। लेकिन अब जो नंबर है उसमें अभी भी लास्ट डिजिट है, उस लास्ट डिजिट को हटाने के लिए, क्योंकि वो तो काउंट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? इस 9 को हटाने के लिए हम करेंगे नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, बस आपका लास्ट डिजिट हट जाएगा। और बता दें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रिप्लेसेबल विद ऑपरेटर असाइनमेंट। ओके, रिप्लेस कर दो, इस तरह कर सकते हैं। ये किस चीज़ की वैल्यू है? वैल कैन नॉट बी री असाइंड। तो नंबर वैल है क्या भाई? इसको वैर कर दें। वैर तो यहाँ पे लगा भी नहीं सकते,
वेयर और द फंक्शन नॉट अलाउड, फंक्शन में वेयर नहीं अलाउड है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं वेरिएबल n और n में डाल देते हैं नंबर, और यहाँ पे हम लोग n यूज़ करते हैं, यहाँ भी n यूज़ करेंगे और यहाँ भी n यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली n डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है। तो बस लास्ट डिजिट हट जाएगी और फिर ऊपर लूप जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी, चेक करने जाएगा। और जब 9 हट गया, ये 9 हट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये चीज़ बची, और ये भी अभी 0 से बड़ी है, तो फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, काउंटर हमारा बढ़ता जाएगा। लास्टली हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि एक्चुअली कितने डिजिट्स थी हमारे पास। यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इज, एंड देन हम यहाँ पे काउंट प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स इट। राइट क्लिक करके रन करेंगे और आपका प्रोग्राम डन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हमने डाला कुछ ऐसा नंबर 3 और नंबर ऑफ डिजिट 3 आ जाएंगी, ये देखो। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है, ये यूजर को रिवर्स करना है। ये एक्चुअली मैथ्स का लॉजिक है, तो आप ट्राई करिए कैसे करना है, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है गाइस, वो हमें किसी नंबर को रिवर्स करना है। डिजिट काउंट कर लिया हमने। एक बार अगर आपने लॉजिक नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लॉजिक जा करके देखिए एंड लॉजिक को समझिए कैसे कि हमने एक डिजिट निकालना और अपने काउंटर को बढ़ा दिया, बस इतना लॉजिक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे रिवर्स करेंगे नंबर को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन बनाते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हम लोगों ने काउंट डिजिट का बनाया, वैसे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं रिवर्स नंबर का, ठीक है। इसमें भी हम अपना नंबर दे देंगे, ठीक है, और इसी नंबर को हमें रिवर्स करना है। यहाँ पे हम अपना रिवर्स लॉजिक देंगे, ठीक है। और ये नंबर हम यहाँ से एग्जैक्टली यही वाला पहले हम डिजिट काउंट को हटा देते हैं एंड रिवर्स नंबर को कॉल कर लेते हैं और अपना नंबर यहाँ पे पास कर देते हैं। अब अच्छा तरीका तो ये होता है कि जो नंबर हम पास कर रहे हैं रिवर्स होकर फंक्शन भी हमें वही नंबर रिटर्न करें, बट अभी हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, नंबर को रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक वैर बनाऊंगा, एन ले लूँगा और एन में डाल दूंगा अपना नंबर। एन को ही मैं एन को ही चेंज करूँगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लेकिन नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। नंबर्स को रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 4523 ऐसा करके नंबर है, या सपोज 453 ये नंबर है एंड ये नंबर है, इस नंबर को रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करेंगे रिवर्स, बात समझिएगा। रिवर्स को कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिजिट निकालेंगे। तो हमें क्या सोचना है यार, हमें ये एक नंबर है, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है एंड हमें ये सोचना है कि इसको कैसे रिवर्स करेंगे। दैट मीन्स इसका आउटपुट जो होगा वो क्या आउटपुट होगा, आप खुद सोचिए। इसका आउटपुट जो होगा गाइज वो 3 पहले आएगा, 5 देन 4, बात समझिएगा। 3 पहले देन 5 देन 4, ठीक है। आप बस समझिए, हम इसको रिवर्स करने का मतलब पहले लास्ट डिजिट को पहले लिखेंगे, देन उसके बाद वाली डिजिट उसके बाद, एंड देन फर्स्ट डिजिट इधर, तो ये उसका रिवर्स होगा, हमारा रिवर्स होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को जाना पड़ेगा किसी ना किसी लॉजिक के थ्रू। हमें इनपुट में यही देना है, हमें इनपुट में तो ये दे देना है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में कोई ना कोई लॉजिक लिखेंगे। दैट मीन्स इनपुट हमने ये प्रदान किया, लेकिन यहाँ से जाएगा ये चीज़ हमारे किसी ना किसी लॉजिक पे। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे एक लॉजिक इसको रिवर्स करने का, एंड जब ये लॉजिक हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लॉजिक जब एक बार रेडी हो जाएगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर आउटपुट में ले सकते हैं। बात समझ गए। अब ये लॉजिक क्या होगा, इसको हम समझते हैं कि क्या ऐसा लॉजिक होगा जिसकी हेल्प से हम अपने चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, अपने नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक है, समझिए। तो इसको इसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लॉजिक को सबसे पहले मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर फेच करना पड़ेगा। लास्ट नंबर हम फेच करेंगे, क्योंकि लास्ट को पहले लाना है। इस नंबर को फेच करेंगे। इस नंबर को फेच कैसे करेंगे, हमें सिंपली जो नंबर होगा उसको हम मॉड कर देंगे 10 से, मॉड कर देंगे 10 से, मतलब आप समझिएगा। जैसे मॉड कर देंगे 10 से, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब इस 3 का करेंगे क्या, अभी भी नंबर आपका ओरिजिनली जो n है वो अभी भी आपका n ये है, ठीक है। अभी भी आपका n 453, बस आप बात को समझिएगा। तो पहले लूप में हम जाएंगे एंड हम लास्ट डिजिट निकालेंगे n mod 10 से। एक बार जब लास्ट डिजिट निकल जाएगा तो हम इस लास्ट डिजिट को किनारे लाएंगे और इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल होगा REV का, और उसमें बाय डिफॉल्ट हम 0 रख देंगे। REV का बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हम 0 रख देंगे, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट आया है हम क्या करेंगे, हम बस आप बात समझिएगा, हम ये REV को, REV में 0 है तो हम REV में मल्टीप्लाई कर देंगे अपना लास्ट डिजिट, नहीं हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई में कन्वर्ट करेंगे, और अगर दहाई में पहले से है तो सैकड़ा में कन्वर्ट करेंगे, सैकड़ा में पहले से है तो 1000 में, दैट मीन्स 1000 में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन अपना लास्ट डिजिट 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो 3 आया है वो कहाँ से आ गया, ये आ गया एक्चुअली हमारा यहाँ पे। ठीक है, और इतना होने के बाद, ये 3 है, इतना होने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा, दैट मीन्स आरईबी की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 0 और प्लस 3 मतलब 3 आ गया आरईबी की वैल्यू, और आरईबी की वैल्यू 3 आ गई, तो हम इसका जो रिजल्ट होगा ये उठा के हम उल्टा आरईबी में डाल देंगे। बस यही लॉजिक लगाना है। तो एक के लिए हर डिजिट के लिए काम करेंगे, डिजिट को निकालेंगे, आरईबी इंटू 10 प्लस डिजिट करेंगे, और जो रिजल्ट होगा उसमें डाल देंगे। तो इसका जो रिजल्ट एक्चुअली आएगा गाइस, वो आई थिंक क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आई थिंक पहले बार में 3 आ जाएगा, पहली बार में ये रिजल्ट 3 आ जाएगा फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, बात समझिए। तो अब इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रिपीट करने का इन द सेंस, रिपीट का मतलब है कि दोबारा जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हम n से 3 को हटा देंगे। जब n से 3 हट जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं हटा के दिखाऊं, अब दूसरे केस में बोल रहा हूँ, ये जा चुका है। अब क्या होगा जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, अब जाएगा कैसे, लास्ट डिजिट हटेगा कैसे, ये समझो। 5453 को अगर हम 10 से डिवाइड करके और नंबर को रिप्लेस कर दें तो हमारा डिजिट हट जाएगा, हटा लेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस बार डिजिट निकालेंगे तो इस बार हमें मिलेगा 4 नहीं 5 मिलेगा, लास्ट डिजिट 5 मिलेगा, और मॉड से निकालेंगे। अब जब ये डिजिट मिल जाएगा तो हम फिर से अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पे, और अगेन आरईबी इंटू, आरईबी की वैल्यू 3 है, इंटू 10 और प्लस लास्ट डिजिट 5 है तो 5 कर देंगे। तो इस बार जो आउटपुट आएगा 10 दूना 20 और प्लस 25, और 10 दूना 20, अच्छा ये आरईबी की वैल्यू 3 है नॉट 2, तो हम 3, तो 30 प्लस 5 35 आ जाएगा। और ये 35 को उठा करके हम क्या करेंगे, फिर से हम आरईबी में ले जाएंगे एंड आरईबी में डाल देंगे। और 35 अब यहाँ 5 था, अब ये 35 हो गया। तो देखो 2 डिजिट रिवर्स हो गई, 2 डिजिट 4 5 3 था, 3 5 आ गया इधर, ये देखो ये 2 आ गई, 2 पीछे से हटी, 2 इधर आ गई। अब फिर से नंबर से लास्ट डिजिट को हटा देंगे n डिवाइडेड बाय 10 करके, तो हमारे पास 4 बची। फिर 4 को निकालेंगे, 4 को निकालने का फिर से आरईबी 35 है, 35 इंटू 10 प्लस 4 और 350, और 350 को हम फिर से 4 में ऐड कर देंगे तो 354 आ जाएगा और हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कितनी बार लास्ट डिजिट को आपको निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू फेच द डिजिट्स, कितनी बार आपको फेच करना है डिजिट को, जितने डिजिट्स हैं उतनी बार फेच करना है। तो जितनी बार आपको फेच करना है उतनी बार लूप चलाना। तो हम कहेंगे जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक हम डिजिट्स को फेच करते जाएंगे। तो आ जाते हैं भाई, यहाँ पे बनाते हैं अपना प्रोग्राम, सेम वही लॉजिक। हम कहेंगे जब तक वाइल, जब तक जो हमारा नंबर है नॉट इक्वल टू 0, या फिर हम लगा सकते थे यार हाँ वही जब तक 0 से बड़ा है तब तक हम लूप चलाएंगे, परफेक्ट लूप चलाएंगे। और करेंगे क्या, वही करेंगे, हम लास्ट डिजिट को निकालेंगे n mod 10 से। तो हम कहेंगे ठीक है, वैल ले लो r इक्वल टू लास्ट डिजिट n mod 10 निकाल लिया। जब लास्ट डिजिट आ गई तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में 10 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक रिवर्स भी लेना है, वेर REV कोलन, ये भी इंटीजर ही ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। और हम अगेन क्या करेंगे, हम रिवर्स में इंटू 10 करेंगे प्लस r कर देंगे, जो रिजल्ट होगा उसको हम डाल देंगे REV में। बस REV स्टोरेज होगा जो रिवर्स नंबर को रख रहा होगा। एंड देन फाइनली नंबर से हम डिजिट को हटा देंगे, लास्ट वाले डिजिट कर देंगे, उसका काम हो चुका। ये देखिए ये पूरा प्रोसेस बना। एंड फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा, क्योंकि नंबर एक एक करके घटते जाएंगे, एक एक नंबर निकलते जाएंगे, जब लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास REV में नंबर रिवर्स हो चुका होगा। तो हम प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स इज REV, रिवर्स की स्पेलिंग सही कर लो यार, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न REV। सो हो सकता है कि अगर निकालना है तो आप यहाँ पे गेट कर लो, अगर आगे यूज़ कॉलर जो कॉल कर रहा है फंक्शन को उसको यूज़ होगा उस नंबर को, तो यहाँ से रिटर्न भी कर दो। एंड हम इसका रिटर्न टाइप दे देते हैं इंटीजर, ठीक है। सो रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा, परफेक्ट। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, एंड नंबर हम वही ट्राई करेंगे सबसे पहले 453। तो हम कहेंगे 453, ये देखिए 345 आ गया। लेट मी ट्राई मोर, आप कुछ और ट्राई कर लीजिए। तो 100 में 565 ये देखिए रिवर्स हो जाएगा। 0 कंटेनिंग 0 ट्राई करते हैं, लेट्स 550 रिवर्स करोगे तो 55 आएगा, क्योंकि 0 पहले आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये परफेक्टली दूसरा प्रोग्राम भी
बहुत तगड़ा चल रहा है। तो इस तरह से हम नंबर्स करेंगे, लूप की हेल्प से नंबर बेस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। बाकी अब आप प्रोग्राम्स कर सकते हो, जैसे हमने एक लिख रखा, टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट। तो अब आप डिजिट निकाल ही ले रहे हो यहाँ पे, ये देखिए, बस आपको क्यूब करिए और उसको एक वेरिएबल के अंदर जीरो लीजिए, उसके अंदर जोड़ते जाइए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, आप करिएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मैं बता देता हूँ प्रोग्राम। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या वो तो 1 से डिवाइड होंगे और या तो वो दो, या तो खुद से डिवाइड होंगे, तो उनके फैक्टर दो ही होंगे। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके, आप फैक्टर्स पे ध्यान रखिए बस। फैक्टर्स, अब देखो, पहला 1 से तो डिवाइड होगा कंफर्म है, और 2 से भी, सॉरी 2 मतलब अब खुद से डिवाइड होगा ही होगा, कोई भी नंबर है। तो आपको बस फैक्टर्स पे ध्यान रखना है। तो आपके दो तरीके करने के, या तो आप फैक्टर्स को काउंट कर लो, अगर फैक्टर्स दो ही हैं तो वो प्राइम नंबर है, और अगर फैक्टर दो से ज्यादा हो गए तो प्राइम नंबर नहीं है। तो या तो काउंट कर लो फैक्टर, और दूसरा या तो फैक्टर्स को चेक करो। जैसे ही कोई बीच का फैक्टर मिला, जैसे 1 और 5 तो 100% है, जैसे कोई बीच का फैक्टर मिला, 1 से सपोज नंबर की वैल्यू 10 है, तो 1 से 10 के बीच में आप लूप चलाओ, जैसे ही 1 से 10 के बीच में कोई फैक्टर मिला तो आप ब्रेक कर दो, दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन और बनाएंगे, फंक्शन चेक प्राइम। ये रिटर्न कर रहा होगा एक बुलियन, और ये ले रहा होगा नंबर, एग्जैक्टली नंबर, ठीक है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, एक वैर लेंगे, एन में डाल देंगे अपना नंबर, जिससे हम इसको चेंज वगैरह करें। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को काउंट करेंगे। फैक्टर्स को काउंट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैर एफ काउंट या फैक्टर काउंट 0, ठीक है। फैक्टर काउंट में हम फैक्टर काउंट करें। फैक्टर मतलब होता है कि कौन सा नंबर उसे डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो फैक्टर सिंपली मीन्स कि वो सारे उस नंबर से वो सारे नंबर, छोटे नंबर जो उसे डिवाइड कर रहे हो, बराबर बराबर से भाग दे रहे हो। तो कैसे, या तो आप लूप लगा लिए, हम कहेंगे फॉर, एक लूप लगाते हैं आई एन, एक से लूप चलते हैं, और चलते कहाँ तक है, नंबर तक चलते हैं, ठीक है। एक से लेके एन तक मैंने लूप चलाया। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर जो नंबर है वो मॉड आई से, नंबर मॉड आई और बराबर 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम फैक्टर को काउंट कर सकते हैं। तो हम फैक्टर को काउंट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या क्या, फैक्टर, सारे फैक्टर काउंट हो जाएंगे। तो जब लूप खत्म होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेंगे कि फैक्टर कितने हैं, फैक्टर उस नंबर के कितने फैक्टर आए। तो आप अंदर आइए, यहाँ लिखिए फैक्टर्स, एंड आप यहाँ पे काउंट फैक्टर को प्रिंट भी करिए। अभी मैंने प्राइम नंबर चेक नहीं किया, काउंट फैक्टर या फैक्टर काउंट, ठीक है। सो अभी मैंने ये नहीं चेक किया कि प्राइम है कि नहीं है, बस अभी फैक्टर काउंट कर रहे हैं। सो लेट मी डू, हम लोग क्या करते हैं, एंड ये बुलियन रिटर्न कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं जानबूझ के। अभी हम फैक्टर्स देख रहे हैं कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, एंड फिलहाल हम इसको कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग चेक प्राइम कॉल करते हैं और पास कर देते हैं यहाँ 5, ठीक है। एंड रन करते हैं प्रोग्राम को। 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर आने चाहिए। सो लेट मी सी, नंबर डाल दें, अच्छा 2 फैक्टर आ रहे हैं, परफेक्ट 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो हम यहाँ 5 ना पास करके हम जो नंबर पा रहे हैं वही हम पास कर देंगे। इस केस में आप फैक्टर काउंट कर सकते हो। अगर हम 5 पास करेंगे 5 फैक्टर आ जाएगा, और अगर आप 10 पास करोगे तो 10 के 4 फैक्टर्स हैं। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 10 5 से भी डिवाइड होता है, और 10 खुद से भी डिवाइड होता है। अब आपको बस फैक्टर आपने काउंट कर लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस अब आपको इफ़ लगाना है। इफ़ अगर फैक्टर काउंट इज डबल इक्वल टू 2, दैट मीन्स रिटर्न कर देना है ट्रू, रिटर्न ट्रू, एल्स हमें रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। अब ये वाली लाइन आप हटा सकते हो। एंड ये कुछ सजेशन दे रहा है, तो आप सजेशन देख सकते हो। रिटर्न कैन बी लिफ्टेड आउट इफ़, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हो डायरेक्टली। दैट मीन्स रिटर्न जो आपकी हो वो डायरेक्टली, जो इस तरह से आपने किया था उसको डायरेक्टली आप बाहर भी रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, मतलब जो ये रिटर्न करेगा वही तो होगा। तो बाहर आपने फेच कर लिया, क्योंकि पता है हमने सीखा भी था कि ये इफ़ एक एक्सप्रेशन है तो ये रिटर्न कर सकता है वैल्यूज़ को। बट अभी हम ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रू फॉल्स दे देगा, तो अब आप इसको डायरेक्टली इफ़ के अंदर डाल सकते हो। इफ़ अगर चेक प्राइम है तो आप यहाँ पे प्रिंट डायरेक्टली कर सकते हो, नंबर इज़ प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। एक बार मैं रन करता हूँ, दिखाता हूँ। ऐसे करके आप लॉजिक बनाओगे गाइस, ठीक है। तो ये लॉजिक आप एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो मैंने 5 डाला, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। फिर अगेन अगर आप 10 डालते हो, 10 में डाल देता हूँ, तो नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो, चलो भाई अच्छी बात है।
दैट मीन्स अब आप समझ रहे हो। इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन है तो इसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, इसको रिटर्न कर सकते हैं, तब भी वही काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिटर्न इफ़ जो रिटर्न करेगा वही हमारा काम हो जाएगा। बात ये है यार कि बस आप बात को समझिएगा, हम ये लॉजिक लगा सकते हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे इस लूप को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक से चले और हमें ये चीज़ पता है पहले से कि वो नंबर एक से डिवाइड होगा या और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा 100%, तो जैसे ही हम एक से चले तो एक से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो डिवाइड मान ही लो डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन हम चले दो से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करके देखा, 4 से डिवाइड करके देखा, 5 से डिवाइड करके देखा, अगर 20 से मान लो 6 से वो डिवाइड हो गया नंबर, तो अब हमें पता है कि 1 से डिवाइड होगा ही होगा और खुद से डिवाइड होगा ही होगा, और 5 से भी हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, उसके 3 काउंट आ गए। तो अब आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई भी सेंस नहीं है कि आगे आप चेक करो वो उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हमारा थोड़ा सा इनएफिशिएंट था। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, आप देख लो, हम डायरेक्टली एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन, हम 2 से चलेंगे और n-1 तक चलेंगे, बात समझिए। एंड ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है रिप्लेस रेंज 2। ओके, सो लेस देन भी आप यूज़ कर सकते थे, -1 की जगह पे आप लेस देन यूज़ कर लो, लेस देन इक्वल टू का कोई मतलब ही नहीं, डॉट डॉट लगा दोगे लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लो भाई, रेंज आप ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है। ओके, सो मैं कहूँगा सिंपल यार, ये सजेस्ट करता रहेगा तो आप अपनी प्रोग्रामिंग इससे भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम कहेंगे 2 से चलेंगे, 1 से चलने का कोई मतलब नहीं, और हम चलेंगे n तक, n मतलब n इंक्लूडेड होगा उसमें, ठीक है। बट हम कहेंगे हम n-1 तक चलेंगे, एक कम तक चलेंगे, और ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो रेंज 2 और द कॉल शुड बी रिप्लेस्ड विथ डॉट डॉट लेस देन तक का रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 2 रेंज 2 नहीं आ रहा है, ओके चलो कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे डॉट डॉट लेस देन n तक मुझे चाहिए कॉल, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें खुद नंबर और 1 इंक्लूडेड नहीं है, मैं कहूँगा ठीक है, मैं कहूँगा इफ़ अगर n जो है वो गलती से भी मॉड हो गया i से और उसका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स हमें यहीं पे लूप ब्रेक कर देना है और हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ एक वैल्यू, नंबर प्राइम नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और लूप को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? लोकल वेरिएबल में डाल दो, नहीं 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 नहीं, ठीक है। ओके, सो ये कह रहा है कि द एक्सप्रेशन इज अनयूज्ड। लूप को तो हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार देखते हैं, लूप हमारा यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे, आप डायरेक्टली प्राइम नंबर एक वेरिएबल ले लो, वेर प्राइम इज प्राइम, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्राइम को कर देंगे फॉल्स, ठीक है, इस प्राइम को हम कर देंगे फॉल्स। एक भी अगर डिवीजन मिल गया तो बाय डिफॉल्ट या तो ट्रू कर दो, पहले हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर है, उसके बाद जैसा डिवाइड हुआ तो हम इस प्राइम को फॉल्स करके ब्रेक कर देंगे, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। और अब इसको हम वैल ले सकते हैं, नंबर हमने चेंज कहीं भी नहीं किया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सेम एज ओके, सो ये सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड हम फाइनली यहाँ से जब लूप के बाहर आएंगे तो हम रिटर्न करेंगे इस प्राइम को, बस इतना छोटा लॉजिक हमने कर लिया। बस ऐसा करके आप लॉजिक को इंप्रूव भी कर सकते हो गाइस, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, टाइम लगेगा, बट आप जैसे जैसे लॉजिक को इंप्रूव करते जाओगे आपका काम होता जाएगा, ठीक है। एंड अब हमने कहीं भी चेंज नहीं किया, तो हम n की जगह नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत हमें नहीं थी, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम डायरेक्टली नंबर भी ले सकते थे, और यहाँ भी नंबर ले सकते थे, देखिए। तो हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स को कम कर लिया, एंड अभी भी हमारा प्रोग्राम सही चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हिट किया है एंटर, एंड ये देखिए मैंने कहा 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, फैक्टर काउंट नहीं कर रहे हो, हमने कहा 10 नॉट प्राइम नंबर आना चाहिए, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स को आप देख सकते हो। सो लेट मी पुट सम बिग नंबर, सो इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, 11 भी नहीं प्राइम नंबर होगा, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। और कोई नंबर देखते हैं, 71 देखते हैं, 71 इज़ अ प्राइम नंबर, 71 के 2 ही फैक्टर्स हैं शायद, 71 इज प्राइम नंबर, बाकी आप चेक कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। ओके, सो हमने लूप और प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिया, बाकी कुछ प्रोग्राम्स
इसको सॉल्व करिएगा 5 प्रोग्राम्स। बाकी कुछ प्रोग्राम्स अगर आप कहोगे प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ये हमारा कोटलिन का बेसिक्स था। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और चीज़ें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऊप्स कंप्लीट करते हैं, स्ट्रिंग्स कंप्लीट करते हैं। स्ट्रिंग्स वगैरह मैंने बता दिया, बट स्ट्रिंग्स वगैरह कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आपने बहुत सारी सीखी। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद ऊप्स, स्ट्रिंग एंड अदर कॉन्सेप्ट। ओके, बाय बाय।